जोरदार तालियों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कीजिए। अपने अंतःकरण से इस महुआ कॉन्क्लेव को सुनने के लिए सभी जो प्रतिभागी आए हुए हैं उन सभी का सत्र के तकनीकी सत्र के स्पीकर्स जो हमारे बीच में हैं, मिस्टर मोहित सूद जी, आप आईएफएस हैं, 2017 बैच के, वर्तमान में आप एसडीओ हैं उमरिया फॉरेस्ट डिवीजन के। मैं अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में हेमंत मित्रा जी हैं जो बीएससी बीम ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर ई मार्केट प्लेस का कंसल्टेंट हैं। मैं अनुरोध करता हूं आज के स्पीकर के तौर पर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और नीचे आ रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे बीच में हमारे वक्ता के तौर पे उपस्थित सभी जनों का। मैं अनुरोध करूंगा हमारे एसडीओ वीएस पिल्लई सर जी का, जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, कि कृपया हमारे आज के मुख्य अतिथि सेशन चेयर महेश सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। बहुत बुरा करा है। और लाइट तो यार क्या ऑडिटर है, लाइट नहीं दी है। मैं अनुरोध करूंगा मणिशंकर मिश्रा जी से कि हमारे कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर डॉक्टर दिलीप कुमार जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका बाथम जी से कि वो डॉक्टर दिलीप कुमार सर जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका बाथम जी से कि वो हेमंत मित्रा जी जो हमारे बीच में हैं उनको पुष्पगुच्छ भेंट कर मंच पर स्वागत करें। महुआ, जैसा कि मैंने बताया, एक वृक्ष ही नहीं अपितु अपने आप में एक समाज है, एक जीवन है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज की इस थीम को सोचने और परिकल्पना में लाने वाले हमारे कन्वेनर डॉक्टर दिलीप कुमार जी का एक विशेष लगाव रहा है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, और उनका जो विजन है महुआ को लेकर उस बारे में हम सब पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर दिलीप कुमार जी से कि आज के इस कार्यक्रम की कन्वीनर के तौर पे जो उद्देश्य और जो लक्ष्य हमने रखा है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को एनलाइटन करें। मंच पे उपस्थित श्री महेश सिंह जी, हमारे बीएससी के मित्रा जी, और मोहित सूद जी हमारे कलीग, और हमारे सामने बैठे हुए सीनियर फॉरेस्ट अफसर डॉक्टर राम प्रसाद जी, और हमारे आईआईटी दिल्ली के और नागपुर यूनिवर्सिटी के, और सभी जितने लोग इंडस्ट्री से लोग आए हैं, रिसर्चर्स हैं, हमारे आयुर्वेद कॉलेज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, डेलीगेट्स हैं, और हमारे ऑफिस के और जितने लोग हैं उनका मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। और मेरे को खुशी है कि महुआ एक वृक्ष नहीं, एक लोगों के लिए एक जीवन शैली है, जीने का एक आधार है। और उस पे हमें एक मौका मिला, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, हमारे एसए साहब ने
काफी समय से इस पे चर्चा हो रही थी कि ऐसा कुछ किया जाए कि जिसपे लोगों को जो महुआ की जो खूबसूरती है, महुआ की जो विशेषता है, महुआ की जो एक उत्पादकता है, महुआ के जो कल्चरल जो उसका सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है, इन सारी चीजों को समेट करके इस तरीके से उसको हम प्रोजेक्ट करें कि अगर हम महुआ के बचा लेते हैं, संरक्षण कर लेते हैं और एक सस्टेनेबल संवहनीय तरीके से उनका हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिसेस करते हैं और जो जो चीजें महुआ की बनती हैं उनका हम कितना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उनका हम कितना चीजों को बता सकते हैं कि हमारे लिए महुआ कितना उपयोगी है। कहते हैं कि महुआ जो है, अगर हम इसका पीछे का इतिहास देखें तो आयुर्वेद में और हमारे बहुत सारे जो बुक्स हैं पुरानी 3-4 हजार साल की जो पुरानी बुक्स हैं, वो चाहे चरक में हो चाहे स्वच्छता में, सब चीजों में इसका वर्णन दिया हुआ है। और जितने भी हमारे आसो हैं, जितने हमारे विरिष्ट हैं और आयुर्वेद की दृष्टि से एक तो एक सब्स्टिट्यूट या प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में उपयोग किया जाता है। शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि महुआ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और जो हम हमारे देश में जहाँ पे उपयोग कर रहे हैं वो बहुत कम है, थोड़ा सा है। जो इसकी क्षमता है वो हम उसको अभी तक टेप ही नहीं कर पाए हैं और जिस दिन हम इसको समझें कि इतना हमारे उपयोगी है तो निश्चित रूप से एक देश की नहीं अपितु प्रदेश के सभी जितने भी ग्रामीण लोग इस पे निर्भर हैं, उनकी जीवन में काफी आमूल-चूल परिवर्तन ला सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हमने विचार किया हमारे सभी मार्गदर्शक की भाई ऐसा कुछ किया जाए कि महुआ पे एक रणनीति बन सके। महुआ की उत्पादन क्षमता हमको कैसे टेप करें उस पे हम कुछ विचार कर सके। हमारे जो महुआ के जो प्रोडक्ट हैं कितना उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं, इस पे विचार करने के लिए, मंथन करने के लिए, एक रणनीति बनाने के लिए और इस यूं कहिए कि एक दिवसीय इस महुआ महाकुंभ में या महुआ कनक्लेव में एक ऐसा रणनीति बनाए कि आने वाले समय के लिए, जिसको हम कहते हैं कि भोपाल डिक्लेरेशन ऑन महुआ या महुआ पे क्या घोषणा हमारी बनेगी, क्या रणनीति बनेगी, ये सारी चीजें विचार मंथन के साथ शुरू होगी। और इसी के साथ में हमारे चूंकि सभी स्पीकर्स हैं अपनी अपनी बात कहेंगे, उनको सुनने के बाद में कुछ हम सेशन के यूं के ये शाम में तब कुछ नई रणनीति बना करके यहाँ से इस स्वर्ण जयंती हाल से निकलेंगे। अपनी बात में यही विराम देता। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। सत्र को शुरू करते हुए आज के हमारे मुख्य वक्ता मिस्टर रोहित सूद जी, जो कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं 2017 बैच के, अभी डीएफओ हैं उमरिया फॉरेस्ट डिवीजन में। अनुरोध करता हूं कि आज के विषय गुड कलेक्शन प्रैक्टिसेस अ केस स्टडी ऑफ एमपी एमएफपी फेडरेशन विषय पर अपना वक्तव्य रखें। Respected Shri Mahesh Singh sir, IAS, Dr. Dilip Kumar sir, Hemant Mishra ji, members of this August gathering, members who have joined us online, a very good morning to you all. Today, I, Mohit Sood, DFO Umaria, would like to make a small presentation before you, which has the learnings and experiences that we have gained from collecting food grade Mahua in our division this year. I would like to tell you that it gives me immense pleasure that our state has collected in the very first year more than 100 tons of food grade Mahua, and it has also successfully exported it to the United Kingdom. Next. My presentation would basically be around the activities of the forest department in the field, how the forest department organized the collection, how it motivated and encouraged the collectors on the field, how did we distribute the equipments, how did we encourage them to do things properly as per the SOP. Now the first step
we started this in the month of January this year. The first step was that we got a very good SOP. We are very thankful that we got a very good SOP from the MFP Federation. That SOP had all the processes and procedures that had to be followed in the field. So that was understood by all. Secondly, we started with the purchasing of equipments because food grade Mahua collection is a technical activity. It is different from the traditional practice of collecting Mahua from the ground. So we had to purchase the equipments. Basically, we purchased 3 equipments. We purchased green nets. Green nets we purchased were of HDPE material, which is food grade material, which is non-toxic, non-staining. We purchased good nets, good area nets, around 15 by 30 feet in width, and one tree depending on the crown size. Around 3 to 4 or 2 to 3 nets were required for one tree. And we purchased polythene sheets. We made this solar dryers like this from the polythene sheet, and some people use directly the polythene sheets on the roofs to dry the Mahua. And then we also purchased polysafe bags. These polysafe bags were also a food grade material, and they were used for storing, for collecting and storing the Mahua. When we had finished with purchasing all the equipment, then we started. Then we Yes. So area selection was very important because we were doing this activity for the first time. So selection of the area was important. We wanted to take an area that was close to Umaria town, as close as possible to Umaria town, because we wanted to monitor the area properly. And finally, and we selected an area which had a lot of good Mahua trees. And so we zeroed upon 6 villages in our division, which had good amount of Mahua trees. And those 6 villages were in one range, and there were 2 primary cooperative societies handling those 6 villages. And I would also like to tell you that since from the beginning, we had plans to export this Mahua, and for exporting, organic certificate is very important. And in organic certificate, maintaining traceability is very important. Therefore, we maintained proper documentation that I'll explain in the coming slide. And then after identifying the villages, we identified the beneficiaries in the villages. And I can tell you from my experience in Madhya that both Tendupata and Mahua are like festivals there. So everybody, when we told them that because of food grade Mahua, when you will start collecting food grade Mahua, you will have a lot of monetary benefit. You will almost gain 3 times the amount that you generally earn. And when we told them that your efforts will be eased, you will not have to do a lot of effort in collecting through the use of Mahua nets. So people readily agreed, and almost the entire villages, everybody was encouraged to collect food grade Mahua. So we identified the beneficiaries. We had a lot of conversations with them. We encouraged them to go ahead with food grade Mahua. Next step was very important because we actually, in the field, we marked all the trees that the people, they collected Mahua from. We marked all of them, and we created documents. Those documents were very handy. In these documents, we had the tree number, along with the name of the beneficiary, along with the village from which he belonged to. This helped us a lot because ultimately for every lot of Mahua, we got a unique code which identified that particular lot going back to the beneficiary and to the tree, itself the tree. It helped us in 2 ways. Firstly, it was a requirement of organic certificate to maintain end-to-end traceability. And secondly, because later on when the Mahua was tested, and if any lot failed, then we knew exactly which tree or which beneficiary that Mahua belonged to. And it was very good for the payments. Somebody who had to be paid, we knew how many lots had passed, how many lots had failed. So this documentation was very important, and we maintained them very meticulously. Next.
Next, as the season approached, we distributed the collection equipment to them. And in this step also, our document keeping was helpful because we had made a rough idea how many nets to be distributed to which Sangrahak, and we distributed it. Next. Next, as the season approached, this was the most important input of the forest department, that we made monitoring teams for all the villages separately. And in these villages, these monitoring teams were basically our personal only, and along with the members of primary cooperative societies, they toured extensively all the villages since the food grade Mahua collection was happening for the first time, and people were not very clear about the SOP. People many times they were lapses that people used to mix bad Mahua with the fresh Mahua, or they were thinking of some other like if the net was falling down, then they did not used to pick up, or they were not feeling motivated enough. So our teams, around 5-6 people in each village, forest department personnel along with the primary cooperative members, they extensively encouraged everybody to work very hard in this Mahua collection season, and they worked very hard. So this was a very important input of forest department during the collection season of 15 to 20 days in our division. And so the Mahua was collected by food grade method, and then for drying, also many people made many contraptions. Some people made arrangements like this using net. They used to dry on the net itself, making a stand. Some people used to dry it on their roofs. And our teams were right from the collection stage. Our team used to guide them, used to encourage them during the drying also, because food grade Mahua is a very delicate process. You have to monitor it very closely. At any time, if any dust or any other any other substance enters the Mahua, then it spoils the entire lot. So during that 15-20 days, starting from the falling of Mahua to the drying up of Mahua, our teams worked on the field 24/7. So that was the most important input of our team. The result was that almost 98% of the entire Mahua which was collected was passed during the final testing that happened at the collection centers. So I will also like to mention that during this year, we were very fortunate that we had a pre-buyer agreement with one of the very good firms, Masters Madhya Limited, and we had agreed on the terms and conditions and the rates beforehand. And for the testing, I would like to tell you that in each of those villages, we had made collection centers. Now those collection centers were nothing different. They were only some buildings of the villages like Anganwadi, or maybe some room of the school of the village that was converted into a temporary collection center. And in those collection centers, there were teams of the buyers, representatives of buyers were there, and they used to have their own tests. And they were very simple tests like physical examination of Mahua, whether it has any dust or grit attached to it. They used to dissolve the Mahua in water and see if any sediments are coming. They used to check the sugar content of Mahua. These simple tests were there, and these tests were conducted. A particular date was given to the villagers. They used to come with their Mahua to the collection centers, and Mahua was checked there. It was tested there. It gives me immense pride in telling that 98% of our Mahua that was tested was passed by the company. So after the passing of the Mahua, then the passed Mahua was weighed on weighing machines, and a receipt was given to the collector, given to the gatherer who had come, that so many amount of Mahua, your Mahua has passed, and he was handed over a receipt. And it was weighed, and then it was properly weighed, and it was transferred to cartons like this. This was done by the buyer himself. They packed it into cartons like this, and 10 kg cartons, because it had to be exported. So this Mahua from Madhya was collected in the most scientific manner, and it was certified as a food grade Mahua, and it was packed in cartons like this, ready to be shipped all the way to United Kingdom. So after packaging,
So this day came when we were all very proud. Our efforts were somehow shadowed by the bad weather conditions in Maria, because Mahua is a little climate sensitive crop. If it rains, or if it there is too much of wind, then the crop is damaged. So despite our efforts, best efforts, we could collect 20.6 tons of Mahua, which was passed, and we were very happy to give the bonus, or because the general price in the market is around 30 to 35 and the MSP is 35, and we could give 110 rupees a kg to our gatherers. We were very proud, and we gave the Mahua bonus to the beneficiaries by the hands of Honorable CM Shri Shivraj Singh Ji in Maria. We were very proud regarding that. And moving forward, the last bit of my slide would be that the way forward should be in Mahua, that we should expand the collection area of the food grade Mahua, since it is a profitable activity. We should converge it with other schemes like PM Mandan Yojana, and then industry needs to come forward, industry needs to participate, and there needs to be research and development. धन्यवाद मिस्टर मोहित सूद जी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई जिज्ञासा है इस विषय को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? सत्र में हम आगे बढ़ते हुए, या व्हाट क्वेश्चन? प्लीज गिव माइक। Sir, no dryers were used as such. No other external dryers were used. The field way of testing, sir, the dryness is that the Mahua should produce a sound. When it is, when we hold it in a fist, then it should produce that crackling sound. So this was the technique that we told to the gatherers, and there were and the buyers team. We didn't have the meters with us, the moisture measuring meters with us, but the buyers did have. So they used to check the moisture. So while the villager used to bring his Mahua to the collection center, it was checked, and if it was found very moist, then we returned it. You dry it for another 2-3 days, and then again come back. So that was the method, sir. And we used to dry it in the open only, sir, in the sun. There are issues regarding the storage. Say if the buyer, and there is a time lag between the procurement by the buyer and the storage by the villager. So that will enhance the moisture content or the coloration of the Mahua. So the villager will be landing up in trouble. So alternative, some mechanism should be there. Whether you have taken care of that part or not. Sir, we did face this problem. They used to immediately go to the collection center. The collection center was active beforehand. We were not waiting for the buyer to arrive, and there was no time lag as such. But in your case, where the Mahua is ready and the buyer is not coming, then in that case we should have more number of buyers. Perhaps then we should look for more buyers, because Mahua is a crop which gets spoiled easily. So there should not be any time lag in its disposal. Once it is ready, it should be disposed of.
We did face this problem that you're talking about. जैसे आपने बताया कि ओपन ड्राइंग करते हैं, तो ओपन ड्राइंग करने के अपने प्रॉब्लम्स हैं. Traditionally, they are already doing all these activities. Contamination of the different particles also included in the dry mahua. So it is necessary and scientifically कि drying mechanism होना चाहिए. वो चाहे सोलर ड्रायर करें, ड्राइंग करें, कोई ना कोई ड्राइंग मेथड यूज करना है ताकि उसका कलर जो है स्टोर रह सके. कलर जो उसका है ब्राउन कलर जो आना चाहिए. और दूसरा जो स्टोरेज के बारे में आपने बात रख रहे थे, तो स्टोरेज में आपका जो स्टोरेज मैकेनिज्म है उसमें ड्यूरेशन कितने समय तक स्टोर करके रख सकते हैं कि उसके कलर एंड ड्राइंग में और उसके आपके मॉइस्चर में फर्क नहीं है. तो उसका भी एक प्रोटोकॉल है जिसमें कि उसको किया जाना चाहिए. तो ये दो बातें मुझे लगता है कि उसको हमें देखने की जरूरत होगी. अदरवाइज जो आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया जा सकेगा. थैंक यू जी. मोहित, ये जो आपने, एक तो मैं हिंदी में बोलूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा जितने स्पीकर हैं आप भी हिंदी बोलिए, क्योंकि जो इंग्लैंड वाले वो भी समझ जाएंगे हिंदी, क्योंकि उनके जो नाम सुनकर जैसा लगता है तो समझते होंगे. तो आपने टाइम की बात की, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे तुम्हारे डिवीजन में बात चल रही है ना, हमारा आदमी आपसे मिला और ना आप हमारे आदमी को मिले. ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था मानपुर में, नाबार्ड असिस्टेंट. इसमें एक हमने सोलर ड्रायर किसी से असेंबल करवाया और वो सोलर ड्रायर से जो कह रहे हैं कलर भी प्रोटेक्टेड रहता है और रेगुलेटेड हीटिंग भी होती है, और 3 या 4 दिन में 1 क्विंटल महुआ जो ट्रे है उस ट्रेज में वो सूख जाता है. अब इतने फार्मर्स के लिए तो आपको बहुत सारे सोलर ड्रायर चाहिए, लेकिन अगर आप इसको 2-3 दिन के अंतर से अगर करते हैं, क्योंकि हर किसान का और रोज 1 क्विंटल हो जाएगा ऐसा नहीं होता. 20 किलो हो गया, 25 किलो हो गया, आपने कर लिया फिर दूसरा किया, ऐसा अगर की व्यवस्था हो सकती है तो बहुत अच्छा होगा. लेकिन वो सोलर ड्रायर जो हमने देखा, हमने 2-3 जगह ट्राई किया, मरिया में किया, श्योपुर में किया और डिंडोरी में किया. इट हैज गिवन गुड रिजल्ट्स. अनफॉर्चुनेटली जो आपने एक प्रॉब्लम बताई कि वो हमने आपको बताया था कि हमारा देख लीजिए क्वालिटी का है, और बाद में पता लगा कि लोगों ने उसमें मिक्स कर लिया था. और ये होता है, लोगों ने सोचा कि अब अच्छा चल रहा है, ज्यादा रेट मिल रहा है तो ना कर ले. तो वो तो दैट वाज आल्सो ए लर्निंग. उतना हमारे पास मैकेनिज्म नहीं था कि हम, आपके पास तो पूरा आपने पूरी फौज लगा रखी थी, लेकिन हमारे पास वो फौज की कमी थी, तो इसलिए हम नहीं लगा पाए. तो फिर लोगों को कहा भाई आप सीखे कि किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाए. लेकिन उसके ड्राइंग के लिए तो मुझे अभी भी लगता है जो ओपन ड्राइंग है उसको सोलर ड्राइंग का कुछ इस टाइप का आपको कुछ इनोवेशन करवाना चाहिए. सोलर ड्राइंग्स बहुत सारे लोग हैं सोलर टेक्नोलॉजी वाली जो बना सकते हैं और लार्ज स्केल बना सकते हैं, उससे बहुत अच्छा होगा. सर मैं इसमें ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमने भी सर हमारी डिवीजन में जो कृषि विज्ञान केंद्र है उससे परामर्श करके वो सोलर ड्रायर सर बनाए थे, जो हमें पॉलीथीन शीट्स क्रय की थी. उससे हमारे द्वारा सर सोलर ड्रायर जो है वो एक लिमिटेड तौर पे बनाए गए थे और वो काफ़ी अच्छे सटीक पाए गए थे, उपयोग किया गया था सर. लेकिन वो सर हमने ये डिसीजन जो है कि उसको ड्राइंग कैसे करनी है, वो अगर वो थोड़ी सी संग्राहक में छूट दी गई सर कि संग्राहक जो है उसके पास यदि कहीं रूफ उपलब्ध है तो रूफ पे वाले सर तो अगर वो मतलब एंड रिजल्ट ये होना चाहिए सर कि उसमें डस्ट नहीं आना चाहिए और उसकी सहूलियत के अनुसार वो कहीं भी कर रहे सर. ठीक है सर, कमेंट कर लेंगे. तो ये जो यूके वाले इंपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या यूज कर रहे हैं इसको ड्राई फ्लावर को? बाद में बात करेंगे, तो डिटेल बात करेंगे. इस बार किसकी बात है? जोरदार तालियां. सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा. हमारे बीच में बहुआ संग्राहक भी हैं जो कि मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों से आए हुए हैं और
सत्र को हम आगे बढ़ाते हुए हम अगले सत्र के हमारे अगले वक्ता डॉक्टर दिलीप कुमार जी, आप भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, 1989 बैच के। आप एग्रीकल्चर फील्ड में काफी एक्सपर्टाइज हैं, साथ ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन और मेडिसिनल प्लांट्स पे आपका एक विशेष रुझान रहा है। इसी पे संदर्भित आपकी कई लेखों का और साथ में एक इंसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन हुआ है। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे डॉक्टर दिलीप कुमार जी का, जो कि विषय रखेंगे एम्पावरिंग कम्युनिटीज एंड इनेबलिंग ग्रोथ, अनलॉकिंग प्रॉपर्टीज थ्रू महुआ। धन्यवाद। बहुत टेढ़ा है, वहाँ के हिसाब से ही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। और हमारे डाइस पे सभी उपस्थित डिग्निटीज और यहाँ पे सभी आए हुए अतिथिगण, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मेरे को बताया गया है कि एम्पावरिंग द कम्युनिटीज एंड इनेबलिंग द ग्रोथ, अनलॉकिंग प्रॉस्पेरिटी थ्रू द महुआ विषय पे बोलना है। जैसा हमारे पूर्व के वक्ता बता रहे थे, महुआ एक बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है और इट ग्रोज इन ऑलमोस्ट 6 मेजर स्टेट। जहाँ पे महुआ का एक मेन है, इसमें हमारा मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड। ये ऐसे स्टेट है जहाँ पे हमारा महुआ काफी जगह मिलता है। अगर देशों की बात करें तो ये श्रीलंका पे, नेपाल में पाया जाता, बांग्लादेश पाया जाता, कुछ जहाँ पे 4-6 ऐसे कंट्री जहाँ पे ये हमारा महुआ का मिलता है। महुआ ज्यादातर, थोड़ा सा मैं आपको जस्ट टाइम एक नेशनल स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँ कि ताकि आपको समझ कि महुआ कितना इम्पोर्टेंट है। एज पर एस्टिमेशन ऑफ द IFM रिपोर्ट, जो भी एक उन्होंने एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से करीब मध्य प्रदेश में 7.58 लाख क्विंटल्स हमारा महुआ फ्लावर का प्रोडक्शन होता है एंड 1.56 लाख क्विंटल्स हमारा गुल्ली का उत्पादन होता है एंड गुल्ली में करीब 45 to 50% ऑयल कंटेंट होता है। एंड नेशनल सिनारियो तो मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट, पूरे देश में एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास करीब 1.85 से 1 मिलियन टन तक ही उत्पादन होता है। ये रिकॉर्डेड जो डाटा बताते हैं, उत्पादन तो कहीं से बहुत ज्यादा होता है, बट ये रिकॉर्ड है। और जो महुआ की जो पोटेंशियल है, जो हमारे जिसको कहते हैं कि महुआ की जो टोटल उत्पादन क्षमता है, एक रिपोर्ट कहती थी 4.9 मिलियन लाख क्विंटल्स होना चाहिए, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि 5.9 मिलियन टन इसका पोटेंशियल है। मीन्स इसकी क्षमता का जो है अभी बहुत कम ही उपयोग कर पा रहे हैं। तो एक तो स्टैटिक्स की बात है। दूसरे में अगर हम स्टैटिक्स मध्य प्रदेश के सिनारियो में और बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने करीब हमारे पास जो 32 माइनस फास्ट प्रोड्यूस प्रजातियां हैं, जिनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित कर दिया, ताकि इन लोगों की जो संग्राहक हैं उनका कोई शोषण न होने पाए। इस दृष्टि से सभी का MSP फिक्स किया गया और महुआ का भी उसमें MSP 35 रुपीज का निर्धारित किया गया है। तो जैसा मैं सिनारियो बता रहा था कि मध्य प्रदेश में जो महुआ का जो उत्पादन होता है, ज्यादातर हमारे जो आदिवासी भाई लोग, जो हमारे गरीब भाई लोग इसका उपयोग करते हैं, 90% का लोकली कंजम्पशन होता है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ताकि अगर हमारे पास हिस्ट्री थोड़ा बैकग्राउंड पता हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ये सोचिए कि 1878 में एक हमारा बॉम्बे एक्साइज एक्ट था, उसी में हमारा एक मध्य प्रदेश में एक्साइज एक्ट था, एक 1892 में हमारा एक महुआ एक्ट भी था, और बहुत सारी चीजें जिसमें थे महुआ का ये माना गया था इट्स अनसेफ फॉर द हेल्थ, मतलब ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस मान्यता को, इस धारणा को ध्यान में रखते हुए कि महुआ पे बहुत सारे प्रोविजंस लागू किए गए, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोग नहीं, जबकि महुआ एक अमृत है। मतलब इतना अगर मेडिकल जो एलिक्सर बोलते हैं, महुआ एक अमृत है, इसमें सारे गुण हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये महुआ का फ्लावर सबसे द बेस्ट एक पानी के रूप में करता है। महुआ का फ्लावर एक न्यूट्रिशन हाउस है, उसमें सारे पोषक तत्व, शुगर तो 72.9% होता है, हमारा फाइबर्स होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, सारी चीजें उपलब्ध होती है जो एक स्वस्थ आदमी के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरा, इसमें सारे पार्ट्स, वो चाहे लीफ हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे बार्क हो, हर चीज का एक औषधि उपयोग है। अगर हम बार्क की बात करें, चाहे वो पाउडर के रूप में हो, चाहे
जिसको हम बोलते हैं कि एंटी ऑक्सीडेंट, मीन्स आपका शरीर स्वस्थ रहे, दूसरे जीवाणु का अटैक ना हो, आप ना हो, तो एंटी ऑक्सीडेंट का आपके शरीर में अगर कहीं स्वेलिंग है या एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है। ये अगर आपको कहीं कुंड है, कफ है, या उसको हीलिंग का काम करता है। अगर इसकी पत्तियों को, इसके फ्लावर को खाते हैं तो इसमें हेपेटोप्रोट मींस आपके यकृत को ठीक रखता है, मींस ये डायरिया को उसके लिए भी कंट्रोल करता है, ये कूलिंग एजेंट का काम करता है। ये एक अभी एक रिसर्च के हिसाब से एक पता चला कि महुआ के जो फ्लावर में 230 केमिकल्स या कंपाउंड पाए जाते हैं जिनकी बहुत बड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी। अभी एक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने, मैंने उनको जो महुआ के आले, महुआ की गुल्ली का जब एनालिसिस उनसे करवाया तो पता चला, उसमें बताया कि कुछ ऐसी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती जो सूजन को कम करती है। जो जिस तरीके से आयुर्वेद में तिल के तेल को, जितने भी तेल होते हैं उसमें तिल का तेल इस्तेमाल करता है, अगर हम उसको तिल तेल के स्थान पे महुआ के तेल के तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे गुण हैं। मतलब अमृत का काम हमारे अगर इसको कहते हैं, अगर सप्ताह में एक बार किसी न किसी रूप में महुआ के फ्लावर को खाते हैं तो बहुत सारे जो हमारे जिसको बोलते हैं कि सामान जो दुर्बलता है, डिबिलिटी है या इमेसिएशन या जिसको किसी प्रोटीन और उसकी कमी की वजह से कुपोषण, तो उसको भी दूर करता है। वो सारे गुण हैं जो हमें नहीं पता है, और जो हमारे आदिवासी भाई जो लोग कहते खाते थे उनको बताया नहीं था इसको खाना नहीं। पुराने जो हमारे एक्ट प्रोहिबिट करते थे कि आपको 5 लीटर से ज्यादा शराब नहीं बनाना, आपको ये नहीं करना, बहुत सारी चीज। बट सरकार ने बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप लिए हैं। और एक आपको मालूम है कि हम आप लोगों के सामने खड़े हैं कि महुआ कुंभ के लिए, महुआ महाकुंभ के संबंध में बात करें तो इसी चीजों को डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम बात करते हैं। अगर महुआ को अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो हर चीज, हर किताब में वर्णन किया हुआ कि महुआ की जो मंजरी है, जो फ्लावर्स है, उसका वर्णन ऐसा किया कि अगर उस मंजरी के आसपास अगर कोई घूमता और कोई महिला करती तो ऐसा लगता है कि बस उसमें हो जाता है कि हर चीज उसमें पड़ रही है और सारी प्रॉपर्टी। तो जो चरक संहिता है या श्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय में है, सरंग धारा में है, सुष्टा निघंटु में है, अष्टांग निघंटु, हर चीज में महुआ का वर्णन है कि ये कितना उपयोगी है। अगर हम महुआ के इलेक्शन की भी बात ही कर रहे थे कि महुआ एक अमृत है, फ्रूट में क्या क्या चीजें होती है, मैं आपको ये सारी चीजें बताएं। और कल्चरल सिग्निफिकेंस, जैसे हमारे भी कलीग बता रहे थे कि आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी उत्सव, कोई माहौल है, वो महुआ के किसी न किसी रूप में उसको, चाहे महुआ की वो हेरिटेज दारू हो या कोई भी, उसको खा कर उसको एंजॉय करते हैं और साथ साथ पोषण का भी काम करता है। फिर बात आती है कि महुआ का हम एप्लीकेशन क्या है। बहुत सारी चीजें, जैसे हमने बताया कि दवा के बारे में, दवा से लेकर दारू तक, आहार से लेकर के आजीविका तक, हर चीज में उपयोग है। इसी तरीके से अगर इसकी जो हम खली निकालते हैं, जो तेल निकालते हैं, उसका भी एक एनिमल फीड, जानवर के काम करता है। इससे बहुत सारे गुण होते हैं जो हम बायोपेस्टिसाइड के रूप में काम करते हैं। तो हर चीज इसका उपयोग हम आपको यहाँ पे कुछ लोगों ने देखा होगा कि कितने महुआ की कॉस्मेटिक बनाई जा सकती है। अभी हमारे एमएफपी पार्क ने, माइनर फास्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर ने, के डॉक्टरों ने पिछले कई महीनों में वो महुआ प्रास हो, चाहे महुआ का क्रीम हो, कि महुआ का बाम हो, महुआ का फेस क्रीम हो, महुआ का लिप बाम हो या महुआ के लड्डू, इतने कॉस्मेटिक, इतना न्यूट्रास्यूटिकल डेवलप किया है तो कुछ भी किया जाता है। महुआ प्रास हमारे लोगों ने, हमारे साइंटिस्ट, उनको मैं बधाई देता हूँ कि सभी लोगों ने उसको काम किया। तो कॉस्मेटिक में भी बहुत उपयोग है। बायोफ्यूल, हमारी जो एक 2021 की जो बायोफ्यूल की जो पॉलिसी है, 2021 में कहते हैं कि बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया, लेकिन उसमें महुआ को, ये बैगसी को या जिसको जो गन्ने को, उसको शामिल नहीं किया। ये माना गया कि अगर हम इसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो लोगों का जो लगाव है, जो कहीं उससे भटक न जाए, तो शायद इस चीज को ध्यान में रख नहीं किया। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, अगर हम देखें कि नेचर में या इकोसिस्टम में जितने भी, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर क्रॉप को छोड़ करके, अगर जितने भी चीजें मिलते हैं उनमें महुआ एक ऐसा है जिसमें 50% आयल होता है। किसी भी ऐसी उसमें नहीं होता, जो ट्री होते हैं, जो जंगल में पाते हैं, चाहे जेट्रोफाई कोई भी, इसमें 50%, बट इसमें आयल का परसेंट काफी। उस दृष्टि से भी अगर हम बायोफ्यूल के रूप में या उसको कन्वर्जन के रूप में इस्तेमाल करें तो उसमें काफी बड़ा एक अहम रोल अदा कर सकती है।
बायोफ्यूल के रूप में। और नावल जो प्रोडक्ट में आपको बताएं कि बहुत सारे इसका उपयोग। अब जो महुआ का एक्सपोर्ट हमारे कलीग ने बता दिया कि क्या क्या हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए, हम उस प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। और जो जो उन्होंने बताया कि हमारा प्री रिक्विजिट है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, वो भी हम लोग करते हैं। जितनी हमारी जिला यूनियन यहाँ करीब मध्य प्रदेश में लगभग सारी जिला यूनियन जो हमारे 52 हैं या हमारे 16 सर्किल्स हैं, वहाँ पे हर जगह महुआ मिल रहा है। कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। और इस तरीके से हमारे पास 9 जिले थे जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया, महुआ का कलेक्शन किया, हमारी जो एसओपी थी उसको एसओपी को फॉलो करते हैं महुआ को हमने एक्सपोर्ट किया। हमारा लक्ष्य तो था 200 मेट्रिक टन था, लेकिन इसका बिकॉज ऑफ बैड वेदर, बिकॉज ऑफ अनटाइमली रेन ड्यूरिंग द महुआ फ्लावर, तो महुआ की जो फ्लावर की क्वालिटी थी उतना नहीं अच्छी हो पाई या प्रोडक्शन तरह। बट अभी आई टेल यू कि जिस साल हमारी जो बम्पर क्रॉप होती उस टाइम ये हम बोला था कि 7.58 लाख टन, बट ये करीब 11 लाख कुंटल तक होता। अभी हमने करीब लास्ट ईयर मध्य प्रदेश में 34,000 कुंटल महुआ का कलेक्शन किया, और उसका कलेक्शन हमने किया, लेकिन वो एसओपी तो नहीं हो पाई, लेकिन कलेक्शन हुआ। क्योंकि लोगों को एमएसपी पे कलेक्शन करके लोगों को आजीविका एक साधन मिले, सही प्राइस मिल सके, तो नए नए तरीके हम अपना रहे हैं। अभी हमने जो उसका ऑक्शन नहीं हो पाया था, तो अभी हमारे जो बीएसई है या हमारे बीम है या सीडीएक्स हैं, जिस तरीके से बॉम्बे एक्सचेंज काम करता है कंटिन्यू, इसी तरीके से उनकी सब्सिडी जो अलायंस है, वो चाहे बीम हो चाहे एनसीडीएक्स, उनके माध्यम से एक ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म को अपनाए। ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने महुआ का भी करीब 2 करोड़ का हमने उसको सेल किया। तो इस तरीके से नए नए हम इनोवेशन, नए नए हम जो प्लेटफॉर्म को यूज करें, ताकि जो हम कलेक्ट करते हैं उसका सब टाइमली डिस्पोजल है, उसका वो नुकसान हो। ये बात हुई हमारे एक्सपोर्ट की। जब हम बात करते हैं कि महुआ जो इससे ड्राइवर और ट्राइबल इकोनॉमी, जैसा बताया सभी को मालूम है कि महुआ को जो है आदिवासियों की जो अर्थव्यवस्था है या उसको में बहुत बड़ा योगदान करता है। ये हमारे प्रदेश में करीब 4.5 मिलियन पीपल, मतलब दे आर इन्वॉल्व इन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सम कलेक्शन ऑफ फूड, बट महुआ का उसमें बहुत बड़ा रोल है। जब आईएफएम रिपोर्ट ने सर्वे किया तो पता चला 16 लाख हमारा जो क्विंटल कलेक्शन होता, उसमें से 35 to 40% हमारा महुआ कलेक्शन, करीब 9 लाख अगर कुल्ली उसको मिला के 9 लाख होता। तो इस तरह के महुआ उसमें एमएफपी भी बहुत बड़ा उसका मेजर रोल है। और इस तरीके से 11 लाख लोगों को उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और इनडायरेक्टली करीब 20-25 लाख लोगों को मिलता है। अगर हम कंट्री के परपेच में महुआ का उत्पादन देखें तो करीब 50 to 55 मिलियन पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंड ऑन द महुआ। कितना बड़ा एक सिंगल स्पीच कि हम तो वी थैंक टू द इकोसिस्टम की ऐसी प्रजाति को इस प्लानेट पे, इस धरा पे दिया कि इतनी पूरी कम्युनिटी की सेवा करी है। और जितने सारे गुण हैं, ऐसी कोई भी प्रजाति, हमारा जो साल है, टीक है या जो भी कमर्शियल स्पीच उनको छोड़ करके, मतलब महुआ ही ऐसी प्रजाति जिसको वो चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो चाहे फॉरेस्ट, हर जगह मिलता है, और लोग बड़े शिद्दत से इसका संरक्षण करते हैं। जितने लोग से जुड़े शिद्दत से, अब अली उसमें झाबुआ में अलीराजपुर में ताड़ का वृक्ष है तो आदिवासी उसको बिल्कुल नहीं काटेंगे, उसका संरक्षण इसी तरीके से महुआ का भी संरक्षण भी। तो हम उनकी भावनाओं को, उनकी इमोशंस को या उनकी उसको ध्यान में रखते हैं, महुआ का हम संरक्षण करते हैं, कर सकते हैं। बड़े स्तर पे हम उसको लगाने के फॉरेस्टेशन का प्रोग्राम भी कर सकते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि महुआ की जो लाइफ हमारी होती कि कहते हैं कि 50 ईयर्स होती है, लेकिन इसका जो फ्लावरिंग का काम या सेटिंग का काम होता है करीब 10 साल के बाद है। तो इस तरीके से हम अनुमान लगाएं कि एक महुए से औसतन पूरी कंट्री में वैसे 50 केजी महुआ का उत्पादन होता है, बट कहीं कहीं 70 केजी पर होता है। तो एक महुआ अपने जीवन काल में 5 लाख का महुआ फ्लावर का उत्पादन होता है। और इसके अलावा जो एंसेलरीज है, वो चाहे तेल हो या उसको मिलाकर करीब 10 लाख। सिंगल ट्री, ऐसा कोई ट्री, सिंगल ट्री जो 10 लाख की आपको फ्लावर या फूल या किसी न किसी रूप में देता है। और जो दूसरे जो पहलू हैं उसको हमने अकाउंट फॉर नहीं किया। तो इस तरीके से महुआ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसको आगे संरक्षण या प्रोटेक्शन करना चाहिए। महुआ वैल्यू चेन के संबंध हमारे फ्रेंड्स ने, हमारे कलीग ने बता दिया है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है कि अगर हम इसकी शॉर्ट एनालिसिस करें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, महुआ की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को अगर हम उसको इनकैश करें, उसको तरीके से करें, तो हम उसको अर्थव्यवस्था में काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, महुआ में हमारे जो
FRA एक्ट है या हमारा पेशा एक्ट है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो लिबरलाइजेशन ऑफ महुआ ट्रेड, वी हैव टू थिंक ओवर इट कि हम उसको कैसे करें ताकि बहुत सारी चीजों से उसको हम बाहर कर सकें, ताकि उसका महुआ का फ्रीली ट्रेड हो सके। एक चीज बताऊं कि मध्य प्रदेश में जो एक चीजें, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई है। एक तो हमने पहले MSP लाए, उसके बाद में बिल्कुल हमने महुआ के ट्रेड को फ्री कर दिया। तीसरी हमने जो बात किया कि भाई मध्य प्रदेश में जो ट्रांजिट पास है, इट इज फ्री फ्रॉम द ट्रांजिट पार्ट। इवन इफ यू सी द टैक्सेस मध्य प्रदेश में है about 12% sales tax are there and 4% some VAT tax are there, but if you see compare the other state, जैसे उड़ीसा में 14% sales tax है, 3% VAT tax है। तो कुछ एरियाज हैं जहां पे we have to think over के that Mahua must be kept from the all taxes। तो लोगों को फ्रीली इसका उपयोग उसके लोग उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। हमारी बात हम करते हैं कमर्शियल पोटेंशियल ऑफ फ्रूट। कमर्शियल पोटेंशियल आपको बता दें, पोटेंशियल बहुत है। अगर हम इसको पिछले 4 साल का, पहले तो मेरे को नहीं आइडिया था, जस्ट इन फ्यू डेज आई केम टू नो कि भाई इट हैज सम पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट आल्सो। तो पता चला 3-4 हमारे कंट्रीज हैं जहां पे महुआ का एक्सपोर्ट होता है, जैसे हमारे यूएई है, हमारा बांग्लादेश, अन्य या नेपाल, यहाँ पे महुआ जाता है। 2019 में जब कोरोना काल था, ड्यूरिंग कोरोना इन्फेस्टेशन, कंट्री से जो महुए का जो एक्सपोर्ट हुआ $114 मिलियन का हुआ। इसी तरह 2022 में करीब 85 मिलियन का। तो ये चीजें हमारे जानकारी है, बट ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने जो बिगिनिंग किया, जो शुरुआत किया महुआ का एक्सपोर्ट का, मैं चाहता हूँ दिस गोइंग टू बिकम ए माइलस्टोन कि जो हमारा टारगेट है जो ज्यादा से ज्यादा हमारे जो एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारी जो लोकल जो इकोनॉमी उसको स्ट्रेंथन कर सके। तो ये बहुत बड़ा काम है जो हमारी जो अपॉर्चुनिटी। बट कुछ इसके ड्रॉबैक भी हमारे भी फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे कि भाई किसी भी चीज में अगर बहुत सारे गुण हैं तो थोड़े बहुत उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक भी होते हैं। स्टोरेज लाइफ कम है, इसकी एक सेल्फ लाइफ कम है। अगर सेल्फ लाइफ पे अगर हम काम करें तो हम बहुत सारे इसके जो फैक्टर्स हैं, जो डिमेरिट है, उसको ओवरकम कर सकते हैं। सेल्फ लाइफ क्या है कि महुआ को अगर 1 साल से अधिक अगर स्टोरेज करते हैं तो प्रॉब्लम है, क्वालिटी डेट बाय डेट डिटेरियोरेट होती है। अगर हम ड्राइंग को कंट्रोल करते हैं, मॉइस्चर परसेंटेज को कंट्रोल करते हैं, मींस सम पीपल से सम साइंटिस्ट से भी 20% कम होना चाहिए, बट नो, अगर किसी भी चीज को, किसी भी कमोडिटी में अगर 10% से नीचे हम अगर मॉइस्चर ले आए तो निश्चित उसमें चाहे बैक्टीरिया हो चाहे फंगस है, बहुत सारे उनका इन्फेस्टेशन नहीं होता, या यू कैन कंट्रोल द क्वालिटी। नाउ द क्वालिटी इन योर हैंड। तो हमें उस पर भी रिसर्च करने की आवश्यकता है कि वी हैव टू एनहांस द स्टोरेज ऑफ महुआ। तो एक हमारा वो है उस पे। दूसरा, सेल्फ लाइफ में काम करने की जरूरत। तीसरा, हम जो प्रोडक्ट आज हम नहीं जानते, वी हैव टू गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट कि क्या क्या हम बना सकते हैं। और जो हम आपको, जो हमने शोकेस किया बाहर, आपने देखा हो बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, हमें भी नहीं पता। इस तरीके से इन चीजों को हमसे काम करने की जरूरत है। और तुमको मालूम कि आज भी बहुत सारे जगह जो MSP के बावजूद लोगों को जो रियल प्राइस मिलता है, कि लोग उसको कई बार डिस्ट्रेस सेलिंग करना पड़ता है कि सीजन, एक अगली क्रॉप सीजन आने से पहले महुआ को हार्वेस्ट करते हैं, लोग अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद अगले सीजन के लिए जब उनके पास कुछ नहीं होता उसको स्टोर करके कुछ खाते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर उसको लोन लेते हैं। इस तरीके कहीं ना कहीं देयर इज बेसिस स्टेप ऑफ वो उसमें है हमारे भाई, उसको भी हमें दूर करना पड़ेगा। और चूंकि महुआ एक हाइड्रोक्लोरिक होगा कि बहुत जल्दी मॉइस्चर को शोषण करता है, तो उसको भी हमें उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। मिनिमम प्राइस सपोर्ट हमने बात आपको कर लिया कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। एंड हमारे जो नॉवेल जो ई ऑप्शन मेथड है, हमने इस साल से मध्य प्रदेश में यूज किया है, उसका हमें ठीक रिजल्ट भी मिल रहे हैं और टाइमली हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी हो रहा है। गुड महुआ की गुड प्रैक्टिस हमारे फ्रेंड ने इस पर चर्चा किया है कि क्या क्या हमें करना चाहिए। अगर हम इसको कंपैरिजन करें कि हमारा जो पारंपरिक रूप से जो महुआ का संग्रह होता है और जो हमने जो महुआ नेट से कलेक्शन करते हैं, क्या क्या फायदे हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसमें बताने की जरूरत नहीं। फिर इंटरवेंशन फॉर कलेक्शन ग्रेट महुआ फ्लावर्स, क्या क्या करना चाहिए। तो महुआ वे फॉरवर्ड मींस इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि अगर लोग हम अगर चाहते हैं कि लोग उसका गुड क्वालिटी महुआ को समझ में, तो हमारे जो पुराने जो कुछ एक्ट हैं, जो लाज हैं, जो हमें प्रोहिबिट करते हैं,
उनको हमें पहले दूर करना पड़ेगा। कुछ हमारी जो सोसाइटीज है, चाहे प्राइमरी सोसाइटी, उनको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, हमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा, एंड वी हैव टू गिव देम सम इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। जैसे मध्य प्रदेश में हमने बहुत अच्छा काम किया, अपना गोदान अपनी दुकान, जहां जहां पे महुआ का कलेक्शन होता है वहां पे लोग उसको स्टोर कर सकते हैं, एक व्यवस्था किया। लेकिन वो गोदाम भी पर्याप्त नहीं, हमें कहीं ना कहीं उसको कोल्ड स्टोरेज को भी जाना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज में हम महुआ रखते हैं, इसलिए उसका जो क्वालिटी डिटेरियोरेशन होता है, कम होता है। तो ये हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है। कुछ कहीं ना कहीं हमारा जो पंचायत सिस्टम या हमारी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि महुआ का ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन लोकली उसको कितना हम कंज्यूम कर सकते हैं, कितना हम उसको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि कल को ऐसा ना लोग हमारी जो न्यू जनरेशन का कि भाई हमने वैल्यू एडिशन करके जो लोगों के वहां के लोकल या को जो उनके जो कल्चर थे उसको हमने बिल्कुल दूर कर दिया। वो भी वी हैव टू ब्रिंग ए बैलेंस बिटवीन दैट। इसमें हमें काम करने की जरूरत है, और ये अगर सपोर्ट मिलेगा सिस्टम से, निश्चित रूप से महुआ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और महुआ के प्रोडक्शन से जो ट्राइबल इकोनॉमी है, जो देश की इकोनॉमी, उसमें इंप्रूवमेंट है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। कोई कुछ पूछना चाहता हो तो स्वागत है। कोई प्रश्न पूछना चाहता है? कोई संभावना है, कोई सजेशन, कुछ अगर आप कोई विचार अपना व्यक्त करना चाहते हो, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो भी स्वागत है। हाँ तो बहुत अच्छा बोला दिलीप, किसी कोई पूछेगा नहीं, आ जाओ। पीछे से कोई? सर समय से वैसे भी हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। मैं अगले विषय की तरफ आगे बढ़ने के लिए, अगला जो विषय है हमारा वैल्यू एडिशन, महुआ स्टोरेज एंड बाइंडिंग प्रोसेस। इसके लिए हमारे बीच में है हेमंत मित्रा जी। हेमंत मित्रा जी बीएससी डीन जो ई एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस है उसमें कंसल्टेंट हैं। आपका लगभग 38 ईयर का एक्सपीरियंस है विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटीज में और नॉन गवर्नमेंट एनजीओज में आपने काम किया है। देश के ख्यातिनाम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। के इस सेशन के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर दिलीप कुमार, वन विभाग एवं लघु वनोपज संघ के उपस्थित अधिकारीगण, वंथन से आए हुए भाइयों और बहनों, मैं महुआ के इस महाकुंभ के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इस संस्था के माननीय प्रबंध संचालक महोदय श्री पुष्कर सिंह जी, डॉक्टर दिलीप कुमार जी एवं उनके टीम के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि इस अति महत्वपूर्ण विषय में उन्होंने इस महाकुंभ का आयोजन किया। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेकर के अपने विषय पर मैं आता हूं। मैं टीम की ओर से, हमारा यह पहला वर्ष है कि मध्य प्रदेश वन लघु वनोपज के साथ में हम लोगों को काम करने का मौका मिला, और इसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दिलीप कुमार साहब का उन्होंने जो अपने उद्गार जो व्यक्त किए, उसमें वैल्यू एडिशन के मामले में उन्होंने कोई ऐसा बिंदु नहीं रखा जिस पर मैं कुछ बोल सकूं। उन्होंने अत्यधिक रूप से और विस्तृत रूप से इतना अच्छे ढंग से समझाया कि अब मेरे लिए बोलने के लिए कोई किसी प्रकार का कोई बिंदु छूटा ही नहीं है। पर मैं अपने अनुभव को बहुत संक्षिप्त रूप में आप लोगों के समक्ष में रखना चाहूंगा। मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ का एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि वो संग्राहकों के द्वारा एकत्रित किए गए वस्तुओं का वो ज्यादा से ज्यादा मूल्य वो संग्राहकों को वो पुनः वापस करें, और उसके लिए हमारी जिम्मेदारी भी ये बनती है कि हम अच्छे से अच्छे प्रयोगकर्ताओं को दूसरे राज्यों से भी हम लेकर के आए, और उसमें कुछ हद तक हम सफल भी हुए हैं। हमने मध्य प्रदेश में जब भी महुए का नीलामी का अवसर आया, छत्तीसगढ़ से
उड़ीसा से, झारखंड से और दूसरे भी अन्य राज्यों से हम लोगों ने विक्रेताओं को यहाँ पे ला करके कोशिश किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बोली जो है लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा वो भाव दे सके। इस विषय में थोड़ा सा कुछ क्रेताओं की भी कुछ छोटी छोटी समस्या रहती हैं और उसको समस्या को हल जब भी मौका लगा हल भी किया है अधिकारियों ने। जैसे अभी संग्राहकों को से लेकर के मैं थोड़ा सा विषय से थोड़ा आगे ही बढ़ रहा हूँ, क्योंकि दिलीप कुमार साहब ने इतना विस्तृत रूप से बोल दिया है कि मुझे उसमें आगे वैल्यू एडिशन के मामले में कुछ बोलने का कोई स्कोप नहीं रह गया है। तो इस बात को रखते हुए मैं ये ध्यान में रखते हुए ये एक सुझाव है कि कई जगह पर कई जिलों में 10 से 12 जगह जो है वो छोटी छोटी क्वांटिटी वो रखी जाती है, जिसकी वजह से बोलीकर्ताओं को भी जो है वो थोड़ी सी असुविधा ये होती है कि जहाँ पे एक ट्रक से ज्यादा माल होता है वहां पर वो लोग बोली लगाने के लिए उत्साहित रहते हैं, उनकी रुचि रहती है। लेकिन जहाँ छोटा छोटा माल रहता है वहां पर उनकी रुचि इसलिए नहीं रहती है कि एक ट्रक माल पूरा वहां पर नहीं होता है। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि अगर संग्राहक महुए का संग्रहण इस तरह से किया जाए जहां पर कि एक ट्रक से ज्यादा माल एक साथ आ सके, तो वहां पर जो क्रेतागण है उन लोगों को भी लेने माल को की डिलीवरी लेने में आसानी होती है और उसका परिवहन करने में भी उनको आसानी होती है। हालांकि ये भी बात सही है कि संग्राहकों के दृष्टि से कई जगह हो सकता है 2 क्विंटल, कई जगह हो सकता है 3 क्विंटल, 4 क्विंटल वो एक जगह एकत्रित कर सके, लेकिन उन सबको मिलाकर अगर कोई एक ऐसा केंद्रित जगह हो जहां पर कि एक ट्रक से ज्यादा माल हो जाए तो वहां पर परिवहन की दृष्टि से उसको वो सुविधा हो जाती है। एक दूसरा, कई जगह क्या होता है कि माल को खुले में रख दिया जाता है, उसको बैग में रख करके अगर जूट बैग में उसको तौल करके 40 किलो का एक स्टैंडर्ड पैकिंग अगर माल का रख दिया जाए तो वो बहुत सुविधाजनक होता है। और उसमें होता ही है कि बिखरे रहने से उसमें मॉइस्चर भी लगता है और मॉइस्चर लगने के साथ साथ में कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप हो जाता है। तो अतएव एक अनुरोध ये है कि जहां पे भी भंडारण किया जाता है उस भंडारण करने में अगर आप जूट बैग का इस्तेमाल करें और उसको खुले में न रख करके जूट बैग में रखें तो थोड़ा गुणवत्ता पे जो है वो अच्छी गुणवत्ता का जो है महुआ मिल सकता है। तीसरा, कई बार ये होता है कि संग्रहण के पश्चात में वहां पे अगर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन अगर न रखे, अगर वहां पे अगर मान लीजिए बारिश का पानी आता है और उसकी वजह से आर्द्रता अगर एब्जॉर्ब कर लेती है महुआ तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मॉइस्चर आने की वजह से उसमें जैसे कि कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप होने की बहुत संभावना हो जाती है और एंजाइम्स वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं। तो इस वजह से ये अनुरोध है कि आप उसका संग्रहण एक अच्छे ढंग से कर सकें तो ज्यादा अच्छा है। कई राज्यों में ये देखा गया है कि उन्होंने अपना पूरा महुआ कोल्ड स्टोरेज में रखा है। कोल्ड स्टोरेज में रखे जाने से एक फायदा आपके यहाँ भी अनुभव हमारा यही हुआ है कि जहाँ कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है महुआ वहां पे भाव अच्छे मिले हैं। तो अगर जहां तक हो सके आपके पास में अगर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो सकती हो या किराए पे ले सकते हैं वहां पर अगर आप कोल्ड स्टोरेज में रख सकें तो वैसे जगह पे रखे गए कोल्ड स्टोरेज पे महुए का भाव जो है वो अच्छा मिलता है। बाकी बिडर्स का जब कभी भी कोई भी समस्या आई है उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों के समक्ष में जब भी कोई समस्या रखी गई है तो आपने उसको समाधान करने में आप लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है और अच्छी तरह से समाधान का जो निर्णय भी जो आप लोगों ने दिया है। बस मैं अपनी बात इतनी संक्षिप्त में रख करके ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आपके मन में हो तो आप बहुत शॉर्ट में संक्षिप्त में पूछ सकते हैं। सेशन के लास्ट में भी हम प्रश्न ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप निश्चित तौर पर। सत्र को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे बीच में है सत्र के आज के नेक्स्ट अगले वक्ता विनोद कुमार विद्यार्थी जी। आप जनरल मैनेजर हैं अपेडा में
आप विषय रखने वाले हैं पाथ टू गेटिंग अ नेशनल GI फॉर महुआ रूल ऑफ अपेटा। अनम्यूट करो। सभी लोगों को नमस्कार। अपेटा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं ये जो सर आपका वॉल्यूम कम है, थोड़ा सा वॉल्यूम। सर आवाज आ रही सर? सर आवाज आ रही है? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर सुन पा रहे हैं, आप रखें विषय। आप सभी लोगों को नमस्कार और अपेटा की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं आयोजकों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने ये महुआ के ऊपर एक कॉन्क्लेव को रखा। तो महुआ, जैसे कि आप सभी लोगों ने बताया, एक इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस के हिसाब से ट्राइबल एरिया का एक महत्वपूर्ण और ट्री है। और उसके बहुत सारे जो उसके सीड्स और उसके फ्लावर्स का मेडिसिनल यूज और एज ए फूड और बहुत सारे टेंशन वाली बात नहीं है। पहले तो मैं आपको अपेटा के बारे में थोड़ा पास हो तो तुम कनेक्ट कर एग्रीकल्चर अपेटा एक फूड फॉर्म जो है एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हमारे और प्रोसेस फूड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके निर्यात कैमरे की उद्देश्य से ये एक संस्था भारत सरकार ने बनाई थी। और ये संस्था हमने भी लिया इसकी वजह से उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके निर्यात इन कैमरे के बाद से बहुत सारे कैमरों के रेट बनाई थी। और ये संस्था ये कमजोर है, नहीं फीचर प्लस में है आपने ज्यादा हाँ 2.8 पे काम कर, पर वो लोगों को इसकी आदत है। इसमें आपको सब अंदर जाना पड़ता है। हाँ सारी चीजें मेरे बटन पे मेरे को कुछ भी नहीं बोलना, गेम कितना चाहिए, शटर स्पीड चाहिए, नहीं गेन डीबी तो फिर इसमें भी सब यही है। नहीं पर फिर भी जॉयस्टिक से बहुत आसान होता है, मतलब शूट चलता है। नहीं मेरे इसमें भी हो सकता है, इसमें भी है आपके पास कि आपने ये बटन दबाया, रिंग वाला जो बटन है उससे इजी है। बस कलर के लिए अंदर जाना तो इसमें भी कलर के लिए जाना पड़ेगा। इसमें शायद कुछ भी कलर सब यही सामने है। सर सिंगल अंगूठे से आप एक साथ दो चीजें में एडजस्ट कर सकते हो। आप इधर से नहीं इसमें कलर के लिए तो अंदर जाना ही पड़ेगा, मेन्यू खोल के ही जाना पड़ेगा। सर आप हमें सुन पा रहे हैं सर? सारे बटन बाहर मैंने लिया इसीलिए था कि यार हेलो यस सर आपकी आवाज आ रही है सर। कब से चला रहा है? ये बीच में साउंड बहुत आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है जरा चेक कीजिए। बहुत चल और लोगों को म्यूट कर दिए सर। यस सर वी आर वर्किंग ऑन इट। मतलब उसके यहाँ पर लिखा होगा। अच्छा आपको तो वही लेना पड़ेगा ना? नहीं फुल दिखा देते हैं। हाँ तो आप तो वो खुद दिखेगा। अच्छा मेरा तो ये कचरा हो जाएगा, इन दोनों को दिखा देता हूँ। आपको जगह बदलना पड़ेगा छोटा सा पब्लिक दिखाऊंगा। ये साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में। सबसे पहले तो मैं आपको वांटेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जिसके अंडर में ये GI आता है या IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद जो भी हमारे देश थे उनको ट्रेड करने में काफी दिक्कतें परेशानी आती थी। वो उसका कारण यह था कि जो और देश थे विश्व के अंदर सभी के ट्रेड लॉज फूड लॉज अलग अलग थे, मैरीन के लॉज लॉजिस्टिक्स के शिपिंग के लॉज अलग थे। अलग अलग लॉज होने की वजह से तो बहुत सारे विदेश के
विदेश के जो थे उनको जो ट्रेड करने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में काफी परेशानी आती थी। इसलिए जो है 1947 में यूएनओ के अंदर सब लोगों ने बैठ के तय करा एक नेशनल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, कैट इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ये बनाया जाए और इसके अंदर जो सारे देश इकट्ठे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और उसके बाद रूल्स रेगुलेशन इस तरीके से बनाए जिससे कि ट्रेड जो है ग्लोबली इंटरनेशनली बहुत फैसिलिटेट हो सके और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण किया जा सके। फिर ये जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया उसके बाद और माइक्रो लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती गई। उसके बाद जनवरी 1 को 1995 को कैट को खत्म किया गया और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। तो इस WTO के अंदर जो है एक पेरिस कन्वेंशन है जिसके अंदर की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में सारा लिखा गया है। तो जो हमारे जो GI प्रोडक्ट्स हैं वो एक तो ये ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है, उसके अंदर मेनली कवर होते हैं। और जो ट्रिप्स का जो फुल फॉर्म आता है वो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और भारत भी जो है ट्रिप्स का जो है एक WTO का सिग्नेटरी है, तो ऑटोमेटिकली भारत जो है ट्रिप्स के अंदर जो भी लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उन सबको भारत भी उसको मानता है। अभी हम जो हमारा एपेडा का एक्ट है उसके अंदर NA एक शेड्यूल है। तो एपेडा एक्ट में 2 तरह के प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, एक हमारे जनरल कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स, दूसरे शेड्यूल में हमारे स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल दूसरे शेड्यूल में जो एक एग्जांपल है वो हमारा एक बासमती राइस है। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारे जो स्पेशल प्रोडक्ट का कि एथनिक वैल्यू है, ट्रेडिशनल वैल्यू है, और जो हमारी एग्रीकल्चर हेरिटेज आते हैं उन सब करके पोटेंशियल है और उन पर जिनको बाहर उन सारे प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बना के तो 1 एपेडा जो है इंडस्ट्री के अंदर उसको रजिस्टर करे। तो इनिशियली अभी हम लोगों ने सोचा कि जो भी हमारे महुआ के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करके GI रजिस्ट्रेशन करें, और जो GI स्पीकर है या अल्कोहलिक बेवरेज है उसका भी हम लोग GI रजिस्ट्रेशन कराएं। जैसे कि मैक्सिको ने अपनी टकीला और अल्कोहलिक बेवरेजेस को अक्रॉस द वर्ल्ड करा है, और करीब करीब वर्ल्ड के अंदर 5 ऐसे केसेस हैं जिन्होंने अपने जो हेरिटेज अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रमोट करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग हम करी है। तो एपेडा भी उन्हीं की राह को पकड़ते हुए हम भी ये महुआ का जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है उसको GI करा के उसको एक्सपोर्ट के लिए बाहर भी उसको जो भी हमारी इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल USA हो गया, UK हो गया, यूरोपियन यूनियन के सारे देश हो गए, यूरोपियन कमीशन हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, जो भी हमारे वाइन कंट्रीज हैं 1 by 1 करके उन सब के देश के अंदर हम लोग एपेडा जो है महुआ का जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है उसका कराई। अभी तो देश के अंदर है करीब करीब 502 के आसपास एग्रीकल्चर टोटल GI प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उसमें से जो है करीब करीब 151 के आसपास के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें से जो 125 प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे एपेडा के प्रोडक्ट्स हैं जो कि GI रजिस्ट्रेशन जिनका भी हो चुका है। एपेडा का जो मुख्य उद्देश्य जो GI कराने का होता है वो ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करना, डिजाइन्स को प्रोटेक्ट करना, पेटेंट को प्रोटेक्ट करना, जो GI की इंटीग्रिटी ऑथेंटिसिटी उसको प्रोटेक्ट करना, और भी एक्टिविटीज होती हैं उसको प्रोटेक्ट करना भी होता है। अब ये कि कराने के बेसिकली हमको क्यों कराना चाहिए और उसके कुछ भी बात करेंगे, जैसे कि GI कराने से हमको लीगली विदेश के अंदर जो है प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिससे कि और देश या और ऑर्गेनाइजेशन कंट्री के अंदर उसको रजिस्टर ना करा सके।
फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने दार्जिलिंग टी है तो कराया हुआ है यूरोप के अंदर, तो यही प्रोसीजर को फॉलो करके हम महुआ के लिए भी करेंगे। और दूसरा ये भी फायदा है कि जो अनऑथराइज यूज है करने का वो भी रुक जाता है। और एक बात आपको और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर जो कोई प्रोडक्ट जीआई टैग हो गया है, उसका जो वैल्यू रिलेशन है करीब करीब 3 गुना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने ये कदम उठाया कि ये महुआ के प्रोडक्ट को पूरी उसकी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके उसके क्वालिटी पैरामीटर, प्रोसेसिंग, लेबोरेटरी पूरा इंटीग्रेशन करके तो लेके जाएंगे महुआ के प्रोडक्ट को, तो कर पाएंगे और उसकी हमको इंटरनेशनल ब्रांडिंग करने में भी हमको इसकी बड़ी सहायता मिलेगी। उसके लिए भी हम अलग से स्पेशल स्ट्रेटेजी या प्लानिंग कर सकते हैं सोशल मीडिया पे जाके करने से। दूसरा जो फायदा होता है कि हमको जो तो अपनी जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है जो भी महुआ की है उसको और बढ़ाने में हमने को फायदा होता है अगर जो हम इस प्रोडक्ट को जीआई करा लेते हैं। और दूसरा है कि जो WTO मेंबर्स कंट्रीज हैं, अगर जो कोई प्रोडक्ट जीआई है तो जो भी इंपोर्टिंग कंट्रीज की जो रिक्वायरमेंट होती है, सैनिटरी रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, और उन सबको भी जो है वो फायदा होता है बेसिकली। और दूसरा ये होता है कि जब कोई प्रोडक्ट जीआई हो जाता है तो उसका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपटीशन है वो काफी कम हो जाता है। और क्योंकि हम जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स है इस प्रोडक्ट्स को एक थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, तो लोगों का नजर में आना, लोगों का स्पेसिफिक उस प्रोडक्ट्स के बारे में पूछना, लोगों के बारे में, लोगों उस प्रोडक्ट्स के बारे में जिज्ञासा होना, ये सारी एक स्वाभाविक बातें हैं अगर जो हम इसको अलग तरीके से मार्केट करते हैं। और दूसरा है कि जो मार्केट एक्सेस की जो हमारी जो इश्यूज आती हैं तो उसके अंदर भी जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो हमको काफी लिबरल हमको इसके अंदर देते हैं। और ये जो हम अपनी जो एग्रीकल्चर हेरिटेज है तो ज्यादा से ज्यादा जो लोगों को बताने के लिए जीआई जो है एक बड़ा अच्छा सहायक टूल होता है। और अगर जो जीआई हम बना लेते हैं तो जो हमारी जो सप्लाई चेन है, वैल्यू चेन है, वो भी काफी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाती है। और इन लास्ट हम ये कह सकते हैं कि जो जीआई टैग जो है हमारी यूनिकनेस को प्रिजर्व करने में एक बहुत बड़ा सहायक टूल बनता है। एफएडा जो है ये जीआई को प्रमोट करने के लिए समय समय पे बहुत सारी बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज करती है और रिवर्स बायर सेलर मीट भी करती है, जिसमें कि हम विदेशों से लोगों को बुलाते हैं, बायरों को, और यहाँ पे जो हमारे वैल्यू एडेड जीआई प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखाते हैं। और अभी ऐसे ही अभी एक वर्ल्ड फूड हम नवंबर के महीने में कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे मध्य प्रदेश शासन के लोग हैं वो अपने जीआई प्रोडक्ट्स को लेके आए और उनको हम कोशिश करेंगे एक स्टॉल अलग से देने की, और जिससे कि वो ये जो महुआ के जो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं उसको हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। करीब 300 से ज्यादा बायर ने आने का कंफर्मेशन इस प्रोग्राम में दिया है। और हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो उसका उद्घाटन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इवेंट जो है नवंबर में दिल्ली के अंदर होने जा रही है। तो मैं इस कॉन्क्लेव के आयोजकों से अनुरोध करूंगा कि वो जो आपके सैंपल्स हैं वो हमको दे दें, और अगर जो वो फिजिकली इस बायर सेलर मीट में और वर्ल्ड फूड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और दूसरा जो है हम जीआई को जो प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम को भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, और जिससे कि जो लोगों के अंदर जीआई प्रोडक्ट्स के बारे में जागरूकता का रहे। और तीसरा जो हम काम पैदा करती है वो है कि जो हमारी ट्रायल्स होती है नए नए जीआई प्रोडक्ट्स को और उनको विदेश के व्यापार में, विदेश के बाजार में पहुंचाना, ये काम भी हमारा करती है। और जो दूसरा जो हमारा जो पैदा करती है कि हम विदेशों में जो भी हमारी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन होते हैं उन सब के अंदर जो है एडवर्टाइजमेंट रेगुलरली पार्टिसिपेट करती है। और हम लोग कभी कभी एज ए फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हमने त्रिची के अंदर जो जीआई बनाना है उसका एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा था। उसके अंदर भी ऑनलाइन लोग भी जुड़े थे और वहाँ के जो फार्मर्स थे और जो स्टेक होल्डर थे उन सब ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था।
आते हैं कि हम लोग जो है ये जीआई का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जीआई रजिस्ट्री करके, टू प्रोटेक्ट दिस आईपीआर, एंड ये चेन्नई में स्थित है। अगर जो हम वहाँ पे उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो अपने को उसके एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएंगे, और जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है, आपको 5,000 रुपये की फीस उसके अंदर जमा करनी होती है। और जब एक बार जीआई मिल जाता है तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है, और दोबारा भी आप उसको रिन्यू करा सकते हैं। जो सबसे पहला कदम जो हमारा होता है बेसिकली, वो होता है कि हमको जो जीआई का जो एप्लीकेशन है वो फाइल करना है। जब हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसके अंदर फीस भी लगेगा, और जो ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, जो कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी हो इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी कर सकता है, और जो उसके नॉमिनेटेड डेजिग्नेटेड पर्सन हैं वो भी उसको एप्लीकेशन को साइन कर सकते हैं। तो हमको जो है 3 एप्लीकेशन जो है वहाँ पे जमा करनी होती हैं, और उसके जो ज़्यादा डिटेल्स आपको वेबसाइट पे जीआरएसटी के मिल जाएंगे। जब हम एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उसके फॉन्ट साइज का, स्पेसिंग का, डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर प्रोसीजर अपने को करना चाहिए। जैसे कि एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, करीब करीब इसी तरीके का उसके अंदर सारा होता है। और उसके अंदर हमको जो भी हमारे जो ऑथेंटिसिटी है, प्रोडक्शन है हमारा, उसका क्लेम कैसे है, तो पूरा उसका हिस्ट्री, टेक्निकल डाटा, सारे हमको जमा करने पड़ते हैं। जब भी हम एप्लीकेशन जमा करते हैं तो वहाँ पर जीआईएसटी के अंदर एक जो डीलिंग पर्सन होता है वो उसको एग्जामिन करता है, और एग्जामिन करने के बाद उसको अगर जो कोई ऑब्जेक्शन नजर आता है तो वो फिर एक हियरिंग के लिए जो एप्लीकेंट है उसको बुलाता है। और अगर जो वो हियरिंग के अंदर वो कन्विंस कर देते हैं तो या तो एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है या फिर एक्सेप्ट हो जाती है। अगर जो एप्लीकेशन हियरिंग के बाद अगर जो आप उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि इसको जीआई मिलना चाहिए, या ये जीआई के पैरामीटर्स को पास आउट करती है पूरा प्रोडक्ट, तो फिर वो रिफ्यूज करते हैं। अगर जो एक्सेप्ट कर देते हैं तो फिर जो है ये जो जीआई रजिस्ट्री है उसको जो है जीआई जर्नल के अंदर एडवर्टाइजमेंट करती है, और एडवर्टाइजमेंट करने के 1 महीने के अंदर जो है उनको लोगों से कमेंट्स वगैरह मांगे जाते हैं कि अगर जो किसी को अपोज करना है और कोई किसी बात पे सहमत नहीं है तो वो अपना जो स्टेटमेंट है जीआई रजिस्ट्री के सामने वो रख सकता है। तो जीआई रजिस्ट्री की जो है वो उसको या तो जो किसी ने अपोज किया तो उसको या तो अलाउ कर देती है या उसको रिफ्यूज कर देती है। अगर जो उसको रिफ्यूज कर देती है तो जो भी इस आदमी ने जो अपोजिशन किया है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपीलेट बोर्ड होता है, उसके अंदर अपील कर सकता है। और अपील अगर जो उनकी सुन ली जाती है तो आगे फिर प्रोसेस जो है उसका जीआई रजिस्ट्रेशन का शुरू हो जाता है। अगर जो अपील मान ली जाती है तो फिर उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन जो है जीआई का जो रजिस्ट्रार है उसके पास वो आ जाती है। तो जीआई रजिस्ट्रार जो है उसके जो पार्ट ए पार्ट बी में जो भी पर्टिकुलर और एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगनी होती है वो इस इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं, और उसके बाद से जो है एग्जामिन करने के बाद फिर एक सारी चीज़ों करने के बाद फिर उसको एट लास्ट जो है जीआई का रजिस्ट्रेशन जो है उसको हम लोग जीआई रजिस्ट्री उसको दे देती है। तो ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इतना टिपिकल या बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और हमारे तो करीब करीब जो टोटल जो 502 ही प्रोडक्ट होंगे, लेकिन अगर जो आप चाइना और जर्मनी को देखें तो दोनों ही देशों ने करीब करीब 2,500 से ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को जीआई करा रखा है। तो हम लोगों को भी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, तो मैं इस विषय में ये चाहूंगा कि हमको ये वोकल फॉर लोकल से एक कदम और आगे बढ़ना होगा। हमको वोकल फॉर ग्लोबल वाले मंत्र के साथ आगे चलना होगा, ताकि जो भी हमारा एग्रीकल्चर हेरिटेज है उसको हम दुनिया के सामने ला सकें, और उस एग्रीकल्चर हेरिटेज को हम दुनिया के सामने लाके और भारत की जो एक कृषि संपदा की जो एक विरासत है उसको हम दुनिया के सामने रख सकें। इन्हीं बातों के साथ बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगर जो कुछ लोगों के सवाल हैं तो वो आप सवाल पूछ सकते हैं, और अगर जो कोई आपको इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और कुछ बात पूछना चाहते हैं तो एपेडा की वेबसाइट पे ईमेल अवेलेबल है, और नहीं तो मैं जो आयोजकों को अपना ईमेल आईडी
भी और शेयर कर दूंगा, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम शेयर कर देंगे। तो आओ महुआ को आगे लेके चलें और महुआ को एज ए जीआई बनाकर इसको पूरे विश्व के अंदर फैलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सत्र में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में मिस्टर राजेश हेनरी जी हैं, जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मैं आमंत्रित करता हूं मंच पे। मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर प्रणय दुबे जी से कि वो आज के हमारे वक्ता जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। राजेश हेनरी जी एडिशनल कमिश्नर हैं एक्साइज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में। आपने हेरिटेज लिकर पॉलिसी को शुरुआत से लेकर ड्राफ्ट किया है। आपका बहुत बड़ा योगदान है इस पॉलिसी में। आपका विषय है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी थ्रू हेरिटेज लिकर ऑफ महुआ। तो दिख नहीं रहा माइक इधर सब। नमस्कार, मंच पर उपस्थित सम्मानीय सदस्य और आमंत्रित सभी सदस्य, मेरा परिचय दिया जा चुका है और जैसा कि आज का ये कॉन्क्लेव है जिसका मुख्य विषय है महुआ के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण एवं आर्थिक उन्नयन। इसमें जो मुझे जिस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है वो यह है कि मध्य प्रदेश में हेरिटेज मदिरा से, मतलब महुआ से बनाई हुई मदिरा से अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक उन्नयन के विषय में मैं बात करूंगा। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि महुआ वृक्ष के बारे में यहाँ लगातार बताया जा रहा है कि वो कितना उपयोगी है और उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इन्हीं में से एक इसका महत्वपूर्ण इसका एक उत्पाद है जिसकी मदिरा बनाई जाती है। और महुआ की मदिरा बनाया जाना लगभग उन सारे प्रदेशों में जिसके बारे में दिलीप कुमार साहब बता रहे थे, एक प्रमुख व्यवसाय है, एक प्रमुख उद्योग है। और प्रमुखता से चूंकि महुआ के वृक्षों की बहुतायत जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा होती है, तो परंपरागत रूप से जनजातीय समुदाय के सदस्य ही महुआ की मदिरा का उत्पादन एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में, एक कम्युनिटी के रूप में, एक परिवार के रूप में अपने उपभोग के लिए, अपने सामाजिक फंक्शनों के लिए, रिलीजियस, मतलब हर जन्म से लेकर मृत्यु तक के किसी भी आयोजन में महुआ मदिरा का काफी बड़ा योगदान होता है, एक बड़ी प्रमुख भूमिका होती है। अब इसमें मैं आगे बढ़ूं अपने विषय पे आते हुए कि किस तरह से हेरिटेज मदिरा या महुआ से बनाई गई मदिरा का हम उपयोग कर सकते हैं अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उन्नयन में। तो मदिरा का उल्लेख हमारे ग्रंथों में वेदों से शुरू हो जाता है, जहां पर किसी सोमरस कहा गया। पूरे विश्व में, पूरे भारत में किसी न किसी रूप में नेचुरली लोकली पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों से लोकली मदिरा का बनाया जाना हमेशा से प्रचलन में रहा है और इसे एक सामाजिक स्वीकार्यता भी थी। एक तरीके से इसे गलत नहीं माना जाता था। लेकिन जब भारत में विदेशियों का, अंग्रेजों का शासन हुआ और ये देखा गया कि शराब से आने वाला रेवेन्यू, जो कि आय जो स्टेट को होती है, शासन को होती है, उस आय को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने महुआ से उत्पादित मदिरा पर पूरे मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर जो एक्ट्स बने उसमें हर जगह इस मदिरा को प्रोहिबिटेड कर दिया। इसका बनाना, इसका कंज्यूम करना, इसका सेल करना, और एक तरह से इसको एक नेगेटिव पब्लिसिटी, एक नेगेटिव इमेज दे दी गई कि ये जो है ठीक नहीं है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और भी अन्य कई कारण। तो अब आज के समय में, आज के परिवेश में, जबकि हम अपने लोगों के लिए और अपने लोगों की उन्नति के लिए जब काम करें, तो मध्य प्रदेश शासन की एक पहल हमारे विभाग के द्वारा ये हुई कि जनजातियों के, जो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, जिसके करीब 20 जिलों में मध्य प्रदेश के, उनके 89 ट्राइबल ब्लॉक्स में, मतलब आदिवासी उपयोजना विकास खंडों में, जिनको ट्राइबल विकास खंड कहा गया है, उन जगहों के आदिवासियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के द्वारा हमने ये, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया
कि इस महुए की शराब को, जो कि लगातार एक बैड इमेज इसकी क्रिएट की गई है, और आज भी एक्साइज एक्ट में अभी तो खैर संशोधन हो गए हैं ताकि जनजातियों के सदस्यों को अपने स्वयं के उपयोग के लिए, अपने परिवार के लिए इसे बनाने की और उपभोग करने की छूट प्राप्त है मध्य प्रदेश के एक्साइज एक्ट में। लेकिन अन्यथा स्थिति में इसका प्रचलन कानूनी रूप से वो किया गया है, बाध्य किया गया है, मतलब निर्बाध किया गया है। तो हमने ये एमपी ने ये सोचा कि इस स्थिति को बदलना चाहिए, और इसलिए हमने सबसे पहले ये किया कि मध्य प्रदेश में महुआ से उत्पादित होने वाली शराब को हमने एक विशिष्ट कैटेगरी के रूप में डिफाइन किया, उसको हमने नोटिफाई किया गजट में। इसके पहले तक हमारे पास देशी शराब, विदेशी शराब दो श्रेणियां होती थी। हमने एक हेरिटेज मदिरा को भी उसमें डिफाइन किया, जिसमें कहा गया कि महुआ से उत्पादित होने वाली शराब जो होगी, महुआ फूलों से बनने वाली, उसको हम महुआ शराब कहेंगे। और फिर हमने इसे एक और कदम आगे बढ़ते हुए हमने इसे हेरिटेज लिकर का नाम दिया। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि विश्व के अनेक देशों में हर जगह कोई ना कोई किसी प्रकार की उनका लोकल ड्रिंक है जिसे वहाँ का हेरिटेज लिकर कहा जाता है। जैसे मैं सब लिखा ही हुआ है। और हमारे भारत में भी आसाम, राजस्थान, गोवा में, इन प्रदेशों में अपने अपने यहाँ उत्पादित होने वाली लोकल लिकर को एक हेरिटेज लिकर का दर्जा दिया है। तो इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश शासन ने भी इसको जो है महुआ से उत्पादित होने वाली मदिरा को हेरिटेज लिकर डिफाइन करके एक पहल की कि इसे एक दर्जा दिया गया कि एक ही वैध प्रकार की शराब होगी। इसमें आगे बढ़ते हुए हमने ये किया, ये वो वाली स्लाइड है, वो तो आप देख चुके हैं। अब हमने ये किया कि चूंकि इस शराब के साथ इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी अटैच थी, एसोसिएटेड थी, तो पहले तो ये सबसे पहले हमने ये कहा कि इसको हम, चूंकि अलग अलग जगह पे बनती है, आप सब जानते हैं, आप प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से, और सही बात है बिना साइंटिफिक मानकों के, बिना किसी एस्टेब्लिश प्रोसीजर के बनाई जाती थी। तो ऐसे में इसको प्रचलन में लाना, इसको एक स्थापित करना थोड़ा सा एक टास्क था। तो हमने इसके लिए सहायता ली। पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, जो कि लगभग 40 साल पुराना है, और वो अल्कोहल टेक्नोलॉजी का इनको डिवीजन है। तो उनकी टीम को, उनके साइंटिस्ट को हमने मध्य प्रदेश में बुलाया, और उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी आदिवासी अंचलों में शराब लोकल मेथड से बनाई जाती थी, उन्होंने इस पूरी प्रोसेस को साइंटिफिक स्टडी किया। महुआ के सैंपल्स लिए, लाहन के सैंपल्स लिए, बनने वाली शराब के सैंपल लिए, और जो रेसिडुअल वेस्ट होता था उसके सैंपल लिए, उसका एनालिसिस किया। और लगभग 2 वर्षों के कठिन प्रयासों से, लेबोरेटरी मेथड से लगातार इवैल्यूएट करते हुए उन्होंने एक प्रोसीजर डेवलप की, और उसके बाद उस शराब को, उस बनने वाली शराब को टेस्ट किया गया FSSAI के मानकों पे, BIS के मानकों पे से, IS 5287 2005 का। और जब ये तय हुआ कि हाँ अब ये प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो गया है, तब हमने उसको रिकॉग्नाइज करते हुए अपने मध्य प्रदेश में हेरिटेज रूल्स फ्रेम किए। 2023 में इसी साल बने हैं वो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही, ये नीति की घोषणा ही 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, और 2022 में नीति कैबिनेट से अप्रूव हुई थी। तो उन रूल्स को फ्रेम करने में हमने, जो मेरा आज का विषय है, हमने ये तय किया कि मध्य प्रदेश में हेरिटेज मदिरा के रूप में मदिरा का उत्पादन साइंटिफिक तरीके से किया जाएगा, जो प्रोसेस हमने आइडेंटिफाई की है, और केवल 20 जिलों के 89 ट्राइबल ब्लॉक्स के आदिवासी स्व सहायता समूहों के द्वारा, जिनमें की सभी सदस्य केवल ट्राइबल्स के हों, SHGs के हों, उनकी क्वालिफिकेशंस हमने अपने रूल्स में डिफाइन की हुई हैं, केवल वही लोग इस मदिरा को बनाने के पात्र होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई प्राइवेट एंटरप्राइज, कोई बाहरी व्यक्ति, कोई पर्दे के पीछे से काम करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। ये सारे सेफगार्ड्स हमने उस पर रखे। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मध्य प्रदेश में 2 जिलों में, अलीराजपुर और डिंडोरी में, शासन ने विभिन्न विभागों की वित्तीय सहायता के माध्यम से हमने उन प्लांट्स को एस्टेब्लिश किया, और वहां पर मदिरा का उत्पादन शुरू किया गया। और हमारे दोनों ही प्लांट्स में मेजॉरिटी जो है उन ट्राइबल सब SHGs में महिलाएं हैं, जिनको कि हमने लगभग 1 महीने के लिए पूना के उस इंस्टीट्यूट में भेजा, जहां पर कि उन्होंने ट्रेनिंग ली, थ्योरी समझी। अधिकतर लोग उनमें से बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं थे। थ्योरी समझी, प्रैक्टिकल समझे, विभिन्न डिस्टिलरी में उनकी फील्ड विजिट हुई, और आके जब ये प्लांट एस्टेब्लिश हुआ तो BSI के साइंटिस्ट ने उनको
हैंड होल्डिंग भी की, मतलब लगातार बैचेस बने, डिस्टिलेशन हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, उसके बाद जो है उसकी टेस्टिंग हुई, और आज इन दोनों ही जगहों पर सफलतापूर्वक वो दोनों समूह काम कर रहे हैं। और उसके बाद इसके मार्केटिंग के लिए भी हमने ये तय किया मध्य प्रदेश शासन ने कि इस उत्पादित होने वाली शराब को, जो कि बनने के बाद हम रिगरस केमिकल टेस्टिंग कराते हैं और आईएस के मानकों पे खरे उतरने के बाद ही हम उसको जो है अप्रूव करते हैं कि इसकी बॉटलिंग की जाए। और बाहर डिस्प्ले में हमने अलीराजपुर जो हमारी बन रही है वो शराब की 2 हमने सैंपल बॉटल्स रखी हैं, डिंडोरी की बॉटल्स हम ला नहीं पाए। तो उसके बाद हमने इसके विपणन के लिए, इसके मार्केटिंग के लिए, इसके सेल के लिए भी व्यवस्था अपने नियमों में की है। अगर आप में से कुछ लोग हवाई जहाज से भोपाल आए होंगे तो भोपाल एयरपोर्ट की शॉप पे, इंदौर एयरपोर्ट की शॉप पे, मध्य प्रदेश टूरिज्म के विभिन्न बारों में पूरे मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा एक हमारे यहाँ एबी वाइन्स करके ग्रुप है जो कि रतलाम में वाइनरी है जिनकी, जो कि केवल मध्य प्रदेश में उत्पादित होने वाली अंगूरों से मध्य प्रदेश में ही वाइन का उत्पादन करते हैं। उनके आउटलेट्स पे जो है हमने इसकी बिक्री को जो है अनुमोदित किया, अनुमत किया। और जो हमारे रेगुलर लिकर शॉप्स हैं जो आजकल आप देखते होंगे सड़क पे जगह जगह हैं, उन शॉप्स पे इसको प्रतिबंधित किया। हमने ये सेफगार्ड भी रखा कि उन डिस्टिलरीज में जहां हमारी महुआ की शराब बन रही, केवल और केवल समस्त आदिवासी समुदाय के लोग ही काम करें और उसमें किसी प्रकार के बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से हमने इसको सेल करना शुरू किया है, लगभग 15-20 लाख रुपए की आय पिछले 3-4 महीने में आदिवासी हमारे अलीराजपुर के समूह को हुई है। और हम उनको ट्रेनिंग कंटिन्यूस देते हैं, डिपार्टमेंट हमारा उन्हें सपोर्ट करता है। बल्कि हमारे विभाग का ये भी प्रयास है कि जनजाति समाज के युवक युवतियों को जो कि इस ट्रेड में आगे और जानकारी चाहते हैं, हम ऐसा कोर्स डिजाइन कर रहे हैं ITA लेवल का, लगभग 3 महीने का, जिसमें कि उसको इस शराब के बनाने के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाए, थ्योरी दी जाए, प्रैक्टिकल क्लासेस दी जाए, ऑन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाए, और जिससे कि इस मदिरा के द्वारा जिसको कि केवल हम मध्य प्रदेश में विधिक रूप से बेचने के लिए हमने नियमों के द्वारा, कानून के द्वारा सशक्त किया है, केवल और केवल जनजातीय समाज के व्यक्तियों को इसमें आगे बढ़ने का मौका मिले और एक उसको आर्थिक के साथ साथ, आर्थिक उन्नयन के साथ साथ उनकी परंपरागत जो कौशल है शराब बनाने का वो भी बेहतर हो, एक स्वच्छ हाइजीनिक एक मानक पदार्थ मार्केट में आ पाए। और इसमें हम आगे भी और काम कर रहे हैं ना, अभी तो जो है हमारा बहुत प्राइमरी स्टेज है, हमें शराब को एजिंग और मैच्योरेशन पे भी लेवल पे भी लेके जाने वाले हैं। इसमें हम ब्लेंडिंग भी करेंगे और इसको हम एक्सपोर्ट के लिए भी प्रयास करें, इसके लिए हम GI टैग भी बनाने के प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ शासन द्वारा की जा रही हैं जिससे कि निश्चित रूप से इस वर्ग के लोगों को बहुत फायदा होगा। मेरे ख्याल से मैं लगभग सब कुछ कह चुका हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो बताएं। कोई क्वेश्चन है? प्रश्न कोई सुझाव हो तो स्वागत है आप लोगों का। मैं पुष्कर सिंह, MD लघु वनोपज संघ। सर आप लोगों से पहले भी इंटरेक्शन हुआ है जी, और हम लोगों ने सजेशन भी दिया है कि जो हेरिटेज पॉलिसी है इसमें आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लाइसेंस के लिए एलिजिबल माना है जी, तो हमारी जो लघु वनोपज संघ की सोसाइटीज हैं जी, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जी, उनके पास अपना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज भी हैं, जी, तो हमने सजेस्ट किया है कि अदर देन सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारी सोसाइटीज को भी आप इसकी अगर लाइसेंसिंग की वो करेंगे तो इसका एक थोड़ा एरिया, मोस्टली हमारी सोसाइटीज के लोग अधिकांश जगह ट्राइबल्स ही हैं जी, और जो आपके पेशा ब्लॉक है 89 जी, मैक्सिमम वहीं पे हैं जी, तो हमने ऑफिशियली भेजा भी है जी। पर हमारा वो है कि इस फोरम के माध्यम से भी इस चीज को कम्युनिकेट करें। सर आपका सुझाव स्वागत योग्य है। मेरा केवल उसमें इतना कहना है कि हम अपने नियमों में आपके प्राइमरी जो सोसाइटीज हैं, वनोपज संघ हैं, उनको इनकॉर्पोरेट कर तो सकते हैं, बट हमारा राइडर इसमें केवल इतना ही रहेगा कि उन सोसाइटीज में 100% जो है संख्या at the time of application for license and even further, मतलब it should be an exclusive tribal primary societies।
हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे प्रमुख सचिव महोदया इन प्रिंसिपल इस पे सहमत हैं। अगर ऐसे कोई प्रस्ताव आते हैं आपके तो निश्चित रूप से हम उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, बिकॉज हम अभी इवॉल्व कर रहे हैं अपने रूल्स को, तो हमें चेंज करने में, आगे बढ़ने में, मॉडिफाई करने में कहीं कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन करना चाहेगा? इस सेशन के सभी वक्ताओं, मिस्टर मोहित सूद, डॉक्टर दिलीप कुमार, जयंत मित्रा, विनोद विद्यार्थी जी एंड राजेश जी को बहुत बधाई। बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण किया। मित्रों, ये तो लगभग निश्चित ही है कि जो भी बातें की गई वो काफी कुछ तो सभी लोग जानते ही हैं। दो तीन चीजें इसमें हैं महत्व की, उसको मैं फिर से एक बार हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो ये कि चाहे उसका स्टोरेज हो महुआ का, या चाहे उसका कलेक्शन हो, शायद थोड़ी और टेक्निकल इनपुट की जरूरत है और हमारे एसओपीज को बेहतर करने की जरूरत है। क्योंकि मीठा है तो कीड़े लगेंगे, हाइग्रोस्कोपिक है तो आर्द्रता लेगा ही। तो इन चीजों को थोड़ा सा और विस्तृत कुछ रिसर्च करके हो ही रहे हैं बहुत सारे, हमको थोड़ा और इनपुट की जरूरत है इसको बनाने में। दूसरा, कहीं ज्यादा इंटरवेंशन की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि महुआ में इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, लड्डू से लेके आइसक्रीम तक, शैम्पू से लेके साबुन तक, दवाओं से लेके मिठाइयां तक, हर चीज बनती है। और मदिरा में वही है, अब तो और अच्छा हो गया, आपका हेरिटेज मदिरा भी आ गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सामाजिक तौर पे जो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो अभी भी कम है। शायद उसका मेन रीजन ये है कि हम सभी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो शायद हम उतना मार्केटिंग नहीं कर पाते, उतना ब्रांड प्रमोशन नहीं कर पाते। जैसे से अभी हम लोगों का एसोसिएशन इंडस्ट्रीज के साथ और प्राइवेट ऑपरेटर के साथ बढ़ रहा है, शायद ऐसा एस्पेक्ट है कि हम थोड़ा सपोर्ट करें और मार्केटिंग का जो काम है अगर वो संस्थाएं ले पाए तो निश्चित तौर पे हम जो मार्केटिंग लिंकेज में वीक है उसमें सफल हो सकते हैं और हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन का जो पोटेंशियल है उसको हम रियली एक्सप्लॉइट कर पाएंगे अपने जनजातियों के लिए, उनके बेनिफिट के लिए। दूसरा, एक बहुत ही अच्छी बात है कि धीरे धीरे जो एक्सपोर्ट था, पहले भी महुआ का एक्सपोर्ट हुआ करता था, बट वो जो एक्सपोर्ट था ग्रे मार्केट में था और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ हुआ करता था, उसमें फॉरेस्ट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं था। अब धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू हुआ है। इसमें हमको अपीडा की मदद लेनी चाहिए, जीआई टैगिंग के थ्रू जाना चाहिए, तो अगेन इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी वो बढ़ जाएगी। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे जो हमारे महुआ उत्पादक स्टेट हैं, 5-6 स्टेट हैं जहाँ पे रियली काफी ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन उनके बीच में जो एक पार्टीशन होना चाहिए एक्सपोर्ट के लिए वो नहीं है। आइसोलेशन में थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है। शायद अगर कोई फेडरेशन या सभी राज्यों के फेडरेशन एक साथ मिलकर कोई प्लेटफॉर्म डेवलप कर पाए और वहां पे आके अपनी क्वांटिटी का बेनिफिट उठाए तो उसका एक बड़ा मार्केट हमको, खासतौर से लोकल मार्केट हमको मिल सकती है जिसको हम तैयार कर सकते हैं। तो इतना कुछ ही है इस सेशन के लिए। एक बार फिर से हम सारे वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर भी अगर आपको कोई किसी जिज्ञासा कुछ हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो हम इसे 5 मिनट में कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज को हम समाप्त करते हैं। मेरा ख्याल है काफी बातें हो चुकी है सेशन के बारे में। धन्यवाद सर। प्रथम सत्र में विविध विषयों को हमने कवर किया है और सत्र अध्यक्ष जी ने उस विषयों को समराइज किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सत्र अध्यक्ष जी का कि आज के सत्र में उन्होंने अध्यक्षता करी। जितने भी वक्ता थे हमारे बीच में, मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आ जाएं। हेनरी सर प्लीज। मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका बाथम जी से
आज के सत्र के हमारे सभी वक्ताओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगे। प्रियंका बाथम जी, कवर पे डॉक्टर दिलीप कुमार सर, आप भी स्पीकर हेमंत मित्रा जी, मोहित सूद जी, राजेश हेनरी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगे। आज के हमारे सत्र अध्यक्ष जी महेश सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगे। मंचासीन सभी वक्ताओं से अनुरोध करता हूं, कृपया मंच से अपना स्थान रिक्त करें। सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरे तकनीकी सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हो जाएगा वो, मैं जाके वो हटा देते हैं आगे के फ्लोर में, उसको बोला था, मना किया। हमारे बीच में आज के दूसरे तकनीकी सत्र के जो विषय हैं, विजन फॉर महुआ एंड रिव्यू ऑफ एमपी महुआ पॉलिसी एंड, इसी तरीके से अगला जो विषय है वैल्यू एडिशन टू महुआ फ्लावर फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द ट्राइबल एरिया, फ्रॉम टी टू टेबल, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है महुआ द जर्नी ऑफ द फ्लावर विद ओ फॉरेस्ट महामधु बन्या। कुछ इंटरनेशनल गेस्ट हैं जो हमारे बीच में जुड़ने वाले हैं ओ फॉरेस्ट लंदन से, इसी तरीके से मा स्पिरिट पेरिस से, इस सत्र के सेशन चेयर के लिए हम आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु और मध्यस्थ संघ, क्षमा चाहता हूं सूचना में थोड़ी कमी। हमारे बीच में दूसरे तकनीकी सत्र के अध्यक्षता के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय प्रोफेसर राम प्रसाद सर का। आप रिटायर्ड भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। आपका गहरा अनुभव और अध्ययन है मध्य प्रदेश और भारत के वनों, वन संपदाओं और जीवन से जुड़े हुए तथ्यों का, जो कि वन्य जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम लोगों को बहुत एक अच्छा मौका मिल रहा है आज एक्सपीरियंस और नॉलेज को एक साथ देखने का। मैं प्रियंका बाथम जी से अनुरोध करता हूं सत्र अध्यक्ष जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। सत्र के हमारे वक्ता रेशमन नाजरेत बीजी महुआ गोवा से हमारे बीच में है। मैं अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में
डॉक्टर SM नायक प्रोफेसर हैं IIT न्यू दिल्ली से, मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। से लग भी रहे हैं। प्रोफेसर SM नायक। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे बीच में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं मिस्टर अनिल पटेल ओ फॉरेस्ट लंदन से। इसी तरीके से हमारे बीच में जुड़ेंगे मिस्टर राहुल श्रीवास्तव माँ स्प्रिट पैरिस से। हम उनका भी स्वागत करते हैं, ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका बाथम जी से कि वो हमारे स्पीकर देशमंड नाजरित जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा प्रणय दुबे जी से कि वो हमारे स्पीकर SM नायक जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए जो हमारे वक्ता हैं मिस्टर अनिल पटेल जी और राहुल श्रीवास्तव जी का हम आज की इस कॉन्फ्रेंस में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू। अगला जो विषय है हमारे बीच में विजन फॉर महुआ एंड रिव्यू ऑफ MP महुआ पॉलिसी एंड रूल्स। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं देशमंड नाजरित जी का, जो कि ब्रांड DG महुआ गोवा से हमारे बीच में है। देशमंड नाजरित जी का गहरा अध्ययन है महुआ पे और महुआ से रिलेटेड ब्रांड्स को इन्होंने डेवलप किया है। मैं बताना चाहूँगा देशमंड नाजरित जी जो प्रिंसिपल फाउंडर हैं अगावा इंडिया इन 2007 से। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है IIT मद्रास से और आपने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में आपका मल्टीमीडिया डेवलपमेंट में आपका अनुभव रहा है। उसके बाद आपने करीब 20 वर्ष तक विदेश में अपनी सेवाएं दी हैं और 2000 में आपने एक कंपनी एंटरप्राइजेस जो कि अगावा इंडिया के नाम से काफी फेमस है, उसका एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में किया है। मैं आमंत्रित करता हूं आज का विषय रखने के लिए देशमंड नाजरित जी को। National Mahua Conclave or Visit Mahua and review of MP Mahua policies and rules. I request the online participants to please keep your mics on mute. Anil? Thank you. Thank you. I can hear you. Yes, so I just request the participants who are joining online may keep their their systems on mute, please. So Desmond, Nazareth is to go first. Thank you, Anil. It is with great pleasure that my colleague Conrad Braganza and I are here today to be part of this national Mahua conclave, because we are looking at the whole Mahua scenario as a national matter, not just as a state matter. So I want to spend a little time and show you what our content will be. Oh, can you move that down, please? I just want to give a brief background and role of our company vis-a-vis Mahua in India, and then talk in some detail about our vision. Our vision for heritage Mahua policy in India, and then review what Madhya Pradesh has done, and Madhya Pradesh has done a lot, both in terms of policy and rules. I will go through some visuals very fast, and then I will ask everybody to consider an action point, which is an announcement of intention, which we'll get to later. So a little bit about the background of our company. We are India's first official craft and heritage micro distillery. We started in 2007 making forest to bottle and field to bottle spirits currently.
We pioneered the making of uniquely Indian international quality spirits for both Indian and foreign markets. We currently make agave spirits, cane spirits, and recently Mahua. We changed the game for Mahua spirit in India by enabling it to go mainstream and take it from a position of shame to a position of pride. From 2013 onwards, 2013 is when we started. We are also responsible for formulating the pot still standards in the notified 2018 FSSAI Alcoholic Beverage Regulations of India. We made and sold our first official Indian-made liquor, IML Mahua Spirit and Liqueur, in mid-2018. And it's currently, we started in Goa and it's now currently available in Karnataka and Maharashtra. We've been promoting the category of state heritage alcohols in India. There are so many heritage alcohols in India. I'll show you a slide a little later, especially focusing on Mahua in various public forums since 2018. We formulated and started circulating meaningful Mahua policy proposals to several Mahua states in India, and especially MP in 2019. We were likely the first informal advisors on Mahua policy to MP, and we discussed in great detail our vision and proposals with MP officials in 2020. We've also advised TriFed and several other Mahua states. Though we represent the private sector in India in craft and heritage alcohol, we have always been concerned about two things being kept at the top of the priority agenda, which is the preservation of Mahua culture among tribal populations and the improvement of tribal livelihood through whatever is being done in Mahua in this country. So this is a beautiful map which shows the provenance of Mahua. I'm not able to use the pointer, but you can see the purple shape in the middle of the map of India. That is where Mahua occupies 13 states in terms of being available, being used for centuries. All the other colored areas represent various other heritage alcohols of India, but Mahua clearly is the heart. This is a map I took from Wikipedia that shows the density of tribal populations in the central forest belt of India. And that's the same belt where Mahua is a big thing. You've already seen a lot of these pictures from other speakers, so I'll skip them. Flowers, trees, seeds, net collection, which we all pioneered in the early days. Drying, hygienic, basically food grade Mahua. And here's a beautiful picture of tribal women showing us some early collection of very clean Mahua that they got for us. These are absolutely gorgeous community pot stills which form a huge part of the Adivasi life, community life. So just a brief note on what we introduced into the alcoholic beverage standards of India was this section called pot still distilled spirit. We were solely responsible for it, and you can see that every possible fermentable substance which has sugars in it is included, and Mahua flowers becomes a part of the official standards of India. So there is a table that we refer to here, table 1, which I'm going to show you next, wherein the last column that you see marked in green. Now, I'm not going to get into details because these are documents that are available on the web. You can look them up. But those are the standards we set up for pot distilled spirits, which include Mahua. This slide you saw earlier, but we were one of the first to put it out there. India has no national heritage spirit that we know of. So that's why Mahua is beginning to play an increasingly important role in our vision. Every other country you see has something or the other, even our neighboring countries, China and Sri Lanka. So when we started
proposing our policy vision for India, we focused on the following. Starting in 2018, and we started sending people, authorities in different states, our big write-ups on the subject. But essentially what we were asking them to do is to formulate and implement a Mahua policy to effectively free tribal people from various restrictions and controls that had been around for centuries and over, especially when it comes to the collection of flowers, the storage of flowers, the selling of flowers, and the making of community Mahua liquor for community purposes, to free them from government controls. Then we wanted Mahua alcohol to be notified as a state heritage alcohol in each state that produces Mahua, and there are 13 states that do this. We also wanted to have a special tax category which is different from the normal tax categories. You'll see it in the next slide, which is devoted to heritage alcohols of that state. Alcohol is a state subject, so every state has a chance to talk about its heritage alcohols. We also pushed for the funding to fund and implement tribal communities to run Mahua banks, whereby the Mahua flowers that they use for their own purposes are stored hygienically in a local storage unit that is designed with some thought behind it, so that they don't have to sell their flowers to middlemen, which goes to cold storage and comes back at double the price. So this is a very detailed proposal that we also sent various states, including MP. Then one of the most important things we want to do from a national perspective is to have somebody fund and initiate a national Mahua resource, which is a National Mahua Research Institute. Given the importance culturally and economically of Mahua in this country, which we estimate to be worth at least $250 million, there should be a research institute that we will talk about a little later. And finally, we are pushing for the registering of a national GI, not a state level GI, because there are 13 states involved. There is a model that Mexico provides where multiple regions in Mexico are under one national GI owned by the government of Mexico. So something similar to that. So this is the proposal we had for taxes. Alcohols, we are mainly talking about Mahua as an alcohol. There are many other uses of Mahua which you have seen, but we are talking about alcohol. So when it comes to taxes, you have imported alcohol with the highest tax rates, then come IML or IMFLs, and then finally country liquor at the bottom of the pile. But we are suggesting a special tax category called Indian heritage alcohol for each state to declare their heritage alcohols and then create a tax category which is beneficial. So now let's go through the most interesting part of what I think is the presentation, and then we'll discuss how MP has in fact implemented most of the vision that we had shared with them years ago, which we are very, very happy about. So I like to frame this discussion as separating tribal community distillers, which what I call informal heritage, from tribal heritage distillers and non-tribal manufacturers like ourselves. So from a tribal community distiller standpoint, all policies and rules should actually free them to do things that were unfair over these past decades and centuries, and have been, there should be no negative impact on any tribal community from all these rules and regulations that are changing, the policies that are changing now. Whereas for others, the tribal heritage distillers and non-tribal distillers who are looking at heritage alcohol, making heritage Mahua, there should be an opportunity to develop, manufacture this using international quality guidelines for international markets and the national market, of course. We, once again, going back to tribal community distilling matters, they should have, tribals, Adivasi should have easy access to government resources. Unlike the past where the government was an antagonist, now the government should be a friend. And they should not be required to follow the rules and policies that the non-tribal heritage people are being asked to do. Tribals can get should get government funding to set up distilleries and do marketing and branding of their alcohol products.
And no government funding should be available to the non-tribal people who are getting involved in alcohol, like myself, like ourselves. There should be no restrictions on Mahua flowers used by communities making Mahua spirits as far as quality is concerned, because the bulk of flowers historically have been picked up off the ground. They are not food grade and they cannot be used to make heritage alcohol. Whereas only food grade Mahua flowers collected on nets, sheets, etc. that don't touch the ground, that can be properly utilized in food as well as alcohol, should be allowed to be the basis of heritage Mahua alcohol. Also, other food grade carbohydrates that give you sugars can be used in conjunction with Mahua to make a variety of products. There are other important aspects of the vision which have only an indirect benefit to tribal peoples, but for the tribal folks who are involved in heritage alcohol or the non-tribal manufacturers of heritage alcohol, we believe that to make Mahua a national heritage alcohol of India is a no-brainer. You saw that big map where it was the heart of India. It has got the widest geographical footprint. It has the longest tradition, and it has been kept alive by the indigenous people of India, the Adivasis of India. So it's a perfect candidate for a GI, which, there are steps towards getting a GI that we have to work towards, but it's something that will benefit Mahua as a national and international category tremendously. Some of the states, the 13 states in India that are involved in Mahua, MP being of course a very big one, should notify Mahua as a state heritage spirit and point to international quality standards when it's used as a state heritage spirit. All other states in India, if they recognize MP or any other state's heritage alcohols, can then be allowed to sell Mahua and associated alcohol products, as long as they give credit to where it was made and the heritage aspect of where they've got it from. Now, when it comes to enabling qualified tribal and non-tribal entrepreneurs to produce high-quality Mahua spirit as a state alcohol, we need support that is given by the government, but we also need to make sure that the value of Mahua is maintained by virtue of adhering to certain standards. It can't be that everybody, like it has happened in Goa, that Feni has been declared to have a state heritage spirit and it's got a GI, but nobody is bothered about the quality. There are no quality regulations. There's no quality checking. So we don't want that to happen to Mahua. And given the centuries-long importance of Mahua to tribal culture, all restrictions on collecting, drying, storing Mahua flowers, making and selling of Mahua alcohol, using traditional methods at the community level in tribal areas should be removed. It should no longer be, and this removal should be made widely known among the Adivasis, that this is now no longer a criminal activity, no longer a activity that will generate harassment from authorities. A special lower priced licenses and financial incentives should be given to bona fide tribal peoples to start and run small distilleries and then to market and brand. We have watched some of this already happening in MP. Better bulk prices will be available to tribals for food grade Mahua that will have a beneficial impact on livelihood. Significantly enlarged markets. We're already seeing UK becoming a market for Mahua flowers that are food grade and for food and alcohol products, because we plan to take Mahua abroad. And then to allow for free interstate and intrastate movement of flowers, which has been in several states. There are very big restrictions. Odisha is one such state, and these regulations and restrictions should be removed because there's no reason for them. Why are Mahua flowers being discriminated against when sugarcane, grain, jaggery, all of these are potentially usable for making alcohol, but they're not regulated in this fashion. So why is it that there is a discrimination against Mahua flowers?
I've already talked about the tax category, so I'll skip that. The taxes should be lower than IML, but higher than country, so that some regulation can happen about quality by excise authorities. Then we talk about these Mahua flour banks, where if a community of a few villages is going to use a certain number of tonnage of Mahua flours, they should be encouraged to, supported by the state, to set up a small storage unit that's hygienically maintained for their own flours, so they don't have to sell it to middlemen who take it to go downs and bring it back and sell it at double the price, but they can maintain it and run it themselves. And they can also keep food grade Mahua flours there for sale at higher prices. Mahua inspired tourism is a huge opportunity for the Central Forest Belt of India, including MP. Month-long cultural festivals during the Mahua flowering season, year-round Mahua heritage distillery tours. We've seen this in other countries. Tribal crafts and craft and art outlets, which can sell quality Mahua-based foods and alcohols. Yeah. Top bars and duty-free shops around the world could have Mahua. I think we've covered some of these topics. Okay. Non-resident Indians take Mahua abroad as gifts. Yep. Okay, I'll go fast. Now, I just do the review quickly of the positives of Mahua in Madhya Pradesh. It's a pioneer state. Madhya Pradesh is a pioneer state in India with respect to Mahua-related matters. It has notified Mahua as a heritage liquor of MP. It acknowledges the role tribals have played. It is tribal benefits oriented. It acknowledges unfair and incorrect previous policies. It presents background information, etc., and highlights the potential of Mahua as a driver of economic improvement for tribals. But there could be better focus on tribal community Mahua matters. There's no clarity on tribal family level storage of Mahua flours. The production of Mahua spirit for tribal community sale is still prohibited. Harassment by authorities is likely to continue because of lack of clarity about traditional rights. And police authorities should also be informed that these rules are changing and leave tribal people alone. When it comes to exemption from export excise duty and export fees in MP, it's only for 7 years. What happens after that? Sale is not to be permitted in regular stores. Why not? Export of unbottled Mahua is not permitted. Only glass bottle Mahua. But rules say that unbottled Mahua exports are allowed internationally. And then we have seen that only tribal SHGs are allowed to manufacture Mahua. What about non-tribal manufacturers? And why limit heritage spirit only to Mahua flours as a base? The testing should be per FSSAI, not IS standards. Lab and testing requirements in the rules are extremely stringent, and there are wordings used in the rules that need to be changed. Let's hope that one day India will have Mahua as its traditional and long-standing national heritage spirit. We will work towards that. One action point is urgently recommended by us. The government of India should immediately announce that it will be applying for a GI for Mahua on behalf of all the Mahua states in India, thereby putting potential violators on notice and discouraging unnecessary state-level applications. There are a lot of state-level applications that are starting that will cause confusion. So that's my last point. Thank you. सोचते हैं कुछ पूछना चाहिए सवाल नहीं Please. Mike. Yes. सब टिकट की बात कर लेकिन ज्यादातर टिकट की बात हुआ की बात नहीं कर इम्पोर्टेंट भी है और निकल के नाते वैसे ही इकोसिस्टम में बड़ा इसका रोल है और 25-30% अभी भी जंगल में ऐसा पेड़ होगा जहाँ कलेक्शन नहीं होता। हम चाहते हैं कि वहाँ ना जाए क्योंकि नहीं तो वो जलाएंगे, क्योंकि वहाँ
जो नेट बांधने की बात है वो वहाँ फिजिबल नहीं फिजिबल। और दूसरी बात, another 20 years you will have 50 or 60% mahua trees last, they will become non-flowering, क्योंकि हमने कुछ और किया नहीं, प्लांटेशन नहीं किया, उसको बढ़ाया नहीं, जो है वो पुरानी ट्रीज they are not flowering already, उनका डिक्लाइन पे हुआ है। क्लाइमेट चेंज है आल्सो क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो और जहाँ पर महुआ कलेक्ट हो रहा है ट्रेडिशनली, वहाँ पर अभी जलाना बहुत दैट इज द मोस्ट इजियर प्रैक्टिस, क्योंकि ब्लैक सरफेस पे क्रीम कलर का फ्लावर जल्दी से पिक हो जाता है। अब धीरे धीरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मध्य प्रदेश में खास करके बहुत अच्छा प्रयोग किया, और ये पहला प्रेजेंटेशन था आयोग सीन, और उन्होंने बहुत कोशिश किया। उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि नेट देना है, उसको ड्रायर सोलर ड्रायर देना है, इस तरह से बहुत अच्छी क्वालिटी का बन सकता है। अब उसका लाभ कितना ट्राइबल को मिल पाए, आज भी महुआ 50 से 60% जितना हाउस होल्ड इनकम है उसका नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट से, उसका 50 से 60% महुआ से जाता है, दूसरी चीजों का उतना वैल्यू नहीं बचा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसके महुआ ट्री के ऊपर इसकी रिसोर्सेज को किस तरह से ऑगमेंट किया जाए और कैसे इसको खराब होने से बचाया जाए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे आप बहुत ज्यादा निकर पे बात करेंगे, इकोनॉमिक्स जहां आएगा तो आप ये सोचिए कि ट्राइबल को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और दूसरा नुकसान होगा उस पेड़ों को। तो ये दोनों बातों के लिए आवश्यक है कि बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। तो आपकी पॉलिसी में ये मेरा सुझाव है, इसको थोड़ा इसमें ध्यान देने की जरूरत। हम लोग का इंटरेस्ट है महुआ अल्कोहल में भी, क्योंकि 95% ऑफ महुआ फ्लावर्स आर टर्न इनटू अल्कोहल इन दिस कंट्री, एंड we are now also encouraging food grade mahua for food purposes. So both work for alcohol and for food, heritage alcohol and food. And we believe that Madhya Pradesh is doing a lot, more than 80 to 90% of what we have proposed they have implemented, which is fantastic, including propagation. थैंक यू सर। अगले विषय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे बीच में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से महुआ संग्राहक और महुए पे काम करने वाले लोग भी जुड़े हुए हैं। तो कई बार भाषा बीच में एक माध्यम बन जाती है। उसी भाषा के प्रति थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि कई लोग हिंदी बहुत अच्छे से समझते हैं, तो मैं हमारे स्पीकर से अनुरोध करूँगा कि थोड़ा सा डुअल लैंग्वेज में अगर आप प्रेजेंटेशन रखें, तो ऐसे लोग जो कि अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं वो लोग भी थोड़ा सा जुड़ पाएंगे। अगले वक्ता के तौर पे हमारे बीच में हैं प्रोफेसर एस.एन. नायक जी। आप आईआईटी, आप सेंट्रल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर नायक जी जो हैं वो काफ़ी समय से ऐसे विषयों पे काम कर रहे हैं जिसको हम ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। सुपर फ्लूइड पे भी आपका काम है, एक्सट्रैक्शन मेथड्स पे, वैल्यू एडिशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स पे आपने काफ़ी सारा काम किया है। बायोफ्यूल, बायोलुब्रिकेंट्स, ऐसे पोलियो केमिकल्स, इन सब चीज़ों में आपका एक्सपर्टाइजेशन है। आपके अंडर में करीब 51 PhD अवार्ड हो चुकी हैं और लगभग 200 रिसर्च आर्टिकल्स आपके पब्लिश हैं, जिसमें से 8000 से ज़्यादा साइटेशन हैं। बेसिकली आपने नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल केमिस्ट्री और NTFP पे भी काफ़ी काम किया है। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के अगले विषय के लिए प्रोफेसर एस.एन. नायक जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस कॉन्क्लेव में मेरे को बुलाने के लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं IIT दिल्ली में ग्रामीण विकास केंद्र से हूँ। सो बेसिकली IIT दिल्ली में हम लोग जो रूरल डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो कैसे फील्ड में हम लिया जाए, इसीलिए ये सब काम करते हैं। तो ये वैल्यू एडिशन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एक्चुअली हमारा एक एरिया है जहाँ हम लोग गाँव में कैसे लोगों को, जैसे बहुत सारे गाँव से आए हुए लेडीज और ऐसे हैं यहाँ। तो बेसिकली नेक्स्ट तो ये जो महुआ का जो प्रोजेक्ट है, हमने पहले
दो प्रोजेक्ट हमने लिए थे, एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू साइंस एंड सोसाइटी। तो जो महुआ का, जैसे सुबह अजय सूद जी ने बताया कि ट्राइबल एरिया में जो ट्राइबल्स हैं, तो ये जो महुआ फ्लावर होता है मधु का इंडिका, मधु मीन्स हनी, तो हनी जैसा इसका प्रोडक्ट है। तो ये जो वन फायर जैसे जंगल जलाते हैं ये सब तो होता है, तो इसका कलेक्शन का प्रॉब्लम था। तो उन्होंने आज सुबह हमने देखा था कि उसका एसओपी बनाया इन्होंने। तो महुआ जो है ट्राइबल एरिया में, जैसे हमने काम किया था, मेरा एक पीएचडी स्टूडेंट ने, जो ट्राइबल एरिया है उड़ीसा में, ये जंगल में भी होता है और कुछ लोगों का अपना ओन जमीन के ऊपर भी होता है। तो ये लोग लेडीज एक्चुअली सबसे ज्यादा वुमेन्स इसको कलेक्ट करते हैं और इससे शराब बनता है, और वुमेन्स को ज्यादातर एक्सप्लॉइट करते हैं मैन। तो हमने इसका ये थीम लिया था कि इसको कैसे फूड में यूज किया जाए। लेकिन फॉरेस्ट क्लब का जो उड़ीसा में था, हम देख रहे थे कि इसमें इंटॉक्सिकेंट बोल के है, जो टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट है कुछ बोल के, उसको फूड में नहीं लिया जा सकता। तो उसके लिए हमने पहले इसका पूरा डिटेल स्टडी किया था, जो गांव में जाके कैसे लेडीज कलेक्ट करते हैं। तो गांव में ज्यादातर आप कलेक्ट करके सुबह देख रहे थे कि ये लोग जमीन के ऊपर, सीमेंट एरिया हो गया, पत्थर, इसके ऊपर करते हैं। तो सन ड्राइंग होता है। तो सन ड्राइंग में क्या होता है कि देखिए कि फूल जो पहला क्रीम कलर पहला दिन होता है, उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड डे, थर्ड डे, तो हमने जो केमिस्ट्री में है जो अमीनो एसिड मलाड रिएक्शन बोलते हैं, तो अमीनो एसिड और शुगर होगा तो ये कलर चेंज होता है। जैसे इमली में हो गया, ये सब में है, तो सब में इसमें एक्चुअली डार्क हो जाता है, इवन साल के बाद बहुत काला हो जाता है। तो क्वालिटी कलेक्शन बहुत जरूरी है, ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो चुका है। तो कुछ ट्राइबल एरिया में लोग स्टोरेज सिस्टम के भी काम करते हैं, इसका सेल्फ लाइफ का डिस्कस किए थे। तो उसके बाद बेसिकली इसमें जो न्यूट्रिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, इन्वर्ट शुगर ज्यादा है, और इसको कभी क्रिस्टलाइज नहीं कर पाता शुगर। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने स्टडी किया क्या, इसमें जैसे लाइट पिंक कलर दिख रहा है, इसको एप्पल, बनाना, मैंगो और किशमिश के साथ कंपेयर किया है। तो देखिए इसमें थाइमिन जो आपका अमीनो एसिड है, राइबोफ्लेविन है, नाइसिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो सारे न्यूट्रिशनली बहुत अच्छा क्वालिटी है जो फूड में ले सकते हैं। तो बेसिकली यू कैन सी इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमने जैसे कलेक्शन का देखा, इसमें माइक्रोबाइल लोड बढ़ जाता है, फिर कलर चेंज हो जाता है, उसके बाद इसका फ्लेवर, अगर आप इसको लेंगे तो शराब में जो स्मेल मिल आता है, फ्लेवर भी पंजेंट हो जाता है, क्वालिटी पुअर है और न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है। तो इसी और ट्राइबल एरिया में 90% अभी जब सुबह बताया था कुमार जी, तो उन्होंने जो बोला था कि इसमें 90% लिकर बनता है। और देखिए ये जो स्टोरेज सिस्टम कैसा है, और ये गांव में लोग ऐसे बनाते हैं, उड़ीसा में जो है। तो ये इन्होंने अपना, ट्राइबल लोगों ने अपने फर्मेंटेशन के लिए जो यूज करते हैं नेचुरल हर्ष ये है, और बॉडी टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं चावल के साथ मिक्स करके, तो इसका स्मेल बहुत अलग टाइप का होता है, आपने देखा होगा। जो साइंटिफिकली जैसे दशरथ जी ने बोला, इन्होंने बताया था कि उसको ईस्ट और ये सब है। तो कलेक्शन प्रॉब्लम है, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये तो इसमें बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो सकता है, विनेगर हो सकता है, कैंडी, कॉन्फेक्शनरी। इसके बाद महुआ में 100 दिन से 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है गाँव में। तो हमने एक्चुअली इसमें 2 पेटेंट फाइल किया था पहले हमने महुआ का। तो ये गांव में जैसे हमने, हमारा ये था कि बिना सुखा के आप इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा हो सकता है गांव में। जैसे फ्रेश फ्लावर को लेके उसमें पानी में धो के, उसके बाद आपका वो बम्बू का जो है ना, बांस का ड्रेन करके, फिर जैसे जूस निकालते हैं, जूस निकाल के, तो वो जो जूस है उसको हमने खुद डिजाइन किया था। ये 25 लीटर का है, बॉयलर है और इसमें स्टीम जैकेटेड फैन है। तो इसमें डायरेक्ट हीटिंग करने से क्या होगा कि बर्न हो जाएगा, तो ये पूरा हनी टाइप का प्रोडक्ट आ जाएगा ये। तो बेसिकली ये वाला टेक्नोलॉजी हमने, आप देखिए तो ये पूरा, ये जो शुगर एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है। तो हनी में क्या होता है ना, 20% पानी है, बाकी अराउंड 80% शुगर होता है। तो इसीलिए हनी को साल साल भी आप रख सकते हैं।
तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमने जो प्रेस महुआ सीजन में जैसे ट्राइबल कलेक्ट करते हैं उसी टाइम और डिसेंट्रलाइज करके आप ये कंसंट्रेट को रखिए, तो कंसंट्रेट रेट रख के फिर आप अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे ये हमने यहाँ मध्य प्रदेश में आए थे एक बार विज्ञान सभा है, तो विज्ञान सभा में हमने सारे ये डेमोन्स्ट्रेशन कराए थे यहाँ भोपाल में। तो ये ट्राइबल एरिया से जो वुमेन्स लोग आए थे बेलाघाट और बहुत सारे मध्य प्रदेश साइंस सेंटर आए, हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये बहुत पहले हमने यहाँ ट्रेनिंग दिए थे 2012-13 में। तो ये मध्य प्रदेश की ट्राइबल वुमेन है। तो ये गांव में एक्चुअली खुद इनडायरेक्ट स्टीम हीटिंग करके भी आप सेम कंसंट्रेट बना सकते हैं। ये हमने जो डेवलप किया था स्टीम जैकेटेड पैनल और जूसर, तो ये महुआ कंसंट्रेट बना के फिर इससे बहुत सारे होता है क्या महुआ प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। जान नहीं है अरे यार क्या बात महुआ कहाँ देखा हो महुआ नहीं सर प्रोसेसिंग महुआ बोलते हैं कहाँ होते हैं इसका रेट नॉर्मली होते हैं कहीं कहीं काम नहीं कर रखे तो अच्छा मतलब आपने ये जो लो कॉस्ट तो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गांव में होते हैं आजकल, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है लेडीज जंगलों में, तो उनके लिए हमने ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारे सेटअप हमने मध्य प्रदेश में डेमोन्स्ट्रेट किए। उनमें दारू बनती है ना हाँ मऊ से दारू यूपी गया था एक बार शूट करने भैया, यूपी का तो इसमें दिखा नहीं रहा हर्षदा बनती है हाँ यूपी अपने खेतों में मैं बता रहा हूँ। हम लोग गए थे ललितपुर ग्वालियर साइड से, तो मैं गया था एक बारह शूट करने बेटियों के साथ ही गए थे उनके बस में ऑलरेडी क्या जगह जगह में गाड़ी रोक के दारू पी ये करो करो में मिलती है वहाँ तो इसमें से हमें बेकरी कॉन्फेक्शनरी ब्रिवरेज फूड बनाते थे तो ये जैसे हमें सोलर ट्राइब जैसे आम का सीजन आता है तो महुआ का जूस को कंसंट्रेट करना, तो उसके बाद जो लोकल फ्रूट आता है नेक्स्ट सीजन में, तो ट्राइबल लोगों ने डिफरेंट बेल हो गया, ये हो गया गुआवा, तो इसको महुआ जूस को जो विदाउट शुगर यूज करके ये फ्रूट लेदर टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये हमने जो ट्राइबल एरिया में जैसे रागी हो गया आजकल जो मिलेट मिशन टाइप का है, तो महुआ का जूस को लेके आपने बहुत सारे मल्टीग्रेन बिस्किट, और आप देखिए ब्रिटानिया का मल्टीग्रेन आपका 60 रुपए 65 रुपए में मिलता है। तो ये ट्राइबल एरिया में खुद ट्राइबल का जो रागी है लो कॉस्ट, तो ये सारे प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ डेमोन्स्ट्रेट भी किया था। ये एगलेस केक है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो महुआ बेस्ड हमने उसके बाद लोकल एरिया में चॉकलेट टाइप का कैंडी हो गया, बेकरी हो गया, बिस्किट हो गया, ये सब ये मल्टीग्रेन डिशेस हमने बनाए थे। तो किसी का भी बना टेस्ट तो सही आना चाहिए। इसमें से हमने कुछ जैम टाइप का भी प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, मिक्स जम सॉस। ये सोलर ड्रायर में लो कॉस्ट ऐसा ट्रे होता है, तो ये ज्यादा कॉस्टली तो है नहीं, 30,000 40,000 में आपका ड्रायर आएगा। तो इसके ड्रायर में ये सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो ट्राइबल एरिया में ये लोग बना सकते हैं। तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट इसके बनाए थे महुआ बेस्ड। और पीछे ही करना चाहिए सर, पीछे करिए पीछे। महुआ का एक्चुअली और भी प्रोडक्ट है जो हमने बहुत सारे 9 स्टेट में डेमोन्स्ट्रेट किया था। ये हमने मध्य प्रदेश भोपाल में लास्ट टाइम जो आए थे, ये भोपाल के सारे लेडीज के लिए क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है टोटल ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ था यहाँ। तो ये सारे बेलाघाट साइड से आए थे महुआ लेके। बेसिकली इसमें स्टीम जैकेटेड पैन में आप देखिए कि इसमें जो इसका जो कंसंट्रेशन है, ये रिफ्रैक्टोमीटर लेके आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी कंट्रोल ये सारे
तो महुआ का दूसरा हमने कुछ किए थे, जो ट्राइबल एरिया में एक तो आंवला होता है और टेमरिन होता है। तो जो महुआ का कंसंट्रेट हमने जो बनाए थे, तो उसको लेके फिर आपने एक तो सोलर ड्राई लेके बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए। तो दूसरा है कि आंवला कंसंट्रेट और टेमरिन कंसंट्रेट को लेके कोल्ड ड्रिंक टाइप का ब्रीवरेज बना सकते हैं। तो ये जैसे लो कॉस्ट मशीन लेके हमने ये कैंडी एंडी सारे प्रोडक्ट बनाए हैं। तो चटनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट इसका सारे स्टडी करके हमने वन महोत्सव है ट्राइफेड का, तो ट्राइफेड को थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किए थे। तो ये आंवला का कंसंट्रेट है। सो महुआ से बहुत सारे हमने वाइन का भी कुछ प्रोडक्ट बना है। जैसे महुआ से फ्रेश महुआ का जो वाइन होता है, तो वाइन का जो उसमें फर्मेंटेशन साइंटिफिक मेथड में वाइन बना के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये कैंडी है, चटनी है। एक्चुअली हमने जो टैम रस जो बनाए थे, तो इसको जैसे HPMC में बेचते हैं मार्केट में, कोल्ड ड्रिंक टाइप का। तो ये जो टेमरिन, आंवला और महुआ का जो कंसंट्रेट है, तो उसको लेकर कोल्ड ड्रिंक टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि हमने दिल्ली हाट में ये सारे प्रोडक्ट ठंडा करके, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और ये कॉस्ट 40-50 हज़ार में आ जाता है। तो लार्ज स्केल में अगर महुआ को हम न्यूट्रल ब्रीवरेज टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हैं और ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ये कोई भी होटल्स में, इधर भी आपका रेलवे स्टेशन हो गया। नहीं सर, अनिल पटेल धन्यवाद सर। सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से तकनीकी को हमारे सामने रखा। कोई प्रश्न हो, आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा हो, तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? तो जैसे हमारे बीच में से कुछ गेस्ट हमारे जुड़े हुए हैं। स्पीकर के तौर पे हमारे बीच में हैं अनिल पटेल जी, जो कि ओ फॉरेस्ट लंदन से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। उनका विषय है फ्रॉम ट्री टू द टेबल, महुआ द जर्नी ऑफ फ्लावर विद ओ फॉरेस्ट, महामधुबन्या। पटेल जी एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं। इनका काफी सारा एक्सपीरियंस है, जिसमें 40 साल से ये काम कर रहे हैं। बेसिकली फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, डिजाइंस, प्लाज्मा क्लासिफिकेशंस, वेस्ट वाटर एंड वेस्ट से एनर्जी प्रोडक्शंस, ऐसे काफी सारे रिसर्च के क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस है। ओ फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपने एस्टैब्लिश किया, जिसके आप फाउंडर हैं। हमारे बीच में अनिल पटेल जी से मैं अनुरोध करूंगा आज का विषय रखें। मेरा मेमोरी कार्ड 7 मिनट बचा है। Thank you very much. Can you hear me? Yes sir, आपकी आवाज आ रही है, can hear you. Okay, lovely. And I'm sharing my screen for the video, the slides. Can we double check if we can see the slides there? Yes, we can see. Oh, wonderful. Thank you very much. Firstly, thank you for inviting me. I'm Anil Patel, and I'm also joined by my fellow director, whose name is Dipam. He's just going to be listening to it today, and I'm sure he will give us a lot of feedback. Firstly, I must say thank you very much, and congratulations for organizing such a wonderful conclave, Dr. Dilip Kumar, and appreciate that you invited me to be there in person, but unluckily I could not be there due to diary clashing. The way I would like to start is to just give you a very brief history of where we are. A lot of the
information has already been covered by other speakers, and there's a lot of information available openly in public domain. So I don't need to repeat myself. This presentation is a journey of Mahua from the tree to the table. We'd like to share our experience to date and showcase how wonderful Mahua is as an untapped resource. By introducing Mahua as a food produce to the wider world, it naturally offers many, many opportunities. I was reintroduced to Mahua by my colleague Sarthak Diwan, who used to work for us as a design engineer. This brought back some childhood memories of eating fresh Mahua in a busy market in India when I visited it once many, many years ago. Sparkling my interest, we started researching Mahua in 2018. By your standards, I'm a new person to Mahua and Mahua story and the journey of Mahua. We recognize the wider social benefits of introducing Mahua into the high-value market. Our vision is to engage, improve, and enhance the lives of the Mahua communities. Mahua has many, many uses. In addition to alcohol, of course, we wish to look beyond it, and we are looking at exclusively on as a food product. Our findings and research has established that Mahua is an undervalued and utilized product, so a lot of it is either not collected and is wasted. Most people associate Mahua with alcohol production. Bulk, as Desmond G said, and quite rightly. I think Desmond has done some wonderful work in promoting Mahua in addition to the alcohol production. And I'm really proud of his work. Bulk of Mahua is wasted due to inability to collect, and there is no real market for it because there's no value attached to the product. It is important that quality is maintained, and that can only be done if the Mahua is collected hygienically, treated properly, and stored correctly. All the facilities have to be aligned so that food grade Mahua is not spoiled. That increases the availability of Mahua on the open market. There are a number of published research studies on Mahua. We have validated all the health properties through verification by international standard certified laboratories in UK and Europe. And our further research guided by Dr. Tarun Desai, who is also a senior lecturer and a researcher in exercise philosophy and clinical nutrition. Our research has established many benefits of Mahua. It is a naturally organic product. It is high in vitamin C, it is loaded with antioxidants, high in natural fibers, high in energy, and it's full of minerals. And it has great taste. It really has a wonderful taste. In a nutshell, Mahua is a high energy, high nutrient value food with coffee-like taste. Upon recognizing the potential of Mahua as a wonderful food produce, we incorporated O Forest Limited in UK. This was to introduce Mahua to UK and the Western market. The aim is to create high-value market having access to high-value consumer markets. To support O Forest Limited, we have incorporated Madhya Private Limited in India, and it is operating from Bastar in Chhattisgarh. Razia Sheikh is one of the directors of Madhya Private Limited and is in charge of operations in India. Razia is also a founder of Bastar Food Farm, which has been promoting Mahua and all things associated with the tribal community since 2019. I believe many of you here
may already know of her or will know of her soon. People joke about her, and she's known as Queen of Mahua in Chhattisgarh. As I said, Mahua is a high energy, high nutrient value food. The challenge we have here is manifold. The initial sourcing of Mahua was a challenge. Defining the standards of food grade Mahua and understanding of what it means was also quite a big learning. Engaging with Mahua collection community was interesting, but it was very rewarding. We're raising the awareness what is meant by a good quality was very promising. When people understood what the quality was there, they could understand. Are we still online? Can somebody confirm this? Can anybody confirm that if you are still okay? Hello, can you hear me? Am I still audible? Yes, we can see you. We can hear you as well. Oh, okay. Thank you. So sorry. I mean, I wasn't getting any feedback. I didn't realize that I'm still on. I thought I'd gone blank and lost in the ether of internet. Anyway, if I can carry on. We introduced testing standards then for quality checks, and it was supported by Razia. Versatility of Mahua, as you may already know, has many uses, and as you've demonstrated by my previous speaker, how they've converted Mahua into pickles, jams, and into sweet foods, and so on. I don't need to list any of them here. At our forest, we have developed a standardized manufacturing and packaging process to produce consistent quality and quality of the product, even when the quality of the feed, initial supply of Mahua is variable. Learning from the traditional way of consuming Mahua, and with our extensive research, we have developed new ways of using Mahua. Today, we have 3 products which are market ready. Mahua Nibs, which is a wonderful, crispy, crunchy product. You may have an opportunity to try it. There were some samples delivered to the exhibition. With a bit of luck, some people may have a chance to see it. There's Mahua powders and teas. In addition to this, we are researching and developing many more Mahua-based products. Some of the Mahua, as mentioned on the last slide, 3 Mahua products are ready for UK and European market. We are actively promoting the use of produce. Many recipes have been developed and successfully tried and tested are being promoted to the potential users and customers. There are a few samples there, and I think it will be very interesting if when you visit our website and go into the recipe pages, and we'll show you a very extensive range of recipes and how Mahua can be used in very, very different ways. It can be used for anything from cooking to baking to in ice creams. It could be sweeteners. It could be many ways of consuming it. In UK, our PR agencies have been marketing Mahua and promoting the use of Mahua and making the community aware. Nobody knew of Mahua before we brought it into UK, in European market. The only people who may have known of it were some traditional families with traditional links to India. And the press coverage has been very successful. We have had lots of press releases, and the press coverage has been very good. Again, you can view them on the website. Just follow that link to the end of the web, and you'll see that they're all there.
We believe Mahua is a versatile ingredient. We are working hard on developing a market and introducing to UK and Europe. This will be followed by introducing it to Europe. Here are some images of the range of products. I believe the actual samples will be somewhere in the room there. This is Mahua Nibs. We are promoting our products under the brand of Maduka, which of course is a Latin name, and it's just the way it sounds better for the market here, or our marketing team says so. Here there's an example of the nibs which can be used in desserts, ice cream, breakfast cereals, and so on. And there are many more uses. Here, the powder is demonstrated as addition to the top of the coffee. It can be used in baking, cooking, organic sweeteners, cold milk, hot milk. And it could be an easy substitute for coffee. If people want to use decaffeinated drinks, coffee is also quite a good product. Here, there's examples of blended teas. Of course, these teas are delicately blended for a slightly different market, European market, where the herbal teas and blended teas are in different profile. So maybe this profile may be too delicate for, and some people like it, and not everybody would appreciate the product as it is, but it's a different market, as you appreciate that. As we already mentioned, the wider social benefit of introducing Mahua into the market, our vision is to engage, improve, and enhance the lives of Mahua community. For Mahua to have wider access to the high-value market and a greater potential across Europe and UK, it has to be registered with the European and the EU food standards agencies, which we have been trying to do for over the last 16 to 18 months. And to enable us to achieve this, we need documented evidence of 25 years of safe use of Mahua as food produce. I've got a request to make here. Can anybody here support us to gain or sign or point us in the direction where we can find this documented evidence? We'd really love to speak to you, or you can suggest where we can find the information. You know, you have to appreciate that once we are successfully registered with the FSA standards in UK and Europe, we're naturally going to be extended to US. That certainly opens up the market for Mahua. Anybody from any country can work with Mahua and market and sell that product freely in Europe and the rest of the world. This will have a profound effect on the total marketable value of Mahua into the high-value market beyond India. If anybody wishes to contact me, please do contact me on anil@oforest.co. I will leave this slide here for a few more seconds so that you can have a chance to see. The thing I wanted to also briefly show you a short video, which is also on our website, which actually says that what impact this is making. Let's see, I'm just trying to get the video on. I think it's coming through now. जंगल मतलब रहने से बिनने में बहुत तकलीफ होता है, इसलिए पूरा साफ करना पड़ता है, उसमें ज्यादा मेहनत लगता है। और हम लोग उठा एक एक गिनती के बराबर, मतलब एक एक गिनती करने जैसा उठाते थे। अब हम अभी मतलब नेट लगाने से पूरा साफ करना नहीं पड़ता है, नीचे भी ऊपर लटकाना पड़ता है, लटका के निकालते हैं। उसमें क्या है, धूल भी नहीं होता है और अच्छे से मतलब साफ सुथरा रहता है। ये जो उठाया वाला मोआ वो 10 रुपया 15 रुपया या तो 30 रुपया
उससे ज्यादा मतलब किलो नहीं जाता है। कुछ 6 लोग लेते हैं या बाजारों में, उन लोग कम रेट में लेते हैं और काला भी रहता है, और अपना जाली वाला महुआ ज्यादा रेट में बिकता है, अच्छे पैसे मिलते हैं। मेरा सोच है कि सभी को मतलब ऐसे जाली लगाने के लिए सब लगाए और अच्छे से मतलब साफ सुथरा महुआ ले और अच्छे पैसे अच्छे दाम से बेचे। Thank you. There are many more videos on the website, and it's simple. Just go to oforest.co. Thank you very much. But before I go, I just wanted to take a few moments of everyone's time here. I'm sure everyone's very busy and everybody's under pressure to get to the next stage. But if we really understand what Mahua, from our point of view, excuse me, I'll come back to you about the questions in a minute, but if I can just say something. I think we have an opportunity to place Mahua in between coffee and cocoa. It is such a wonderful product that we can actually truly position it in between the two. And if you think about the story of the cocoa and coffee, say specifically cocoa, for example, for many years, it was used as just a very bitter drink, and nobody liked it. But slowly, it's been developed. At O Forest, we are constantly researching new ways of using Mahua, and we are very close to getting to the new range of products, where at the moment you're only considering the dry products, but we'll be coming into products which are like spreads and butters and so on. And we really think that, just imagine, in very quickly we can position this product as a raw ingredient, as a base for many food products right around the world. Imagine the value it will add to the community and the society, and also India. I'm really excited to do this. Thank you very much. Again, my email is anil@oforest.co, and I'm happy to take any questions now, or if you think that it's going to take too long, you can call me or contact me later via email. Thank you. कोई प्रश्न है इससे संबंधित? आप लोग कितने भी निकले? बोलिए। पूछना हो कुछ बताना हो, ये बहुत अच्छा क्लियर है। और इन्होंने बताया कि किस तरह से पेड़ को टेबल पे लाया जा सकता है। कहने का मकसद ये है कि पेड़ की प्रोडक्ट को किस तरह से खाने की टेबल पे लाया जा सकता है। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे चीजें बनाई। अभी तो हम केवल लिकर के बारे में बात कर रहे हैं। और I think there's a network challenge. We are very fortunate. हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। कैंसर के लिए बहुत सारे पौधे हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और जिनका अभी भी लोग कुछ जानते हैं, व्यापार भी हो रहा है, लेकिन हम शायद उसको इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाए। इसी तरह से आप महुआ, आंवला, चिरौंजी को संभाल कर रखिए। इन पेड़ों को केवल टीक और टाइगर, हम दो ही चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान दिए, लेकिन मुझे लगता है कि महुआ ऐसे ही टाइगर और टीक के जैसा ही महत्वपूर्ण है। और दूसरे भी बहुत सारे हैं। अभी आप हो सकता है कि ये कंक्लेव आपको चिरौंजी के ऊपर करना पड़े, ये कंक्लेव आपको आंवले के ऊपर करना पड़े। आंवला
पटेल साहब की एक और स्पीकर है। थैंक यू पटेल साहब। I'm sorry, the network had dropped. I can understand most of Hindi, but because I'm not too used to it, my apologies. I'm what you call Gujarati. I can speak to Gujarati anytime, but please ask again if can I respond to the question? Mr. Anil Patel, am I audible? Now you are clearly. Thank you. Thank you so much for this wonderful presentation and taking this product from India to the high-end market in the Europe. You raised a query that you wanted some documentation from India to help you get the registration and clearances, maybe from the European Commission. So can you please? Yes, I would love to. As to what kind of documentation? Because we have national and state level institutions who have enough documentation to prove that Mahua has been not only traditional practice, but also scientifically it has been collected, value added, it has been marketed for last at least 15 years. So we have documentation for last 15 years. Yes, what I understand is I know that it is the fact. And with respect, I've been knocking on so many institutions and so many people for the last 18 months. But because I'm not there all the time and I've got other time pressures, I haven't followed it through. Will you be kind enough to exchange your details with me? And then, because it's not fair of us to take everybody else's time now, and we can discuss this at a more opportune time. Sorry, sir, I did not get your name. I'm Professor Manmohan Yadav from Indian Institute of Forest Management. Okay. And we are an institute. We have been working on non-timber forest produce in the state and country as a whole, and including Mahua. So we developed a complete package of practices way back in 2008 for TriFAD, which is the Ministry of Tribal Affairs organization. Indian Institute of Technology Delhi has helped in developing various protocols for products along with the NGOs here in Madhya Pradesh. And that protocol was tested by Madhya Pradesh Mine Forest Produce Federation exclusively for Mahua way back in 2009. So the kind of documentation that you are looking for, I think that can be provided. And we need to probably scale up the use of Mahua because there is a huge quantity, and as has been discussed in the session also, that primarily it goes for liquor, but there are many more much value-added products and much greater. Yeah, help the tribal community to get better prices, and I think also it will help in conserving the resource in the wild. Absolutely, and I'm so excited, and we are in the same space as we are looking at. Connect with you later, and thank you very much. Thank you. Look forward to speaking to you and meeting you soon. Any other questions? Yeah. कोई फंक्शन नहीं है यहाँ तो रिकॉर्डिंग है ना ऑडियो बंदा इसी बात कर रहा था नहीं थोड़ी Any other question? Oh, please feel free to ask questions later as well. I appreciate that this is a bit time limited. हेलो सर, अगर महुआ इकट्ठा हो जाए तो बेचना का चाहिए? Sorry, ask. राम प्रसाद सर बताएंगे इस बारे में. The प्रश्न है सर. आप अच्छी क्वालिटी का है, अगर अच्छी जगह से किया, आपने ढंग से किया, वैज्ञानिक ढंग से, अगर आपने शुरू का प्रेजेंटेशन देखा होगा हमारे डीपो साहब हैं मध्या के, और किस तरह से उन्होंने प्रकाशन लिया कि जमीन पे टच ना हो महुआ, इसी स्टेज में कलेक्शन के समय और उसको सुखाने के समय और हैंडलिंग के समय, अगर 3 चीजें आपने किया तो महुआ खरीदने वालों की कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे रेट में महुआ बिक सकता है. Thank you. I understand that, and thank you very much. And we have some extra developments happening at the moment, and we will be sharing with you very quickly, shortly. Thank you very much for listening to me. Thank you, Mr. Anil Patel. Thank you. Forest London.
I have one question, please. Okay. First. Hi, Mr. Anil, I'm Gayatri here. I Yes. see that you've done a lot of work on food application. Did you do any non-food application like on cosmetics or hygiene? We would like to do it, but we are, as you know, the journey starts with the first step, and this is our first step in Mahua. On our target list, we have a whole ethos to look at the whole Mahua, such as cosmetics and for other health benefits, Ayurvedic influences. But as you appreciate, we only have to focus on one thing at a time to do things well. So Are you please, open for collaboration on non-food? absolutely. So please exchange information, and we will put the right person in contact with you to coordinate and follow the through. And Sure. just as a matter of fact, I will be traveling towards India and be in MP and Chhattisgarh area soon in the next few weeks. And if anybody wishes to get in touch with us, Yeah, I'll meet you. please do. Yeah, I'm based in Milton Keynes, so I'll meet you in UK. Look forward to that. Yeah, sure. Thank you, Thanks so madam. much. Thanks so much. धन्यवाद सर। सत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगला विषय जो कि डिपेंडेंस ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ लोकल इकोनॉमिक्स, लर्निंग डायरेक्शन एंड पॉसिबिलिटीज फॉर महुआ, हमारे बीच में हैं राहुल श्रीवास्तव जी जो कि माँ स्पिरिट पेरिस से हमारे बीच में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा राहुल श्रीवास्तव जी को ऑनलाइन अगर जुड़ चुके हैं टेक्निकल टीम। राहुल श्रीवास्तव जी जो कि फाउंडर हैं माँ स्पिरिट के फ्रांस से, इनका अर्बन सोशल सेक्टर पे काफी ज्यादा काम है। लगभग 20 साल से ये अर्बन सोशल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है पुकार, पार्टनर फॉर अर्बन नॉलेज एक्शन एंड रिसर्च, जो फैसिलिटेट करता है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। यूथ फेलोशिप प्रोग्राम भी है इनका जिसके साथ में एसोसिएटेड हैं। मैं अनुरोध करूंगा राहुल श्रीवास्तव जी से वो आज का विषय रखें। Thank you so much. I'm very grateful to the whole team which has organized this wonderful conference. I am also thankful to Desmond, who had recommended that I also participate. I am very extremely privileged to be part of what I see is a global initiative with very strong roots and foundations in India, especially in states like Madhya Pradesh and Chhattisgarh, which are playing a stellar role in transforming the narrative and discourse around Mahua. Yes, this is my website of Maha Spirits, which is an initiative very strongly inspired by Desmond's own work in India, because my business partners were extremely happy to see that there is an entry of a drink, a product which I have been talking to them for many years into the commercial space, which Desmond pioneered, and it also inspired us to start something. It was very important for us to focus as much on the global market as as we feel it is important to expand the story into the domestic market. Today's presentation is really about how global markets are dependent on local economies. This is a topic which is very close to me. I come from the background of anthropology. I have been working in the realm of the social space for several years now, almost 20 years. My earliest publication was actually on tribal identity and minority status, the Katkari Nomads in Transition, which was published in 1994, along with a Jesuit priest who was my teacher, Father Rudolph C. Heredia. And it was through him that I was introduced to the world of India's rich tribal history and cultural diversity. And what always struck me was the fact that we are not moving as quickly in the realm of economic transformation as we are in the realm of social transformation. And it has always remained with me that Mahua as a product could have been that starting point, that entry into
transforming social change into economic change also, because both are codependent. And it was a dream for many years. When I began to work in the realm of the urban sector, I was working very closely with neighborhoods like Dharavi with my team at URBZ, URBZ, which is the organization which I'm also affiliated with. And even there, I realized that unless there is economic transformation, social transformation is not possible. So when the opportunity came to do something with Mahua, when the winds changed, because as we all know, that historically there are a lot of restrictions to the growth of Mahua as an economic product. This began during colonial times. It continued after colonial times also. There were many prejudices which were associated with Mahua as an economic product. And whatever it is, now is the right time for this expansion. However, it is very important that we never forget the rootedness of the Mahua economy to the forests and specifically to the forest communities. So this is a very important motivation for us, all of us who are involved. There is Jhampan, there is Desmond, there are all of us who are involved in the Mahua sector in different ways, have to always remind ourselves. Now, the reason for me to actually have begun, my own story in France and Paris is linked to the fact that I did have friends who are doing very interesting business partnerships between India and France. So it became an opportunity for me to take the Mahua story to Europe as well. And here also, I am working very closely with people and introducing them to all the products which are associated with Mahua back in India. I'm very confident that Mahua as a spirit sector will be one of the most important sectors in the future. It will be good both in terms of revenue for the government as well as a means for local communities to be empowered, provided, of course, we take very important steps towards that. Right now, there is, in France, we are the only brand, but at the same, everybody asks us, how can we bring in other brands also? So we would very much like to see other brands like Desmond's brand, the two products which the Madhya Pradesh government have begun in with Jhampan in Bhopal. All of them should be there. Only then can the category itself get enhanced. One brand can never create a category. So to do all that, it's very important for us to expand the economic market. And we are very confident that the more the products are sold globally, there will be a greater chance for stronger local economic opportunities also. But for this to happen, it's extremely important to invest in the local economy also. One small way in which we are doing, we are a very small company. We are very young. We started out only 3 years ago. And in a very small way, we have started a fellowship program. The fellowship is my model, my way in which any kind of social economic transformation directly benefits communities. I always look at the youth groups, those who are between the ages of 18 to 25, 26, as the most important group through which social transformation can happen. We organize workshops like you're seeing over here, the Discover Mahua workshop, which we organized in Chhattisgarh in March earlier this year. We want to do more. We want to do closer work in Madhya Pradesh as well. We want to also develop a fellowship program in different states, and for which we are really looking for partners as well. Right now, we have a very small fellowship program with just 2 fellows, as you can see on the screen right now. These fellowships are very important because they empower a local youth and give them the narrative, both from a global and a national level, in a manner which actually helps them to become empowered on their own. Most of our fellows will be doing work with different kinds of products, not only with Mahua in terms of alcohol, but Mahua in terms of many other economies. Last year, we had a fellowship program, and a fellow from Sangolda in Nashik district. He has now set up a small Mahua oil distillery. So the way we see it is that the more we make Mahua as a product known globally, if we have good safeguards and we make sure that the local communities, especially the youth groups, etc., are also very important players in the process, then we will be able to grow together. And this is very important for us. For me,
as Mahaspirit as a company grows, it's very important that the fellowship program also grows. It's very important that the people the young entrepreneurs emerge from the tribal communities. But for this, we have to invest, because this has been one space where in our country we have not been able to invest. We have not been able to encourage our youth to be good entrepreneurs, especially from communities which come from historically marginalized spaces. So for us, the global and the local, supported very strongly by the national and the domestic together, can move ahead. But we must never forget that, because if we do that, then we are not going to be creating a strong economy which can actually benefit, and the original goal of ours, which has been to facilitate the socio-economic transformation, will also not be achieved. Secondly, it's also important that the forest, as a space which the tribal communities historically have the primary sort of control over, and should have, and have historical connections with in terms of their heritage, in terms of their ancestral and traditional heritage, should also become very important stamps on the products. Right now, our product Mahaspirit, we see it as an Indo-French product. We are not even calling it Mahua, we call it a tribute to Mahua. We are saying that this is a tribute to Mahua because the real Mahua is always made in India. And this is something which, even when we are selling Maha in France, everybody asks us, but when is the real Mahua coming? And we're very happy with that, because for us, what we are doing is we are introducing the story of Mahua to the global market. And we, as Mahaspirit, are one message. We call it a message in the bottle. We have one medium, one message. But at every point of time, and this is one thing very good in France, my team members, Gilles Delabat, Alexis de Ducla, and Mathieu Sachanove, all of us are very happy that the idea of having a local imprint on this global product is really what we would ultimately want. In the meanwhile, we are doing our best to make the story known, because as you all know, the global economy takes a lot of effort to enter. It's a completely new territory for a lot of people. They still do not know what the product is, but there's a huge hunger. But whenever we post something on our social media websites about the fellowship program, about the Adivasi communities, we get maximum returns. People want to know more. So I'm very confident that if we also always prioritize the connection of indigenous communities to the product, this will also help people abroad not only to appreciate the history, but also to sell the product more, because people are very happy to see that there is some transformation happening on the ground as well. Secondly, as all the wonderful panelists today have pointed out, how important Mahua is for the environment. In the future, this is going to be a very important selling point also. Mahua is a product which can help regenerate primary tropical forests in India. And if we can show that there is a direct impact, this is going to make a huge difference to the way in which Mahua can also be sold, because it's going to have a direct environmental impact also. So these are some of the thoughts which I would like to share, which I wanted to share with all of you. Thank you once more for the opportunity, for this wonderful set of people over here who have made it possible for me to come and speak to all of you. Ours is a very humble effort. It is what we call a very small, humble effort, which we hope will become something which can help transform the discourse globally, and at the same time strengthen the local economies. We would really encourage the fellowship program as something which can become a tool for everybody in the Mahua sector, because this fellowship program can directly help the youth and can also help them to be trained in the entrepreneurial sort of method, and develop their own initiatives, whether it's oil, whether it's other products, etc. But this direct connection is also very, very important. And with this, I would like to end my small presentation, and I'm happy to answer any questions. Thank you very much. So friends, last years has spoken, I think it was very clear. Lot of opportunities as an entrepreneur or as a fellow. If you are intending to be one, please. Anybody from this side?
No one, your talk has been so good and so clear that people must have noted. So right now they don't have the question. We might write you, express their desire to collaborate. सर कुछ लोग हिंदी समझ पा रहे हैं बस। हिंदी वाले आप बताइए साहब, क्या कुछ आपको आप लोग हिंदी में कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? महुआ के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? श्रीवास्तव साहब 7 समुद्र के पार बात जा करके बोल रहे हैं और आपको इनवाइट कर रहे हैं कि कोई पढ़ना चाहते हैं, कोई इसमें रिसर्च करना चाहते हैं, कोई छोटा सा यूनिट बनाना चाहते हैं, कई यूथ मिल करके या महिला समूह मिल करके कुछ बनाना चाहते हैं। अगर आप लोगों को कुछ है पता नहीं, बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं श्रीवास्तव साहब। चलो डालें अपन फैक्ट्री है महुआ की। इस पूरे हाल में कोई इस तरह से नहीं है जो अच्छे काम इंडस्ट्रियल आइडियाज को आगे बढ़ाने की। तुम दे देना शरण। अभी नहीं है, हो सकता है शिवा साहब बाद में आपसे कांटेक्ट हो और जुड़ेंगे। वी हैव आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, आपने एक ऐसा एरिया और देश का भी आपने विशेष ध्यान दिया और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इस चीज को आगे आप बढ़ाएंगे आपकी आइडियाज। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। सत्र समापन की ओर है। मैं अनुरोध करूंगा सत्र समापन से पहले हम प्रतीक चिन्ह स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारे आज के इस सत्र के वक्तागणों को सम्मानित करेंगे। जिस काम के लिए Sunil Patel wants to say something. Thank you very much. Your values are very similar. Can we exchange our contact details and perhaps collaborate in some similar programs for community support? ट्रेडिशनल तो मैं 50 के करते हैं चॉइसेस में रिसेप्शन में सब पे बोलता है नहीं ट्रेडिशनल ऐसा थोड़ी डिस्कनेक्ट। आप लोग कुछ पटेल साहब। हाँ बोलिए। I can hear, and I was asking to Rahul ji, would he be happy for me to contact him and then have a conversation about collaborative working on community support and so on? Absolutely, sir. Absolutely. Wonderful. And I guess you're based in France, Paris? In Paris, yes. Okay, Not you're far not many miles away. Yes, exactly. Let's definitely meet up, sir. Okay, look forward to it. Anytime you visit UK, you're more than welcome to it, to Thank meet you up. so much. Okay, Sure. look forward to Thanks. seeing you then. Thank you. Bye-bye. Me too. Bye. इन दोनों ने अपने रिश्ते बना लिए। थैंक यू सर। सत्र समापन की ओर Yes, we did. सत्र के हमारे जो सेशन चेयर हैं उनके प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं प्रियंका बाथम जी से अनुरोध करूंगा सत्र अध्यक्ष को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ उपस्थिति दर्ज कराएं। प्रणव दुबे जी से अनुरोध है श्री SM नायक जी जो आज के हमारे वक्ता हैं उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। रेशमन नाजरे जी को अनुरोध है प्रियंका जी से कि उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। आज के इस सत्र में विभिन्न विषयों को हमने जोड़ा है। अगले सत्र की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसके बाद हम भोजन के लिए जाएंगे। अगले सत्र के लिए हमारे बीच में
सेशन चेयर। अगले सत्र में सेशन चेयर करने के लिए हमारे बीच में हैं के रमन जी। आप रिटायर्ड एपी पीसीसीएफ ऑफिसर हैं। आप 1988 बैच के अधिकारी रहे हैं मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। आपने शासन के विभिन्न विभागों में काम किया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रीन इंडिया मिशन में भी आपकी सहभागिता रही है। मैं अनुरोध करता हूं आज के सेशन चेयर के लिए मिस्टर के रमन जी, कृपया मंच पर आएं। इसी तरीके से हमारे बीच में आज के विषय को रखने के लिए मिस्टर लालमन तिवारी जी हैं जबलपुर से, जो कि एक्सिस इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है। मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आएं। सत्र में अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में हैं मिस्टर कर्नाड ब्रिगेंजा डीजी महुआ, गोवा से हमारे बीच में। उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। मिस्टर प्रशांत लुगाड़े जी हमारे बीच में हैं, जो कि नागपुर यूनिवर्सिटी से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी से। अनुरोध है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। मिस्टर वैभव मधावी नागपुर से ही हमारे बीच में हैं। उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। प्रियंका जी, प्रियंका बाथम जी से अनुरोध है मिस्टर के रमन जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मिस्टर प्रणव दुबे जी से अनुरोध है लालमन तिवारी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मोबाइल चलाने के चक्कर कितने लोग हो गए? एक ही पहले। प्रियंका बाथम जी से अनुरोध है प्रशांत लुगांडे जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। वैभव मदावी जी हमारे बीच में हैं। मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। प्रियंका बाथम जी से अनुरोध है वैभव जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर मंच पर स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ में हमारे वक्ताओं को मंच पर स्वागत करें। सत्र को आगे बढ़ाते हुए इस सत्र के जो पहला विषय है वो है महुआ बेस्ड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड एक्सेस टू फाइनेंस। इसको लेने वाले हैं लालमन तिवारी जी। मिस्टर लालमन तिवारी जी जबलपुर से हैं। आप पिछले 20 वर्षों से एनजीओज में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, एफपीओज में, माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस में संलग्न हैं। आपने कई सारे प्रोग्राम ग्राउंड लेवल पे किए हैं। आपको गहरा अध्ययन और अनुभव है इस तरह के कार्यों को करने का। मैं अनुरोध करूंगा आज का विषय लेने के लिए लालमन तिवारी जी। रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन्स एंड सभी साथियों, हम लोग सुबह से जो देख रहे थे कि किस तरह से महुआ आधारित काम शुरू हो रहे हैं, लोगों का रोजी रोटी उसमें जुड़ी हुई है और काफ़ी अनुसंधान हो रहे हैं और नए नए उसमें से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं। अब इन सबको एक सस्टेनेबल दिशा देने के लिए कि जो ये सब मैं उमरिया में डीएफओ साहब को देख रहा था किस तरह से उन्होंने इस को एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में रखा है, तो इनको सबको हमको आगे बढ़ाने के लिए डेफिनेटली चाहिए होगा कि कहाँ से हम उसको सस्टेनेबल फाइनेंस अवेलेबल कराएं। तो उसी विषय पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि इसमें से ज़्यादा अगर लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उनके जो चैलेंजेस हैं वो शेयर करते हैं, तो एक इस दिशा में और भी एक्शन प्लान हम सुझाव दे सकते हैं फेडरेशन और जो ये समितियां जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट। तो हम कुछ चैलेंज देखते हैं
काफी सुबह से भी बात हो चुकी है कि क्या क्या हमको जो ये फॉरेस्ट गैदरर्स हैं उनको चैलेंज आ रहे हैं कि आपको अभी देख रहे हैं कि काफी डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन दोनों साथ साथ चले, पर उसका भी जो एक फॉरेस्ट गैदरर है वो वहां तक अभी भी वो नहीं पहुंचा है। आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, कहीं ना कहीं इन दिशाओं में गवर्नमेंट ने काफी कुछ फाइनेंस अवेलेबिलिटी के लिए उनके एसेट को एक रिकग्नाइज करके फाइनेंसिंग शुरू किया है और ये हद तक पहुंच रहा है। पर एक मान लीजिए एक महुआ एक वहां पे जो गैदरर है, 10 पेड़ उसके अपने खुद के महुआ हैं या 4-5 पेड़ वो जंगल के आसपास इकट्ठा करता है, वो एक कितना बड़ा एसेट है, पर उस एसेट का कोई उसको एक मोनेटाइजेशन नहीं होता, कोई बैंक उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता कि नहीं तुम्हारे पास ये एसेट है, इसके बेस पे हम कुछ फाइनेंस करते हैं। हमारे पूर्व वक्ता जो डॉक्टर दिलीप जी ने उसको पूरा इवेल्युएट करके 10 लाख वैल्यू बताया, पर प्रैक्टिकल में उसको अगर जब बैंक अगर कोई एक फॉरेस्ट गैदरर जो एमपीएफडी गैदरर है वो एक इकट्ठा करने के लिए या कोई भी इतना जो हम प्रोडक्ट सुने हैं उसको बनाने की बात लेके बैंक तक जाता है, तो वो एक उसको तवज्जो नहीं देता। अभी तक उसको एक फॉर्मल फाइनेंस से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली, मतलब प्रोडक्ट ही उस तरह के नहीं डिजाइन हुए। तो ये सब चैलेंज है। इसके वही है कि कारण कि एक जहाँ पे ये लोग रहते हैं, जहाँ पे ये फॉरेस्ट गैदरर है, वहाँ की जो एक अभी देखें कि जो फंड की नीड की साइज है या जो डिजाइन है वो काफी कम है, इसलिए कोई भी मेन स्ट्रीम फाइनेंस वहां तक पहुंचता नहीं है। ओवरऑल जो वहां पे देखें कि एक फाइनेंशियल लिटरेसी का या एक जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बैंक को चाहिए या एक बैंकिंग प्रपोजल चाहिए वो उस लेवल तक अवेलेबल नहीं हो पाता। उस कारण से भी एक मेन स्ट्रीम फाइनेंसिंग इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ जगह जहां पे लोगों ने प्रयास भी किए हैं, जैसे कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने रिमोट एरियाज में छोटे लोन देने का प्रयास किए, पर कहीं ना कहीं उनकी ऑपरेशंस कास्ट या जो उनकी पहुंच की कास्ट है, जो वित्त का पहुंच का कास्ट है वो ज्यादा हो जा रहा है। तो वो उनको उतना इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं लगता कि वो एक माइक्रो फाइनेंस या मनी लेंडर से पैसे लेकर के करें। आप देख रहे होंगे कि महुआ के जो ज्यादातर जो इतने उसके गैदरर्स हैं वो कहीं ना कहीं लोकल जो वहाँ का ट्रेडर होता है वो पहले से ही पैसा दे के रखता है और जैसे महुआ आता है वो अपने मनमानी दाम पे लेता है। तो ये इस पद्धति से निकलने के लिए एक सही फाइनेंसिंग प्रोडक्ट उनके बीच में रहे, जिसको वो इस जो जंजाल है जिससे वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उससे बचे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बाद पर हम लोग आगे बात करेंगे। ये अपॉर्चुनिटीज बहुत जो आज काफी सुबह से डिस्कस हुआ कि अभी तो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, कुछ पायलटिंग इसकी हो रही है, कुछ लेवल पे बन रहे हैं, पर इनको एक बड़े अपॉर्चुनिटी के लेक में जो एक उद्यमी है, उद्यमी जो लोकल इंटरप्रेनर्स है उस तक कैसे ले जाए विथ टेक्नोलॉजी विथ एप्रोप्रिएट फाइनेंस प्रोडक्ट। तो ये सब बात करने की जरूरत है, इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इस पर बातचीत हो चुकी है। हम देख रहे थे कि जो एक उद्यमी है, जो अगर इस जो छोटे छोटे उद्यम महुआ आधारित ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, कुकीज बन रहे हैं, जैम्स बन रहे हैं, जेलीज बन रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं हमको जो लोकल इंटरप्रेनर्स है उसको एक उद्यमी की तरह लेना है। जैसे अभी कहीं ना कहीं उसको थोड़ा देखता है कि यहाँ पे हमको सपोर्ट मिल गया है, ये खुश है, एडॉप्टेशन वहां से डिमांड बेस्ड नहीं है कि कैसे उसको एक उद्यम के रूप में एक सस्टेनेबल, जैसे आप समझो कि ये सब एक बड़ा उद्योग, चाहे फ्रांस के अभी एग्जाम्पल सुना या लंदन का एग्जाम्पल जो है, ये कहीं ना कहीं उसको एक उद्यम को बड़ा लेके चले गए। पर एक छोटा जो उद्यमी एक गांव लेवल पे उसको कर सकता है, उस पर हमको कहीं ना कहीं प्रमोशन और उसको एक इंक्यूबेट करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। जैसे छोटा
देखते हैं कि शहरों में भी एक जब एक प्रोफेशनल कुछ स्टार्टअप करता है तो उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर रहते हैं कि वो 6-8 महीने एक बिजनेस कैसे सीखे, कैसे चलाए। पर इसको कैसे हम अगर ग्रामीण लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे इस तरह के उद्यम को इंक्यूबेट करें, सपोर्ट करें, तो उस चीज को बढ़ाने के लिए होगा। और एक कंप्लीट जैसे हम बाकी भी मैं सिडबी के साथ और भी बैंकों के साथ जो उनके नए प्रोडक्ट डिजाइन में काम करता हूँ, तो ये देखता हूँ कि ये 3-4 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि जो उद्यमी आइडेंटिफाई करना, उसको कितना वो आगे ले जाने में मोटिवेटेड है, इसकी पहचान करना, उसकी बेसिक बिजनेस स्किल जो है उद्यम को चलाने के लिए उन पर फोकस करना, उन पर जो ट्रेनिंग और एक्सपोजर पैकेज डिजाइन करना, और उसकी जो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी है जिसके लिए वो प्रोडक्ट को ऑफर करके मार्केट में ले जाएगा, उसकी अपनी कोर। तो ये ABCD एक पैकेज के रूप में एक उद्यमी को पहचान के उसको हम लोग जब ट्रेन करते हैं तो एक सफल उद्यमी बनता है। दूसरा आप देखते हैं कि एक उद्यमी दूसरे उद्यमी से कहीं ना कहीं इंटरप्रेनर्स टू इंटरप्रेनर एक नेटवर्क को भी सपोर्ट करना, इस्टेब्लिश करना, जो एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस के लिए जिम्मेदारी ले। अभी भी हम ये नहीं बोलते कि कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं है, पर वो एक कहीं ना कहीं ट्रेडर और एक मिडिल मैन उसको बोले, या जिस तरह से वो एक्सप्लॉयटेशन के, वो एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस के रूप में इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी हम लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जो एक नए युवा उद्यमी आए और इसको आगे ले जाए, और उनका एक नेटवर्क कौन जो गेदरर्स है वो एक बिजनेस का पूरा पार्टिसिपेंट है, उसको हम अकेले आइसोलेशन में नहीं ले सकते। तो उसके आगे जितने भी वैल्यू चेन में एक्टर्स आते हैं वो सब उसके पार्ट बने। ये हम फाइनेंसिंग के कुछ मॉडल जो अभी तक ज्यादातर प्रभावी हुए हैं, खासकर यहाँ पे आप नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के टीम अगर है तो वो बेहतर कर सकते हैं कि वो SHG में जो कम्युनिटी फाइनेंस होता है तो बहुत बेहतर तरीके से वो लोग इस फंड का उपयोग महुआ के स्टोरेज और महुआ आधारित कुछ प्रोडक्ट को किए। बट यही है कि वो अभी भी किसी न किसी देखें कि पायलट लेवल पे है, कहीं एक गांव में 2 गांव में किए। इसको अगर स्केल अप करना है तो इन जो कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंसिंग संस्थाएं हैं, फेडरेशन हैं या POs हैं, इनको थोड़ा मजबूती देना होगा with support from maybe capacity building and additional funding. गवर्नमेंट सपोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, बट स्टिल नीड की किस तरह से एक पॉलिसी लेवल प्रमोशन हो कि जिस तरह से उसमें एक ग्रांट कंपोनेंट भी हो और लोन भी हो, जिससे ये है कि इनिशियल जो उसके अब जैसे मैं जो उमरिया में DFO साहब ने किया, अगर इसी का पूरा एक इकोनॉमिक्स समझे कि कितना टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, किस तरह से रिटर्न आया, इसको अगर पैकेज करें, क्योंकि हम जब तक किसी भी पायलट को, किसी भी इंटरवेंशन को इकोनॉमिकली पैकेज नहीं करेंगे तो उसकी स्केल की बात नहीं हो पाएगी। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स को पैकेज करके उसको करें। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे जैसे इम्पैक्ट इन्वेस्टर है, जैसे आपने 2 सुना, और क्लाइमेट बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे बहुत इन्वेस्टरों को हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा जो महुआ का ट्री भी बचे, जिससे हमारा क्लाइमेट भी हो, लाइवलीहुड भी हो, और दूसरा उससे आधारित उद्योग भी चले। टेक्नोलॉजी का बात हम लोग सुने, तो ये सब चीजें को कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करके फाइनेंसिंग को आगे बढ़ाना। मार्केट बहुत बड़ा एरिया है और दिनों दिन उसमें एक पुश है कि जिससे वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। हम कुछ सेलेक्टेड चीजें जो ऑलरेडी हो रही हैं, जो ऑलरेडी संस्थाएं इस तरह के डेवलपमेंट फाइनेंस जिसको बोल सकते हैं कि एक नया एरिया में फाइनेंसिंग करने के लिए काम करते हैं, तो उनका हम चर्चा करते हैं। तो जैसे आप देखें कि अगर
अभी भी ये एग्री एलाइड में आता है, ये सभी फॉरेस्ट प्रोड्यूस। पर जो एक बैंकर ब्रांच मैनेजर है जो गांव के ब्रांच का, वो केवल केसीसी ही समझता है कि वही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडी रही। या महुआ का अगर कोई सीड बैंक मतलब फ्लावर को इकट्ठा करने का प्रपोजल दे तो वो उसको इतनी अपडेट नहीं है कि ये भी एग्री एलाइड का पार्ट है, इसको भी हम फाइनेंस करते हैं। और अगेन जो मेन बात आती है कि वो खेती का जो फाइनेंस करता है तब भी वो एसेट डॉक्यूमेंटेशन कर लेता है जो खेती के कागजात रहते हैं। और इवन जब लाइव स्टॉक फाइनेंस करता है तो लाइव स्टॉक का डिटेल लगता है। पर अभी भी उस तरह की महुआ एक इतना बड़ा एसेट है, या जो एनटीएफपी के ट्रीज होते हैं जो ये सबके जो एसेट हैं उसको कैसे पैकेज करके वो एक फाइनेंसिंग प्रोडक्ट डिजाइन करे। तो इसमें कुछ ऐसे जो डेवलपमेंट फाइनेंस जैसे सिडबी में काफ़ी सिडबी एक तो मेन स्ट्रीम छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को फाइनेंस भी करते हैं, बट वो कोई अगर नया प्रोडक्ट डिजाइन करना है तो उसमें भी करते हैं सिडबी, नाबार्ड, ये सभी। तो इनके साथ कहीं ना कहीं अगर एमएफपी फेडरेशन पार्टनरशिप करके कि हाँ ये पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए किस तरह का एक बेस्ट फाइनेंसिंग प्रोडक्ट हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पर बिट्स ऑफ पीसेस में है, पॉकेट्स में है। कुछ लोगों ने ट्राई किया, सस्टेनेबल नहीं हुआ, स्केल अप नहीं हुआ तो फिर वो बाइंड अप हो गया। तो एक कैसे स्केलेबल, जैसे सिडबी या नाबार्ड जैसी संस्थाएं जब जुड़ती हैं तो वो एक स्केल की बात करती है कि कैसे हमको एक नेशनल लेवल पे इस कैटेगरी के लोगों को फाइनेंस अवेलेबल कराए। ये कुछ हम एक सुझाव के रूप में चल सकते हैं कि आइडेंटिफाई करें जो कोऑपरेटिव फेडरेशन एफपीओज हैं तो उनको कैसे उद्यम आधारित फंडिंग से जोड़ें। डेफिनेटली एक जो पूरा सप्लाई चेन है, जो बैंक और एमएफआईज या जो इससे जुड़े लोग हैं उनका भी एक सेंसिटाइजेशन हो कि एक महुआ का जो आधारित या एनटीएफपी से जो इंटरप्राइज है उसमें भी पैसे लगाने से आपके लोन वापस हो सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आए, उनकी बिजनेस इकोनॉमिक्स निकले। इसीलिए मैं जो बोल रहा था कि जो अभी एग्जाम्पल डीएफओ साहब ने उमरिया का दिया था, तो इसको पैकेज करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इस तरह का इतना इसमें खर्चा लगा, नेट का कास्ट ये है, सोलर ड्रायर का कास्ट ये है, और एक ग्रुप में ये टोटल खर्चा है, ये टोटल आमदनी है, तो ये एक बैंकेबल प्रोजेक्ट है। तो ये चीज बैंकों को भी एक हमें इस तरह के माहौल में इन्वॉल्व करके और उनका एक कॉन्फिडेंस लेना है। रिसर्च और डेवलपमेंट का वही पार्ट का सिडबी और नाबार्ड जैसी संस्थाएं थोड़ा उसमें देख सकती हैं कि एप्रोप्रिएट लोन की साइज क्या होना चाहिए, कोलेटरल जो उनका मेन है, डॉक्यूमेंट क्या करें। जरूरी नहीं है कि अब कोई ऐसे फॉरेस्ट गैदरर है जो उनके पास लैंड रिकॉर्ड नहीं है, वो पट्टा है या तो वो जंगल से ही लाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ हम कैसे किस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम रखें। हमारे पास बड़ा बड़ा लोन देने के लिए सरकार का क्रेडिट गारंटी सिस्टम अवेलेबल है, बट यहाँ पे इनके लिए क्या है, इस तरह की चीज़ों को हम लोगों को मुझे लगता है कि पुश करना चाहिए और आगे ले जाना चाहिए। मैं यहीं से अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। कुछ सवाल है और मैं चाहूँगा कि अगर कुछ अनुभव है किसी को तो हम लोग शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न करना चाहेगा? बहुत बढ़िया आपका सेशन था। इसमें हमारे ख्याल से ये ऐसा विषय टच किया है इन्होंने, तो महुआ का प्रसंग है उसमें हम लोग बैठे हैं इसलिए नॉर्मल लग रहा है, बट ये आपने पहली बार इस मुद्दे को उठाया है। इस पर डिस्कशन तो होना चाहिए कि कैसे इसको सपोर्ट कर सकते हैं, शायद बास्केट बना के या अकेले महुआ को अकेले हम लोग सपोर्ट ना कर पाए तो ट्राइबल के पास जो या जेएफएम समिति है उनके पास बास्केट ऑफ एमपीएफडी है उसको भी मिला के अगर बैंकेबल बनाए जी, यही आपका कहना है। हाँ। तो ये है तो बहुत अच्छा। अब ये है कि इसमें आपसे मेरा प्रश्न एक है कि इसको अगर कोई व्यवहारिक हम लोग यहाँ पर जमीन पर उतार पाए हैं या ये थ्योरेटिकल मॉडल आप पेश नहीं, इसको कई जगह वही है कि आप अगर जो यहाँ पे स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है तो उनके जो कम्युनिटी फेडरेशन है
वो ये चीज कर देगा। कोई अगर यहाँ होंगे तो उसका एक्चुअल कहाँ पे कर रहे हैं इसका ट्राइबल ब्लॉक अगर आप मंडला में देखिए, मंडला में किया हुआ है, जो भी ट्राइबल ब्लॉक है वहाँ पे ये महुआ का जो है, हाँ फाइनेंस वो एसएचजी के थ्रू फाइनेंस किए। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो फाइनेंसिंग जो एसआरएम से होता है, वो अपने फंड का उपयोग ये महुआ बाकी महिलाओं से खरीद करके और एक स्टोर किया, फिर उसको जो स्टोरेज का बेनिफिट होता है कि जब रेट ज्यादा हुआ तो बेचा। तो इस तरह के एग्जाम्पल हैं। उसको अगर केस स्टडी है तो हम उसको भी डॉक्यूमेंट करके शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। मतलब आपकी पीड़ा है कि इसका हमने जो अपना जो फॉर्मल फाइनेंसिंग सेक्टर है उसमें रिकॉग्निशन कैसे हो, इसके लिए बहुत अच्छा मॉडल आपने पेश किया और उसमें बहुत अच्छे इस पर तो काम होना चाहिए होगा। इस पर प्रश्न फाइनेंसिंग पर प्रश्न, माइक्रो फाइनेंस और ये जो फॉर्मल सेक्टर, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर तो हर जगह अवेलेबल है, मतलब इवन फार्मर्स का आप देखते जो आपने कहा कि उनको अवेलेबल है, उनको भी अवेलेबल, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा आसानी से घर पहुंच सेवा देता है, हाई रेट पर घर पे पहुंच के उनको लोन दे देता है, और वो बैंक के चक्कर काटते हैं, उनको पता नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, पता नहीं कब मिलता है, इवन बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती है। लेकिन ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है बहुत ही कॉस्टली रेट पर उनको घर पहुंच सेवा दे देता है। जब एग्रीकल्चर को देता है तो ये तो एमपीएफडी गैदरर जो है इनको तो और भी कड़े शर्तों पे मिलता होगा। वही है कि इसको प्रॉपर जो एक एसेट जो इनके पास हुआ है, इसका एक वैल्यूएशन करके इसको मोनेटाइज किया जा सकता। कोई प्रश्न है किसी का इसमें? हाँ, ये जो ट्राइबल इलाके में नाबार्ड के द्वारा जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट किए हैं, उसमें मोस्टली जो ट्राइबल पीपुल है, और ट्राइबल नहीं भी है, नॉन ट्राइबल है, तब वो भी जो है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कलेक्ट करने के काम करता है। ऐसे में उनके जरिए से जो नैप फाउंडेशन के जरिए से जो फंड जो मिलता है, अगर उनको हम जो है प्रोसेसिंग लेवल तक ले जाएं तो ये बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि उनका ग्रुप बड़ा है नाबार्ड का। तो नाबार्ड के साथ में जो है पीओ जो बने उनके साथ लोग जो है शेयर कर सकते हैं और टाई अप कर सकते हैं। बहुत सही है, बहुत सही। इसी परिचय के साथ मैं मध्य प्रदेश विज्ञान सभा से हूँ, सुभाष शर्मा। और कोई प्रश्न? फिर बाद में भी हम लोग मतलब मिशन के रैप अप में भी आप तो डेफिनेटली अच्छा सुझाव। I'd just like to know about these two tribal-run distilleries that have started, that are making products like Bhawan and Bhopal, whether they have been given grants or loans. You have mentioned many financing options. So what has happened with these two as an example? So right now, not sure for liquor, but for this Mahua bank, for collecting a certain period. So for that, community used there for loan only. So grant is there for the SHG level, but for individual, those who are running this Mahua bank, they take loan and they have a very nominal charge at the SHG level, some 12% a year. So, and that fund goes to community only. So that way they are managing. But definitely this need to be diversified. ये अभी केवल एक ही प्रोडक्ट के लिए ज्यादातर वो एसएचजी की महिलाएं कर रही हैं, पर कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, जो अभी मैं सुबह से देख रहा हूँ कम से कम 50 तरह के महुआ के प्रोडक्ट हैं, तो सबको एक पैकेज फाइनेंसिंग पैकेज में ढाला जा सके। वो दोनों जो है जो मॉन्ड पूछा था आपने, ये डिंडोरी वाली राजकोट वाला, they are 100% they are grants, the government funded. Thank you. धन्यवाद सर। हमारे बीच में जुड़ रहे हैं एक नए वक्ता के तौर पे प्रशांत लुगाड़े जी और मिसेस स्नेहा भी कर भजने जी। उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर आए। आपका
जो विषय है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ महुआ फ्लावर सिरप एंड इट्स कमर्शियल एस्पेक्ट इन फूड इंडस्ट्री। Thank you everyone for giving this opportunity. So I will start with this one. This is I am from LIT, Lakshminarayan Institute of Technology, Nagpur University. I am a food professional as well as a PhD student under Sneha Madam. So from last 1 decade, we are doing extensive work on the Mahua flour and its commercial aspect. So from morning, we can see that lots of application in terms of flowers with their parts and this one. So, but we should, as a food technologist, I took and Madam took that challenge ki how it will get commercialized. Because what are the products available right now in the food sector, especially, it is unorganized only. So it is on the small scale. We are doing some pilot scale operation and we are selling to somewhere. But industrial, what about the industrial application? So we are trying to do, so we saw that one key, each and every part of Mahua we can use for the different food product manufacturing and other non-food product application as well. So, but this topic now I am going to focus on the only food product application. So right now, what is the trend in current industrial trend? So currently we can see that a sugar-based confectionery high in calorie, that is our pain point. So we are trying to reduce consumption of sugar और हम बच्चों को बोलते हैं कि ये मत खाना शुगर क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो फ्यूचर में इंडस्ट्री कहाँ जाएंगी? सो फ्यूचर में इंडस्ट्री जाएंगी डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन, शुगर फ्री कन्फेक्शनरीज, ले शुगर कन्फेक्शनरीज या ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शंस रहेगा, प्रीमियम प्रोडक्ट्स रहेंगी या सेगमेंटेशन, हम डिफरेंट सेगमेंटेशन कैसे कर पाए। और मुझे लगता है हमें रिसर्च से जितना हमने रिसर्च किया उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो महुआ एक प्रोडक्ट है, so that we can as a great option for the innovation. So what we did here, so background of research work is like that one. We are also taking the Mahua flour only, and with this one we are trying to introduce the syrup that is equivalent to the industrial syrups, and we're trying to make the application confectionery, bakery, beverages, and other lot more applications. So here, so design of studies again considering all this one, collection, traditional collection to trading of this one. Already we discussed a lot on this part, but this next upward direction, what is the industrial application and how we can really go into the industry with this application, that is our industrial research topic. So with this one, I would like to say that one key social applications are there, industrial applications are benefits, are lots of benefits. We already talked too much on that one. I don't want to go much deeper into this one, but this will be the game changer for all these tribal communities if we are trying to really go into the industrial scale. So I again little bit technical again, थोड़ा सा technical होगा, but I think so कि this is very much important part because industry में अभी क्या है? तो industry में ये दो syrup है. One is the liquid glucose and one is the high maltose corn syrup. Third is also their high fructose corn syrup also. They have their own really very rich heritage and their actually properties. So that's why industry are using these two syrups. So we try to introduce this Mahua flour syrup against this liquid glucose and HMCs. This is our industrial base. So for that matter, that one part is that the best part is that of liquid glucose and high maltose syrup, that is a colorless or very pale yellow color, and Mahua syrup having the darkish color. We already invented technologies, very minimal technologies to reduce down the color of Mahua from darkish to the pale yellow, not completely transparent but pale yellow color with the physical methods. So we achieved that also till now. So now doors are open for the industrial application. So as a LIT, Lakshminarayan Institute of Technology, so with a lot of other studies, we are able to get all these products. So our first product is the Mahua flour syrup. So a lot of unorganized ways are there to make the rab or syrup or other part we are saying in that one.
But we introduce technological intervention and we develop proper SOP, standard operating procedure for making the syrup. And it is right now available with us. Methodologies, machine suppliers, we design the machine for that one, and commercial production setup also we already implemented. So a lot of NDA signed with other companies also, so we are unable to share all the details with this one. But if definitely we are open to support on this part. Then, for example, industrial application, if I say that one, confectionery application, jelly. So you can see this one, the jelly are in the shape of Mahua flower. So this will be the great attraction point for the customers, and this should be the industrial grade. It should not be the local. So it should be go into the market with that full faith. So we have the recipe process SOP again. One, I am the industry person. I am doing with the industry a lot of MNC. I did work also under the guidance of Sneha ma'am. We develop ingredient supplier collaboration team, so who can help us to develop such kind of product also. Then next, we have developed cookies. I will show some demonstration. What is the difference between local manufacturers and industrial manufacturer? What process they are doing differently than, for example, local process. So we have to check the parameters very crucially. For example, when Britannia is launching their product into the industry and one local player launching their product into the industry. So what is the difference between these two? So at an industry point of view, as a food business operator point of view, हमें वो सोचना पड़ेगा कि exactly हमारी गलती कहाँ होती है कि जो हमें स्केल अप के लिए प्रॉब्लम आता है. तो उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन, रेसिपी फॉर्मुलेशन, SOPs, ये तीन चीजें सबसे बड़े काम करती है along with the food safety knowledge. I feel that one from last 1 decade की जो भी नए प्रोडक्ट आते हैं उसमें ये जो चार चीजें वो थोड़ा सा लैकिंग है, इसलिए वो कॉम्पीट नहीं कर पाते इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के साथ. सो वी ऑलरेडी डेवलप दिस टेक्नोलॉजी. सेल्फ लाइफ स्टडीज है हमारे पास की जो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि 9 मंथ प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा, तो हमारे पास स्टोरेज स्टेबिलिटी स्टडी है, उसके पूरे पैरामीटर्स है, जो फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर, माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर, जो इंडस्ट्री चेक करती है उसके प्रोडक्ट के लिए एज पर FSSAI दैट इज मैंडेटरी. बट ये जो हम लोकल रेसिपीज को जब हम इंडस्ट्रियल रेसिपी में लेने की कोशिश करेंगे, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट आल्सो. So then again we did spread also. This is a very good actually. I saw that one key oak forest. They are looking into the category of, for example, chocolate and coffee. In between that, they are trying to place this Mahua. So we already extended this research into that category. So we developed product like a choco paste, for example, along with the Mahua syrup. So then we did the hazelnut paste, and that is very successful. Oil separation is one of the critical pain point of industry where oil gets separated. Oil separate हो जाता है, mass separate हो जाता है, ऐसा product बनता है और वो market में fail हो जाता है. So we already work on that one. We develop a solution for that one. कि it should not, that oil separation should not happen. So that also already study conducted. Then jam, that is a common application, but texture and stability of jam, we work on this category as well. Then delights, already a lot of, for example, kids category especially and old ager peoples, we develop a lot of flavors options and delightful dishes in terms of delight. Then hard boiled candies. Everybody is saying that one, it is very hygroscopic in nature, that syrup is also having fructose, that is technical again terms, fructose having tendency to absorb the moisture and product gets sticky. So we developed a technology again, recipe formulation, we did combination trial and error, and we are able to do the hard boiled candy because that is a large chunk. जैसे हम बोलते हैं संतरा गोली है जो सबसे famous है. So why we can't go into that segment also? So we tried that one and it was good product with the stability. Then carbonated beverage, we never tried with the carbonated beverage with the Mahua. So this is also very large chunk. Only one company launched one product, that is Sting, and it is around 1100 crore rupees turnover in a single year. That is such kind of product we can't launch with a lot of benefit than that kind of product as well. So this is also an untapped category. Then masala drink like a Jiru are there, other products are there. It is very market attraction products. So we did work on that as well. So this is our flagship product. I don't want to share much on this one because we are going to again patent into this category 2 product. This is a 0% alcohol. We are saying that when Mahua is for the alcohol production and liquors and everything. So we develop a product with a 0% alcohol, but 100% sensation of alcohol.
For example, I am not consuming alcohol, but if I wanted to take alcohol, so we can say that in whiskey, for example. So we develop a whiskey which is having 0% alcohol, but if you smell it, if you consume it, you will feel that one, not 100%, we can say that one, who are regular consumer, but it is a like a whiskey. You can say that one, this is a whiskey product. With a rich nutritional benefit, again, I am saying that one, everybody can, for example, from kids to old age, everybody can have that one, because we can claim that one, there is a 0% sugar, 0% alcohol in that one. And again, we are saying that one, we develop all this product with, as per FSSAI, we did research on that one. So this is tried, proven with the nutritional analysis and everything. We already did research on this. Then, for example, what kind of support as an institute, as a university we can provide, as a guide, Sneha ma'am can provide on this one. So we can support on the product development, process development. That is again major part where people are lacking on that one. SOPs, process flow diagrams, HACCP plans, FSMS plans, all this one. We have a good team on that one. Training and development with our facility. Lab scale and commercial gas production setup also we are providing solution to them who are interested to do the setups. So nutritional studies already stated that one untouched part, that is food safety rules and regulation, that is major concern of food industry की जो हमें छोटे players जो रहते हैं कि उनको इस टैप के लिए problem आता है, तो we are providing support for that one. We have huge team and supported people are there with us. Then consultation, troubleshooting, if somebody set up the plant, for example, और किस कोई problem आ रहा है, तो we are doing that also. Repeatability and reproducibility, that is another terms, industrial term, कि repeat होनी चाहिए same product और reproduce भी होना चाहिए same product. नहीं तो क्या होता है, एक बैच अच्छा है दूसरा बैच खराब है, ऐसा न हो जाए, उसके लिए हमने प्रोसेस डेवलप की है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे. So you can contact us on this one, for example, for any more details if required. Just after this, I would like to just show one point. This one. What is the? I would like to say one product only. What is the difference between local recipes and industrial recipes? We have already said that one. NDA signed with some of the companies, but I can show some product with us. If you can stop the presentation and focus on this product, so that is good actually. I would like to show something. Can you just close the presentation mode? Presentation mode, can you close that? Yeah, okay. So for example, this is a leather. So leather is not a very, we can say that an advanced technology, but this is an industrial leather. So what we have to see, if I have two products, for example, how I have to pack this one. Again, individually, if I am going to pack, the cost will be very high. I have to stack it. For example, कोई एक local player है, उसको ऐसा stack करके बेचना है. Leather, fruit leather, 100%, for example, chemical free. So we can do that one. So it is very easily stacked and anyone can remove it. So texture also, if you can see this one, texture is very leathery. So now you can see this one. We will get this much of strength. So if we are trying to chew it, it will take longer time. और ये जो bite रहेगा इसका ज़्यादा रहेगा. This is the difference between ingredient, local ingredient and industrial ingredient. This is a basic difference between this product. For example, if we are going with the gummies also, for example, nowadays gummies is a very fatty, for example, vitamin base, zinc base. So for example, we develop very small gummies. Anybody can take that one in their pocket, for example, small sachet. Again, we can stack it. So this is also, you can see that one jelly. If we press this much, now this will come out again. So this is a role of ingredient again. Then, for example, I saw that one cookies, biscuit in the market, and that is really very good in taste. Local place also, they are doing very good in that one. But where they failed actually, why they are not competing with ITC, why they are not competing HUL or Britannia. So, for example, we also develop such kind of biscuits. But now the two parameters are coming. What is the stability of this product? So it should be the retain at least 9 months. 12 months in the market, and the, for example, texture, sensory property, and all the regulation and rules and regulation parameters, it should be the remain till the shelf life of the product. Now you can see this one, this is a 6-month-old product. So for example, if I break it, so texture is already there, safe is there, sensorial properties are there. So we can say that one slight modification in the technology, slight modification in the process, and using a right ingredient,
we can develop world-class product from the Mahua. And this is a really high demanding product from the industry, but they are not getting a right solution. So they are saying that this is a very unorganized sector where we will get the syrup continuously. Consistency of that syrup should be uniform. So then only they are able to come into these sectors and they will invest into this sector. So I would like to say that we have to focus on the industrial application of the product rather than only localize or only limited to only one area. If we are restricted to that one, तो फिर हमें एक opportunity lose कर जाएंगे हम. जैसे for example oak forest है, it is started in UK, so we can export such kind of product in export market as well. And I really thank Sneha ma'am. Under her guidance, we develop all this product, and I'm doing after my 10 years of industrial experience. After I'm doing PhD under her. She was my guide, and she is my guide right now. Great. Recipes are in the mouth watering. Thank you, to say the least. And from small micro enterprise financing to 1,000 crore rupees industries and recipes for them, SOPs for them, and product. It can become a value chain. Right. If you join the hands, if you don't dump that small sector will not work. I mean, small sectors, they can pull together and whatever requirement, industrial requirement, if you join the hand, join the dots, it will become a big picture. Right. So wonderful. This obviously lots of learning coming from the professors and all. Thank you. Any questions? बहुत बढ़िया subject है. इसमें तो केवल सीखने को ही मिल रहा है. तो ये James, yes. क्यों माइक दीजिए? मेरा सवाल ये है. वेट हो जाता है. सर आजाद सर अपना परिचय एक बार. मैं एसआर आजाद मध्य प्रदेश विज्ञान सभा से हूँ और हमारा मुख्य जो जोर है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू दी कम्युनिटी, उनके लिए कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम बात कर पाएं, और दूसरा जो नेचुरल रिसोर्स है उस पर आधारित किस तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डिजाइन हो सकते हैं और उसका कंजर्वेशन भी कैसे हो. मेरी मान्यता हो सकता है बहुत सारे लोग सहमत ना हो. मेरा मानना यह है कि जब हम कोई नेचुरल रिसोर्स को कमर्शलाइज कर देते हैं तो जो है एक्सटिंक्ट होने लगती है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू बैलेंस इन बिटवीन. तो दैट इज वन एस्पेक्ट. दूसरा जो मुझे खासतौर पे प्रोडक्ट पे बात करनी है कि आपने अभी वो टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं की है, आपने प्रोडक्ट पे बात की है. आपने कहा हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया, ये किया है, बहुत सारी बातें. और महुए पे ये कहना चाहिए कि जो बेसिक काम शुरू हुआ था वो IIT बॉम्बे में दिल्ली में नायक साहब ने किया था, वो वेट पे किया था. आपने ये दोनों में फर्क नहीं बताया. और हमने ड्राई पे किया है कि ड्राई महुए से वेरियस प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं, उस पर हमारा काम किया हुआ. तो उसको भी अलग अलग तरीके से स्टैंडर्डाइज किया हुआ है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कॉमर्शियल सेक्टर की बात कर रहे हैं या हम कॉम्पीट करने की बात कर रहे हैं कि ब्रिटानिया उनसे कर रहे हैं, वो उनका अपना एक अलग मार्केट है. हम कैसे छोटे छोटे इंटरप्राइज के शक्ल में उसको खड़ा कर सकते हैं. क्वालिटी हम वो रखते हैं लेकिन वो इजीली एक्सेसिबल एंड मैनेजेबल एट द क्या कहते हैं क्लस्टर लेवल और ब्लॉक लेवल वट, तभी वो हम लोकल लोगों को बेनिफिट दे पाए. हम बहुत जैसे बहुत हमारी डिबेट जो है CFTRI के साथ में होती रही है शुरू से. उसमें यही था कि उनकी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि क्या है किसी क्लस्टर लेवल पे किसी गांव के लेवल. वो सारे इंडस्ट्रियल्स बेस्ड पूरी टेक्नोलॉजीज हैं और उसके लिए लाखों रुपए वो फीस बताने का ही सिर्फ लेते थे. उस जमाने की बात कर रहा हूँ, अभी तो बहुत अलग बात है. तो हमारा यही कहना है कि टेक्नोलॉजी को इतना उस लेवल पे डेवलप करो जिससे कि ज्यादातर लोग उसको एक्सेस कर पाए और उस टेक्नोलॉजी का ज्यादा अच्छी तरीके से रिप्लिकेशन. तो एक ये था. प्रोडक्ट के बारे में एक सवाल है थोड़ा कि जैसे आप कुकीज बना रहे हैं, कुकीज जब हम या प्रोडक्ट पे हम जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली उसके प्रोडक्ट्स नहीं होते है ना. तो उसके साथ किसी ना किसी का ब्रांड उसको करना पड़ता है, एड करना पड़ता है ताकि वो आपका उसकी सस्टेनेबिलिटी एंड उसका टेक्सचर और जो उसका टेस्ट है वो बना रह सके. एक बार जो है नागपुर के गढ़चिरौली के इलाके से आपका भोपाल में हमारे यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला लगता है, उसमें बहुत सारे राज्यों से लोग अपना प्रोडक्ट लेके आए. तो वहां से भी वो बहुत सारा महुआ का प्रोडक्ट लेके आए. तो उसमें सिरप बहुत सारा था. तो
वो सारे सिरप में उन्होंने फ्लेवर्स ऐड किया हुआ था। तो मैंने उसमें यही कहा था कि अगर हम महुए का सिरप बेचना चाहते हैं या मार्केट में लाना चाहते हैं तो वो सिरप में महुआ का फ्लेवर ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज मैं स्ट्रॉबेरी का उसमें डाल दूंगा तो वो तो स्ट्रॉबेरी के का सिरप हो गया, वो उसके शक्ल में ही उसको एडॉप्ट करेगा, महुआ के शक्ल में कभी नहीं करेगा। इसलिए उतना होना जरूरी है। तो ये मेरी कुछ बातें थी जो मैंने आपकी बात से सुनी। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन कि आप मुझे नाइक सर के साथ आप बोलते कि उन्होंने किया है, तो वो गुरु नहीं सर, हमारे पूजनीय है। या सो रियली आप उनके साथ तो हमारा एटलीस्ट रिसर्च के लिए हम बात नहीं कर सकते। डेफिनेटली दे ऑलरेडी डिड लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट। प्लीज मैम। सर मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाहूंगी। जैसे अभी आज हम सवेरे से ये कॉन्क्लेव में है एंड हमारा जो अभी इशू है, प्रॉब्लम है लाइक कि हम महाराष्ट्र में भी काफी ट्राइबल्स हैं जो काम कर रहे हैं महुआ पे। मध्य प्रदेश में भी काफी लोग हैं, काफी एजेंसीज भी हैं जो हेल्प कर रही है उनको प्रोडक्ट बनाने में। बट अगर कहीं भी इतने सालों से देख रहे हैं कि इसका जो कमर्शियल वैल्यू नहीं आई है प्रोडक्ट्स को, उसका एक मुझे रीजन ऐसा लगता है कि ये पूरा सेग्रीगेटेड है। कहीं पे भी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, सही कहीं एक जगह से एक क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। लाइक प्रोडक्ट डेवलप करना, कुकीज बनाना, जाम बनाना इज रेसिपी इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट होता क्या है हर किसी का प्रोडक्ट सेम नहीं है, तो उसके कारण वो कमर्शियल वैल्यू नहीं मिल पा रही है उस प्रोडक्ट को। कि आज अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूं, आज ये मंथ में एक अलग कंसिस्टेंसी है, अलग क्वालिटी है, दूसरे मंथ में दूसरी कंसिस्टेंसी क्वालिटी आ रही है, तो कमर्शियल वैल्यू नहीं है। तो रोल ऑफ आवर इज फूड टेक्नोलॉजीज या इंस्टीट्यूशंस का ये है कि लाइक हम जो भी ये अनऑर्गेनाइज्ड लोग है या सब लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको एक यूनिफॉर्मिटी दे, ताकि अगर वो मार्केट में प्रोडक्ट जाता है दे शुड नॉट कॉम्पीट विद ब्रिटानिया और दे शुड नॉट कॉम्पीट विद आईटीसी, बट लेकिन उसका जो लोकल प्रोडक्ट है वो अगर नेशनल लेवल पे जाना है तो उसको एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक क्वालिटी चाहिए। तो वो प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन से, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से ही हो सकती है। तो हमारे यहाँ along with this technology which is commercially available, हम लोग लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल करके देते थे। एक हमारे यहाँ हम लोग टेक्नोलॉजी देते हैं, ट्रेनिंग्स भी देते हैं, हमारे पास लो कॉस्ट इक्विपमेंट्स है जो आपके इतना स्किल्ड वर्कर नहीं भी रहा तो भी ऑपरेट करके आपको कंसिस्टेंट क्वालिटी दे सकता है। सो वी हैव ट्रांसफर दिस टेक्नोलॉजी आल्सो, लाइक गढ़चिरौली में, धानोरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने सिरप बनाने की टेक्नोलॉजी दी है। तो उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो वो बस 8 लाख वगैरह आता है, बट ही कैन कंसिस्टेंटली प्रिपेयर द प्रोडक्ट एंड मार्केट द प्रोडक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, फंडिंग, मशीनरीज, ये जब तक कि एक साथ काम नहीं कर पाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। थैंक यू। पॉइंट इज वेल टेकन। और हाँ, बस एक प्रश्न ले पाएंगे क्योंकि लंबा चल गया सेशन। अच्छा है एंड हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग है इस मामले में, बहुत अच्छा है। But first, short question रखिएगा. It's a question I believe. Just a small question. I am Dr. Soumitra, representing Sumantra India Organics. So, have you studied glycemic index of the syrup that you have prepared? Yeah, we already did a lot of study on that one. Definitely, we are trying to cut down sugary thought. So you can contact us, for example, for more details. Already I share our numbers with you people. So any kind of local or any kind of such kind of technical question like glycemic index or other nutritional profiling, we're happy to do that. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you. Now we'll go to the next one. Yeah, you can remain on the stage, sir. Please, please take your seat there alongside the man. धन्यवाद प्रशांत जी। जब महुआ विषय पे सोचा था तो ये नहीं पता था कि इतने यूनिक और डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स को हमें हैंडल करना पड़ेगा। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, कई सारी तकनीकी हैं, साथ में हैं।
सत्र को आगे बढ़ाने की हमारी योजना है, लेकिन लंच का समय हो चुका है, तो हम सत्र को यहीं पर रिज्यूम करते हैं और लंच के बाद 20 मिनट बाद हम वापस से इस सभागार में एकत्रित होंगे और सत्र को आगे बढ़ाएंगे 3 बजे। समय का विशेष ध्यान रखें। बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही नॉलेजेबल सेशन चल रहा है। हमने महसूस किया है कि कई ऐसे यंगस्टर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और कलेक्टर्स तो हैं ही जिनको
करूं आरती तेरी तुझ में उबार पली पली जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी प्रजापति में करूं आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी प्रजापति में करूं आरती तेरी मैं उठाता पति बन जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी कुछ और भी सुनेंगे आप लोग तो कुछ और भी आइए दीदी चलिए अब हमारी दीदी आप लोगों के सामने कुछ सुनाएंगे उसके बाद मैं अब चूज आप लोग कर लीजिएगा गजल भजन फिल्मी सॉन्ग कोई फिल्मिंग सॉन्ग की तो हम लोग यहाँ पर नहीं गा सकते क्योंकि एक एटमॉस्फेयर ऐसा है आपको अभी जो अपने 2 दिन पहले ही गणेश विसर्जन किया है तो गणेश स्तुति हमारे सरगम ग्रुप भोपाल की तरफ से आपको सुनाने का प्रयास करती हूँ है ना साथी कलाकार लोग तो वेट करते करते ये हो गए और थोड़ा सा ये लगा कि हाँ कुछ संगीत का माहौल जब तक है अपने पास अगर समय और अनुमति मिली हमको आदेश मिला तो हमने कहा कि चलिए कुछ सुनाते हैं आपको आशा है आप सब एंजॉय कर रहे होंगे एरर क्यों आया भाई आपकी हमारी इधर आ गई क्या क्या वो आपका कार्ड सही है ना हाँ वो यूज नहीं होता काफी टाइम से कार्ड अच्छा कार्ड तो वो मॉइस्चर आ जाता है कार्ड में कोई हाँ आ दिक्कत जाता है अभी अभी काम भी कम रहते हैं ना नहीं। ये मतलब लोड करने में प्रॉब्लम करता है मॉइस्चर का करेक्ट होता है कार्ड पहली दिवाली है इसे क्या दे रहे हो मेरे साल है जो इसका दिल है वाओ ट्राई करना चाहता हूँ मेरा कैसा आता है इसको पकड़ना जब इंटरेस्ट नहीं आएगा तो ठीक हाँ उधर से आया मेरा तो ऑडियो एक बार ट्राई करते हैं मेरा पूरा कैमरा हिल गया था देखो मेरा पूरा फ्रेम ही बिगाड़ दिया क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा मुझे समय लग रहा है क्योंकि इसका कराओके ढूंढने में हाँ इसका कराओके
आम्ही ते गजानन करावं. No fans never used to strong because with Nykaa Beauty and Nykaa Fashion, just two apps, double the fun. Download both the apps now. I get all my favorite beauty products from Nykaa. India's leading. समस्त विघ्न हारिणं समस्त नाशनं सुखाकरं प्रियगणाधिपं नमामि देवी नायकं आसीनं नमामि देवगजाननं अनन्तमोदनायकम्. समस्त क्लेशवारगं बुद्धिबल प्रदायकं समस्त विघ्नहारं धूम्रवर्णं शोभनं एकदन्तमोहनं नमामि ते नमामि ते नमामि ते गजाननं. सजवदन शोभिनं मोदकं सदा शिवं वक्रतुण्डनायकं कृष्णकेशमोहनं विकटरूपधारिणं देववृन्दवन्दितं नमामि ते हृदयक्षम्. सूरप्रधानं मोषवाहनं रिद्धिसिद्धिसंयोगं कालचन्द्रशोभनं ज्ञानिनामज्येष्ठम् इष्टफलप्रदायकं नमामि ते नमामि ते नमामि ते गजाननं. सर्वविघ्नहरं समस्तविघ्नवर्जितं
विकट रूप शोभनम मनोजनम सगुण रूपम गुणालयातीतं नमामि ते मम प्रिय बहुत ही अद्भुत संगीतमय प्रस्तुति, सभी को पुनः ऊर्जावान बना दिया। सत्र को हमने बीच में ब्रेक किया था, सत्र को वापस से हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा सत्र के दौरान हमारे साथ मंच पे उपस्थित हमारे मंच अध्यक्ष माननीय श्री रमन सर से कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। साथ ही सत्र के दौरान जो वक्तागण हमारे साथ में मंच पर थे, उनसे सभी से अनुरोध है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। ये हमारा तीसरा तकनीकी सत्र है। महुए पे इतनी बृहद और इतनी रोचक जानकारियों के साथ इस कॉन्क्लेव में उपस्थित सभी लोग और उनकी ऊर्जा को हम पूरा देखना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए। जोरदार तालियां। हमारे साथ तकनीकी सत्र में प्रशांत डुगाड़े जी थे और उनके साथ मिसेस स्नेहा भी। अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आए। वैभव मडावी जी नागपुर से हमारे साथ थे मंच पर। सभागार के बाहर अगर कोई है तो व्यवस्थापक से अनुरोध है कृपया सभी को सभागार में भेजने का कष्ट करें। सत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले वक्ता कर्नाड ब्रेगेंजा डीजी महुआ से हमारे बीच में हैं। कर्नाड ब्रेगेंजा आप IHM से ग्रेजुएट हैं गोवा से 2011 में। लगभग 12 वर्षों से आप डीजी महुआ के साथ में काम कर रहे हैं। बेसिकली अगावे इंडिया जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काफी समय से आप सक्रिय तौर पे काम है। बेसिकली आप ब्रांड एम्बेसडर हैं महुआ के। जो डीजी महुआ का जो ब्रांड है उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहे हैं। आपने कई सारे महुआ पे बेस्ड कॉकटेल्स और करीब 100 से ज्यादा इवेंट्स में महुए पे बनी हुई जो पेय पदार्थ है उसका प्रस्तुतिकरण किया है। मैं अनुरोध करता हूँ कर्नाड ब्रेगेंजा जी से कि वो आज का उनका जो विषय है गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी फॉर महुआ बेस्ड एंटरप्राइजेस, इस पर विषय रखें। Thank you. Good afternoon, everybody. I hope you'll have a nice lunch. Yeah, so I work with Agave Industries and we launched our brand of Mahua in 2018 in Goa. And I'm going to talk about the go-to-market strategy for Mahua, focusing on alcohol. Some aspects of this can be used for, cosmetic products made from Mahua as well as, food products that are made from Mahua. So the concepts are the same in terms of like execution, there may be slight differences. Okay. So Mahua has an embarrassment of riches.
It is so full of, storytelling culture. It is, as a spirit, Mahua is the only spirit in the world that is distilled from a naturally sweet flower. Category of one spirit. Mahua trees are uniquely Indian. The trees grow predominantly in India. There are few records of trees growing in Bangladesh and Myanmar and maybe a couple countries, but predominantly they grow in India. The tradition of distilling Mahua spirit has been kept alive by the indigenous peoples of India, the Adivasis. Mahua is very important not only to their livelihood, but as well as their culture. Mahua is a versatile spirit with low concentrations of methanol. Methanol is that ingredient that causes the hangover when you have alcohol. The next day you get this hangover. Mahua has very low concentrations of that. Yes. Okay, so now there is a wealth of storytelling culture, surrounding Mahua, but you cannot focus on everything when you are, creating a brand and you're taking it to market. So just as Mahua is distilled, from the flower, you distill it down to the spirit. In the same way, you have to distill the value proposition to make it easy to remember. So you have to distill from this wealth and create a memorable and a simple value proposition. So we've chosen, just as Rahul Srivastava spoke about just as Ma has chosen to pay tribute to the tradition and lore of Mahua, we also have chosen to pay tribute to it, and we pay tribute to the Indian heartland. We distill our Mahua in artisanal pot stills that are designed to deliver world-class spirits. We know that Mahua has immense potential as a global spirit, and therefore we wanted to demonstrate this. And so the Mahua that we produce is a fragrant and exquisite spirit. Our ambition is to take Mahua, what we call India's hidden national treasure, and we want to take it to the world. And we also strive to change the laws that have kept Mahua underground. Okay, so when you take a product or a brand to market, you cannot target everybody. You have to select from your total market somebody who will listen to you. Okay, so you have to decide who your ideal customer is. With our brand of Mahua, we decided to target the cocktail drinkers, because in the markets that we sell, like Goa, Karnataka, Maharashtra, there are a lot of cocktail drinkers. So we've chosen cocktail drinkers who are experimental and who are either Indian or Indophiles, people who love India, and take pride in things that are made in India at good qualities and that are unique. Strategic narrative. So a lot of people have come up with a lot of innovations and a lot of products. It's important when you're taking it to market that you're being strategic about it. So who you are targeting, what is your value proposition? What are you focusing on? If you're creating like Mahua-based laddus, that they are delicious, they're a good sweet, but they are also very nutritious as compared to, say a besan laddu or some other laddu that's available. So, focus on what your value proposition is, what differentiates you from what is available out there, and what kind of transformation you hope to achieve, and why should you be trusted. People want to know when a new brand comes out there, whether they can trust the brand or not. The strategic narrative can then be used to put on your website and can be used on your social media as well. So just to give you an example of our strategic narrative, for trust, we used something known as social proof. Our founder, Desmond Nazareth, studied in IIT. He went to the US. He
fixed Y2K based, software glitches that would happen. And he was known as an innovator, and then he came to India and started this company, and we started producing Asia's only agave spirits. So before we went into producing Mahua, we were established as a company that produced world-class spirits from other substrates, and those spirits generally had provenance outside India. Like we were producing agave spirits which have provenance in Mexico, and we were producing cane spirits like the Brazilian cachaça and the rum agricoles of the French West Indies. So we were producing them in India using entirely Indian raw materials. So when we launched in the market, people knew that they could trust us because of what we had done historically. So why did we get into producing Mahua? Now, the thought of like getting into producing Mahua was there with Desmond in the early 2000s, and in 2013, he decided to actually act on that thought, and he involved me in the process, and it has been my privilege to be associated with Mahua since 2013, 10 years now. So after producing spirits, which have provenance around the world, we could not just sit back and watch the sun set on Mahua. And Mahua at that point of time was getting no attention. The quality had really dropped. People were being harassed if they were producing Mahua. So we realized that we need to do something. We are a very small company, but we need to do something to just sort of kick up a movement and script the re-emergence of Mahua. That's why we decided to distill Mahua. We knew we could make international quality Mahua, and we set SOPs to achieve that, and that's exactly the reason why we got into Mahua. And we've crafted an expression of Mahua that's true to its ancient process and heritage. We use food grade Mahua, and we follow a 5-step rigorous quality control process from collection to distillate, from the forest to the bottle. So we heard Mr. Anil say from tree to table, we use from forest to bottle. So when you are launching a brand of Mahua spirit, it is very important to be original. Mahua has a wealth of cultural mythology. So, you can absolutely be original, be authentic. So be true to what Mahua is. Don't try to mask Mahua, suppress Mahua, script it as a Mahua whiskey. Mahua is Mahua. Mahua spirit is a category of its own and can stand on its own 2 legs. So it's very important to be authentic. We saw Mond in a restaurant we went to yesterday, and they were serving it meat, or they were making a very basic cocktail. I think when new brands of Mahua come into the market, it's very important to offer the consumers a simple serve. People don't know how to drink Mahua. I know that the Adivasis drink Mahua, watered down with water at like 10 to 15% alcohol, but a lot of urban Indians don't know how to drink Mahua. So as a brand, offer a simple serve of Mahua. Celebrate with a ritual. If you want to see a ritual that we have come up with, you can go to our Instagram page. We call it the Namaste Shot. So that's how we celebrate with Mahua. Launched with a provocative campaign. We said that we were scripting a national spirit. That was our provocative campaign. And provide smart distribution. The excise is really helping here in Madhya Pradesh, helping with distribution. The policy is pretty good when it comes to distribution, apart from not being available for sale in regular liquor stores. But I think the Madhya Pradesh excise is doing a really great job. And recruit ambassadors, people who love Mahua, get them on board. Yeah, and use different marketing channels, especially if you're in urban settings. And celebrate your success stories. Whether you're an alcohol brand based on Mahua, or a food brand based on Mahua, cosmetic brand, when people are using your brand and they are reviewing it well, share that with other people. If you get publicity in a publication, share that with other people. If you get an award for what you do, share that. People trust people, and it's important to share your success stories so that you get in more customers. Yeah, thank you. Presentation, in fact, very intoxicating, to say the least.
Any questions? I see many people from IHMs here. So any questions to Mr. Braganza? So I think it was very lucid presentation. Thank you. We have got one more presentation listed, so maybe we take the questions later on. Thank you. सत्र के दौरान आपके प्रश्नों से ऊर्जा का संचार होता है, तो जो भी जिज्ञासा आपके मन में हो आप अवश्य रखें ताकि विस्तृत तौर पे जानकारी एक दूसरे के साथ साझा हो सके। सत्र को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रेजेंटेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे बीच में हैं वैभव मडावी जी, नागपुर से हैं। आप मडावी ट्रेडर से हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में महुआ बेस्ड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को प्लान करते हैं। महुआ आपका जो विषय है महुआ प्रोडक्ट्स एंड ट्रेडिंग, मैं अनुरोध करूंगा वैभव जी से कि वो आज का विषय। धन्यवाद। वो प्रेजेंटेशन चालू करना है। ये कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हैं, हमेशा होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जैसा आप जानते हैं कि सोसाइटी में हमारे किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेन्यू ऑफ ऑप्शंस होना चाहिए, तभी हमारी इकोनॉमी फ्रीली ग्रोइंग होती है। तो जैसा हम देख रहे हैं हर एक सत्र में कि हमारे पास में हर तरह के स्टेक होल्डर्स हैं और उनको वो मार्केट को ढूंढ रहे हैं और कोई इसके बारे में फॉर्मल मार्केट की अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि ये सभी चीजें डिफरेंट स्पेशल लोकेशन में अवेलेबल है और हमारे पास महुआ का भंडार है एंड वी नीड टू प्रोवाइड these all the menu card to our primary stakeholders who are the gatherers, Mahua gatherers, who basically protect the trees and stand to gain from whatever economic fallout of is there. उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा जो माइक्रो फाइनेंसिंग है उसमें भी we are struggling. It's not recognized as a regular financial sector, and then we see that there are technological innovations just brimming with hope to upscale it to 1,000 crore rupees enterprises, and then we have brand ambassadors from Goa selling this with along all the world. आगे आपका? Okay, now we have another marketing success story. So the Mr. Madavi's presentation is ready. So sir, please, you will have 10 minutes. So since another programs are lined up, so just be brief, 10 minutes. Thank you. Hello everyone. My name is Vaibhav Madavi. What I am doing is with SHGs. I am collaborating with them and making Mahua products.
So at the initial level, we started with Mahua sweets. So in Mahua sweets, the whatever we have done, like laddus and sweet. In sweet, we have named it as Moharu. So it is a local name that we have given to that sweet. So this is the laddu, and at the bottom, there are moharu. So moharu, it's a peda kind of sweet. So ये जो पेड़ा है, ये पेड़ा, इसको हमने पेड़ा इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसमें ना ही खवा है और ना ही इसमें अपना जो दूध डालते हैं, दूध भी नहीं है। इसमें नियर अबाउट 70% मोहा है, और उसके साथ जो बाकी का जो इंग्रेडिएंट यूज किया है उसमें घी, रागी और जैगरी, बस इन 4 ही इंग्रेडिएंट्स का यूज करके ये जो स्वीट है ये हमने बनाया था। तो इसलिए हमने उसका नाम मोहारू ये नाम रखा। So at the starting, why we started with sweets? So Moha already contained near about 70% sugar, natural sugar, and it has a very good antibacterial properties. So at the initial stage, what we did, we first of all made some sweet products. We have distributed among the people, like what we need from any feedback we need, because what happened after launching a product, most of the time what happens, product people don't like, so so that we didn't get any negative feedback from them. That's why we, at the starting level, we first of all take feedback from people by distributing among them, and after that we finalize the product, and then whatever there were rules from FSI and other documentation, we have done that thing, and then this year in June we have launched this product. स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि लड्डू तो सभी, मतलब जितने भी एसएचजीज है, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, सभी लड्डू बना रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा सा उसमें अगर चेंजेस किए तो, और उसको अगर प्रॉपर कमर्शियल लेवल पे अगर हम लोग उसको ला पाए तो उसका जो प्रोडक्ट का जो ब्रांडिंग है उसको हम कर सकते थे। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमने लड्डू पे वर्क करना चालू किया, उसके जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज की, उसके लैब टेस्टिंग्स वगैरह जो है वो किया, पैकेजिंग इंप्रूव किया। उसके बाद जो एसएचजीज जो काम कर रहे थे उनमें थोड़ा सा चेंजेस किया, जैसे कि किस हिसाब से वो हाइजीन मेंटेन कर पाएंगे, और उनको कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग दी। उनको अगर इंग्रेडिएंट्स अगर कुछ मिल नहीं रहे हैं, जैसे जो भी रॉ मटेरियल्स अगर मिल नहीं रहे तो उनको हम लोग मैंने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। उसके वजह से उनको एक जगह पे बैठ के सारी चीजें मिलने लग गई। उनको टेक्निकल हेल्प भी लग रहा था तो वो भी हमने प्रोवाइड किया था। एक ये छोटा सा वीडियो था, ये आप एक बार देखिए, इसमें इन शॉर्ट डिटेल में बताया। तो हमने क्या किया, मार्केटिंग जो हमने दोनों जो बचत गट है उनको मैन्युफैक्चरिंग का काम दे दिया,
और जो मार्केटिंग का काम जो है वो मड़ावी ट्रेडर्स को दे दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो बचत गट था उनको एक मतलब उनको घर बैठे बैठे काम मिलना स्टार्ट हो गया, उनको अपना माल बेचने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसमें जो भी उनको सप्लाई वाला काम, रॉ मटेरियल्स, उनको इवन अगर कुछ लेबल्स लग रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल्स लग रहा है, जो भी हेल्प लग रही है वो उनको हमने प्रोवाइड किया। एंड देन मार्केट मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको इजी हो गया। और ये अभी गणपति के सीजन पे हमने मोहा के मोदक भी बनाए थे, जो जिसकी अच्छी मार्केट में डिमांड आई थी। और इसको न्यूज़पेपर वालों ने भी न्यूज़ में लाया और बचत गट का नाम भी उसमें इंक्लूड किया था। ये जो मतलब इतना सब एसएचजीज के साथ काम करने के बाद जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट ये था कि आज नागपुर में सुपर मार्केट्स में प्रोडक्ट अवेलेबल है। इतना ही नहीं, बाकी बल्कि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन में अगर पैन इंडिया अगर किसी को लगता है तो 2 वेबसाइट है, वो इन 2 वेबसाइट से You carry on. Presentation. तो इसमें जो चेंज आया, ये चेंज ये था कि जहां पे एसएचजी को 1 किलो 2 किलो या जैसे उनको ऑर्डर आएगा उस हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट्स बनाते थे। आज उनको मंथली नियर अबाउट 300 केजीज प्लस का मार्केट अवेलेबल है। तो इसलिए क्या हो गया कि उनको कोलैबोरेशन करने का फायदा ये हुआ कि उनको आज घर बैठे बैठे रोजगार मिल रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मड़ावी जी। वैभव मड़ावी जी से कोई प्रश्न है? इनके एसएचजी को बहुत अच्छा सपोर्ट इन्होंने प्रोवाइड किया, मार्केट लिंकेज अपने मार्केटिंग सेटअप से इन्होंने प्रोवाइड किया, जिससे देख रहे हैं कि लोकल लेवल पर काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। गणपति में भी काफी फायदा हुआ। तो इनफैक्ट अब जो भी प्रश्न है, हम लोग का सत्र समाप्ति पर है। तो हम लोगों ने माइक्रो फाइनेंस, अपना छोटे जो हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर से बात शुरू किए और इंडस्ट्री पे बात किए। इंडस्ट्री से फिर हमने गोवा के इनका देखा, गोवा के कॉकटेल सेंटर्स में हमारे महुआ को आते हुए देखा और महुआ के प्रोडक्ट्स को भी देखा। तो ये पूरा मेनू कार्ड लाइंड अप है सभी के लिए। और आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स फॉर हैविंग सच गुड themes and such good presenters with such good success stories, presenting their success stories in front of the august audience here. Now, if there are any questions, otherwise the Honorable Minister is here. So we would like to conclude the session with. Okay? Okay, thank you. आज का सत्र समापन की ओर है। हमारे बीच में हमारे अतिथि आ चुके हैं। समापन से पहले मैं आज के मंच पर उपस्थित जो हमारे वक्तागण हैं उनको स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका बाथम जी से कि वो मंचासीन सेशन चेयर हमारे रमन सर को स्मृति चिन्ह प्रदान कर जोरदार तालियों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वैभव दुबे जी से अनुरोध है, हमारे वक्ता
वैभव जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। प्रियंका पात्र जी से अनुरोध है कर्नाड ब्रेगांजा डीजी महुआ जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। प्रशांत लुंगाड़े एवं मिसेस स्नेहा वी जी के लिए मैं प्रणव जी से अनुरोध करूंगा कृपया स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और आगे के सत्र के लिए हम शुरू करेंगे। सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे पदम भंडारी जी से कि वो सत्र को आगे की तरफ। राष्ट्रीय महुआ कॉन्क्लेव के इस समापन समारोह में हालांकि औपचारिक रूप से जो हमने टेक्निकल सेशंस किए हैं उसको समाप्त करके समरी हम इसके बाद आप सभी के साथ साझा करेंगे और वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। लेकिन माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में हम इस पूरे कॉन्क्लेव का निचोड़ यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी हमारे बीच में हैं। माननीय मंत्री वन विभाग मध्य प्रदेश, हम उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। ये जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, अपर मुख्य सचिव वन विभाग श्री जे कंसोटिया जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन प्रमुख मध्य प्रदेश श्री रमेश कुमार गुप्ता जी, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ श्री पुष्कर सिंह जी, आदरणीय आयुक्त सोनाली वैंकर मैम अगर उपस्थित हैं तो आदर के साथ उन्हें, श्री विभाष कुमार ठाकुर जी अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ तथा श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप आए और सम्मान मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह है कि आप माता सरस्वती एवं भगवान धन्वंतरी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मंच इस कार्यक्रम की गरिमा में शुरुआत करने के लिए। राष्ट्रीय महुआ कॉन्क्लेव के समापन सत्र में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी के कर्तव्यों से देव प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। सभी सम्माननीय महानुभावों से निवेदन है कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। सरगम म्यूजिकल ग्रुप के हमारे साथी यहाँ हैं, उनसे सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के लिए विनम्र आग्रह। श्रीमती करुणा भट्ट, श्रीमती अर्चना खरे, कीबोर्ड पर हैं अरुण सिंह परिहार जी और संगीत संयोजन है श्री शैलेंद्र रायकवाड़ जी का। सरस्वती वंदना सरगम म्यूजिकल ग्रुप भोपाल की ओर से।
शारदे आज्ञा दे मां। हम भी तो जाने अधिकार देवा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आदर और स्वागत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ आदरणीय श्री पुष्कर सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी माननीय मंत्री वन विभाग मध्य प्रदेश शासन का आप स्वागत करें। स्वागत में हम औषधीय पौधा भेंट कर रहे हैं और साथ में अंग वस्त्रम से हम स्वागत कर रहे हैं। स्वागत आप सभी की ओर से है, कृपया जोरदार तालियों से इस अभिनंदन का हिस्सा बनें।
कॉन्क्लेव के संयोजक और सीईओ एमएफई पार्क डॉक्टर दिलीप कुमार जी से आग्रह है कि आप अपर मुख्य सचिव वन विभाग मध्य प्रदेश शासन एवं प्रशासक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ आदरणीय श्री जैन कंसोटिया जी का स्वागत करें। डॉक्टर दिलीप कुमार जी से ही आग्रह है कि आप प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश आदरणीय श्री रमेश कुमार गुप्ता जी का भी स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर दिलीप कुमार जी से विनम्र आग्रह है कि आप श्री पुष्कर सिंह जी का स्वागत करें। श्री पुष्कर सिंह जी प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ। इनके बाद श्री वीएस पिल्लई उत्पादन प्रबंधक एमएफपी पार्क जी से विनम्र आग्रह है कि आप आदरणीय श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी अपर प्रबंधन संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का स्वागत करें। स्वागत कर रहे हैं श्री वीएस पिल्लई जी। स्वागत है आदरणीय श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी का। माननीय मंत्री जी को आग्रह सहित हम अवगत करा देना चाहते हैं कि सुबह से हमारे 3 सत्र हुए हैं और महुआ उसके सदुपयोग प्रयोग और महुए के सामाजिक के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर हमने बातचीत करी है, जिसमें यहाँ उपस्थित जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके अलावा देश विदेश में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से ऑनलाइन पार्टिसिपेशन के द्वारा भी हमें महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं। आज के इस महुआ कॉन्क्लेव के आयोजन के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए आदर के साथ निवेदन कॉन्क्लेव संयोजक एवं सीईओ एमएफपी पार्क डॉक्टर दिलीप कुमार जी से। हेलो, अरे पापा से पूछ लो ना। इस कार्यक्रम के परम सम्मानी माननीय मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव वन श्री जैन कंसोटिया जी, यहाँ पे हमारे विभाग के मुखिया प्रमुख डॉक्टर श्री आर के गुप्ता जी, वन बल प्रमुख हमारे प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह जी, हमारे साथी मनोज अग्रवाल जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कई राज्यों से सर आए हुए सीनियर अधिकारी, झारखंड से, गुजरात से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से और हमारे आईआईटीज के दिल्ली के और फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के नागपुर यूनिवर्सिटी के इस और जितने भी हमारे सर फील्ड के ऑफिसर्स हैं, बंधन केंद्र के हमारे और प्राथमिक वनोपज समितियों के लोग और जितने सभी लोगों का मैं सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम सर सुबह 10 बजे इसका टेक्निकल सेशन प्रारंभ हो गया था और जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि ये 4 सेशन में विभक्त किया गया था कि आज का टॉपिक है कि एम्पावरिंग द कम्युनिटीज एंड इनेबलिंग द ग्रोथ, अनलॉकिंग द पॉसिबिलिटी थ्रू द महुआ। महुआ के माध्यम से हम सामाजिक आर्थिक रूप से लोगों का कैसे विकास करते हैं और उसमें जो महुए से अपार संभावनाएं हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वो चाहे महुआ के प्रोडक्ट के माध्यम से या उनके डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से या जितना हमारा महुआ फूल होता है उसको हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। जैसे सर आपने यहाँ पे सभागार के सामने कुछ औषधियाँ, कुछ न्यूट्रिकल फार्मास्यूटिकल, कुछ
खाद्य जो बनाया जाता है उसको हमने सर डिस्प्ले करने का प्रयास किया है। और उसमें करीब सर 15 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे बरखड़ा पठानी के द्वारा उत्पादित किए गए हैं। महुआ प्रास जैसा सर आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 22 फरवरी को प्रारंभ लॉन्च किया गया था। इसी तरह सर और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमने इस वर्ष करीब 68 टन महुआ का यहाँ से लंदन एक्सपोर्ट किया था, उसके क्या क्या प्रोडक्ट विदेश में सर बने हैं। जैसा सर आपको मैंने दिखाया कि वो महुआ चाहे टी हो, चाहे महुआ स्पेस हो, चाहे महुआ अर्थ हो, या बहुत सारे ड्रिंक हैं, वो सर डिस्प्ले किया गया है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट भेजे और कुछ हमारे सर जो बंधन नेचुरल के सब जो प्रोडक्ट हैं उनको करीब हमारे जो बंधन के जो पीस हैं उनके प्रोडक्ट सर हमने उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया कि उनको ब्रांडिंग करने के लिए बंधन नेचुरल के नाम से हमने कर दिया। उनके भी कुछ उत्पाद हमने वहाँ पे सर डिस्प्ले किया। इस तरीके से समग्र रूप से लघु वनोपज संघ प्लस हमारे बंधन के जो 107 पूरे प्रदेश में कार्यरत है उनके उत्पादों को भी मार्केटिंग करने का, एक ब्रांडिंग करने का प्रयास किया गया। और दूसरी सर सबसे खास बात मैं जो आपको सर बताना चाहूँगा कि महुआ की कितनी अपार संभावनाएं हैं। एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पूरे देश में सर करीब 1 मिलियन टन सर उसका महुआ का उत्पादन होता है। लेकिन सर देखा जाए उसमें 1 मिलियन टन हमारा 10 लाख कुंटल तो हमारा यही मध्य प्रदेश में होता है। ये सबसे अच्छी बात है। लगभग 90% हमारे मध्य प्रदेश होता है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में और खास बात है कि महुए के जिस तरीके से व्यवस्थित ढंग से उसका चाहे संग्रहण हो, चाहे उसका विपणन हो, चाहे उसका उत्पाद बनाने के रूप में सर ये मध्य प्रदेश एक अग्रणी सर राज्य है। इसमें हम लोग प्रयास करें। एक सर और चीज बताना चाहूँ कि मध्य प्रदेश में जो हमने इस वर्ष अभी महुआ का एक्सपोर्ट किया है उससे ये तो सर लगने लगा कि हम महुआ के एक्सपोर्ट के लिए हमने एक SOP हमारे संग्रहण की जो गुड प्रैक्टिसेज हैं कैसी होनी चाहिए, हम अपने महुए के फ्लावर की गुणवत्ता कैसे सुधार कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली। और इस तरह हमारे एक महुए में जो हमारा भविष्य जो दिखता है या लोगों को सुधार के लिए उसमें महुए में काफ़ी बड़ा स्कोप है। एक और सर चीज़ है महुआ के लिए सर मैं एक सर स्टैटिस्टिक्स देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के सिलसिले में कि अभी एक भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के द्वारा जो अध्ययन किया गया है उसमें से अगर हम देखा जाए हमारी जो 32 लघु वनोपज हैं जिनका उत्पादन करीब 16 लाख कुंटल्स है। 16 लाख कुंटल्स में से 7.5 लगभग 7.58 लाख कुंटल हमारा सर महुआ फूल है और 1.56 लाख कुंटल सर गुल्ली है। तो इस तरीके से 16 लाख कुंटल में से सर ये हमारा महुए का है। 35% टोटल हमारी जो वनोपज है जो उनमें से इसका रोल है। और मध्य प्रदेश में हमारे 4.5 मिलियन जो हमारे लघु वनोपज जो संग्राहक हैं उनमें भी ज्यादातर हमारे उसका महुआ का वो फल का संग्रहण करते हैं। और एक मध्य प्रदेश में जो हमने यहाँ करीब 11 लाख ऐसे वृक्ष हैं जिनका गर्थ जब करीब 60-70 से ऊपर है, वो करीब 50 किलो से लेकर के 70 किलो प्रति ट्री महुआ का उत्पादन होता है। और एक महुए से अगर हम उसकी जो लाइफ स्पैन देखें कि महुए की लाइफ स्पैन सर 50 साल होती है। 50 साल में ये सर महुआ 10 साल बाद लगभग उसमें महुआ फूल का उत्पादन शुरू हो जाता और 40 साल में एक महुए सर करीब सर 5 लाख रुपए का महुआ का उत्पादन। ये तो सर जो महुए का फूल या महुए का गुल्ली जो मिलता है, इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं जिसको ये कहा जाता है कि महुआ हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। और ये कह सकते हैं कि आहार से लेकर आजीविका तक, चारे से लेकर उसको और दवाई से लेकर दारू तक सब हर एक जिसको बोलते हैं कि महुआ के पावर न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। ऐसा कोई मिनरल्स, ऐसा कोई तत्व नहीं है जो कुपोषित बच्चों को दूर करने के लिए इसका उपयोग न किया था। इस तरह कह सकते हैं महुआ लोगों के जो एक डेली लाइफ स्टाइल से रचा बसा है। और महुए की अगर एक और भी स्टोरी आएगी, जो हमारे पुराने पेड़ हैं वो धीरे धीरे सर खत्म हो रहे हैं, तो हमें ऐसा लोगों में एक इनकलकेट उनको प्रेरित करना पड़ेगा कि कम से कम महुआ का वृक्ष लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को महुए के फायदे मिल सके।
और ये सब जो हमारा सेशन था 4 भागों में विभक्त था और काफी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक सिर्फ हमारे जो लंदन से लोग अनिल पटेल जी ने इसमें अपने विचार व्यक्त किए, पेरिस से भी श्रीवास्तव जी ने विचार व्यक्त किए और जो पॉलिसी इश्यूज हैं उनमें भी चर्चा हुई। तो जितने भी पॉलिसी इश्यूज जो कहिए कि क्या क्या सुधार हो सकता है, बहुत सारे चीजों पे मध्य प्रदेश ने सर उसमें स्टेप लिया है कि वो चाहे वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में है, फेडरेशन उसमें थोड़ा काम करे, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें नाबार्ड हो या ट्राइफेड वो लोग भी अगर काम करें तो बहुत बड़ा काम है। जो हमारे एक अधोसंरचना विकास की बात हम करते हैं तो अधोसंरचना विकास में चाहे बंधन विकास केंद्र या हमारे अपना गोदाम अपनी दुकान के तहत हमने प्रयास किए, जहाँ जहाँ हमारे केंद्र है वहाँ पे कुछ प्रयास किए ताकि उनकी संग्रहण की व्यवस्था हो सके और कुछ स्टोरेज का भविष्य में भी सर आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम के कोल्ड स्टोरेज या भंडारण की व्यवस्था नहीं करें तब तक वो समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि सर एक इसका प्रॉब्लम क्योंकि इसकी एक सेल्फ लाइफ बहुत कम है, मतलब इसको 8-9 महीने बाद इसमें एक डिटोरेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें जो शुगर की मात्रा होती है 72.9% होता है, जिसकी वजह से और एक जल्दी आर्द्रता को ग्रहण करता है, मॉइस्चर बड़ी जल्दी सोखता है। तो सर जैसे जैसे मॉइस्चर को सोखता है तो उसमें डिटोरेशन या बैक्टीरिया या फंगस का अटैक शुरू होता है। तो कुछ कमियां हैं, कुछ फायदे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, उन पे अगर हम काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो हमारा इंटर स्टेट ट्रांजिट रूल्स है, उसमें हमने रियलाइज किया गया है। तो टीपीआई जिसकी जरूरत जो होती है वो आज की तारीख में नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयास मध्य प्रदेश के द्वारा किए गए हैं, जिसके सर परिणाम आपको सर दिख रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश में और इंडिया में सर पहली बार ये महुआ कनक्लेव या महुआ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और हम सोचते हैं कि इसके सत्र के अंत में क्या चर्चा हुई, क्या उसका निचोड़ है, उसको हम महुआ डिक्लेरेशन के नाम से उसको चर्चा को विश्राम दें। अपनी बात को सर यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दिलीप कुमार जी, कॉन्क्लेव के संयोजक तथा सीईओ MPFD पार्क। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ आदरणीय श्री पुष्कर सिंह जी से आग्रह है कि आप आएं और अपने विचार व्यक्त करें। आज इस महुआ कॉन्क्लेव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी वन मंत्री आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वन विभाग के अपर मुख्य सचिव और हमारे लघु वनोपज संघ के प्रशासक श्री जयंत कंसोटिया जी, हमारे वन विभाग के वन बल प्रमुख श्री रमेश गुप्ता जी, मेरे सहयोगी साथी डॉक्टर दिलीप कुमार, श्री मनोज अग्रवाल, यहाँ पर उपस्थित हमारे विभाग के सहयोगी साथी और हमारे आमंत्रण पर पधारे सभी पार्टिसिपेंट्स। महुआ कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। मैं आप आभारी हूँ कि आप सब समय निकाल कर यहाँ पर आए। विशेष रूप से हमारे वन मंत्री जी जो आज इस कार्यक्रम के लिए खंडवा से खाली इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं, मैं सर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इतने इलेक्शन पीरियड है, अपनी व्यस्तता है, उसके बाद भी सर ने हमको समय दिया। वो साहब की इस सब्जेक्ट को लेके जो लगाव है उसको दर्शाता है और हमारे आदरणीय वन मंत्री जी ने हमें सदैव प्रोत्साहित किया है कि इस विषय को आगे बढ़ाएं। महुआ के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम नई नई चीजें जोड़ सकते हैं, हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और इसी का परिणाम है कि सर ये महुआ कॉन्क्लेव आपके मार्गदर्शन में पहली बार हम लोग यहाँ पे करने में सफल हुए हैं, जिसमें आप सबने देखा होगा सुबह से कि काफी अच्छे लोग आए हैं, काफी विशेषज्ञ आए हैं। ऑनलाइन भी हमारे पास लंदन से और पेरिस से जो इस महुआ के क्षेत्र में जुड़े हैं वो लोग हमसे कांटेक्ट में आए। इससे ये लगता है कि अभी तक हमें लगता था कि महुआ सिर्फ हमारे गांव की ही विषय वस्तु है, लेकिन सर आज इस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि हमारे गांव से तो बहुत बाहर निकल चुकी है
बहुत आगे तक जा चुकी है, इतना पोटेंशियल इसमें है कि ये हमारी इकोनॉमी को काफी कुछ प्रभावित कर सकता है। महुआ सर हमारी एक ऐसी वनोपज है जिसको अभी तक वो श्रेय नहीं मिला जिसकी कि ये हकदार है। हमने अन्य प्रजातियों को काफी श्रेय दिया, काफी उनका ध्यान दिया, लेकिन ये एक ऐसी प्रजाति है जो स्थानीय ग्रामीणों से भी जुड़ी है और इसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा करने के संभावनाएं हैं। इसी दिशा में हम लोगों ने काम किया। सबसे पहले तो ये था कि हम लोगों को यही नहीं पता रहता था सही से ऑथेंटिक तरीके से कि महुआ होता कितना है। जब बात चलती है तो कोई कहता है इतना क्विंटल होगा, कोई कहता है इतना टन होगा, कोई कहता है इतना है। 1994 में हमारे लघु वनोपज संघ ने प्रयास किया था और 2004 में खरे साहब उस टाइम एमडी साहब थे, तो एक प्रयास करके उन्होंने एक किताब बनाई जिसमें मोटा मोटा आंकलन आता था कि कहाँ क्या लघु वनोपज है, लघु वनोपज एक नजर। उसके बाद से 2012 में प्रयास हुए थे कि ये प्रयास किया जाए कि कितना होता है, लघु वनोपज है कितनी जंगल में, लेकिन काफी 3-4 साल कोशिश के बाद भी वो चीज नहीं हो पाई। फिर हमने 2021 में आपके मार्गदर्शन में ये प्रयास शुरू किए और हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM को ये स्टडी दी। उन्होंने 2 साल तक स्टडी किया और 2 साल की स्टडी के बाद मुझे बहुत बताते हुए बहुत खुशी है कि आज हम उस किताब का माननीय मंत्री जी के हाथ से विमोचन करने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर राम प्रसाद साहब यहाँ पर हैं, हमारे साथी राम प्रसाद साहब और रमन साहब और ये हमारे डॉक्टर मनमोहन जी IIFM के हैं। आप सब ने रात दिन अथक प्रयास करके उस डॉक्यूमेंट को बनाया है। आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारे जिले में रेंज में कहाँ कितना महुआ और अन्य 32 लघु वनोपज प्रजातियां जो होती है उसकी कितनी क्वांटिटी, कितना पोटेंशियल है, एक बेस डाटा हमारे पास उपलब्ध है। तो ये प्रयास सर हमारे कंप्लीट हुए। जैसे जैसे हमारा इसमें विचार बढ़ता गया, इंटरेक्शन लोगों से बढ़ता गया, तो हमें लगा कि अब ये महुआ आगे चल के फूड ग्रेड महुआ का जमाना आएगा। कई विशेषज्ञों ने आज अपने प्रेजेंटेशन में भी फूड ग्रेड महुआ की बात की। इवन इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर वाइन, यू नीड फूड ग्रेड महुआ, नेट कलेक्टेड महुआ। अभी तक सिर्फ जमीन से इकट्ठा करते थे, उसमें काफी खराबियां आ जाती थी, स्वाद टेस्ट भी बदल जाता था। हम लोगों ने इस साल बहुत लार्ज स्केल नेट कलेक्टेड महुआ इकट्ठा कराया। लोगों की आदत में इस चीज को डाला कि आप नेट से कलेक्ट करोगे तो ज्यादा यू विल गेट मोर प्राइस। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे जो आज सुबह मिस्टर पटेल लंदन से जुड़े थे हमारे साथ में, उनके साथ हमारा 200 टन का एग्रीमेंट है 110 रुपीज पर केजी के हिसाब से, जबकि यहाँ पे हमारा MSP 35 रुपए है। एंड ऑलरेडी वी हैव सप्लाइड अराउंड 80 टन टू UK। और वो क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आज उन्होंने बाहर डिस्प्ले पे भी रखे हैं। तो हमको भी जान के आश्चर्य हुआ कि महुआ से चाय भी बनती है, महुआ से क्या क्या तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। हाँ, कितना चीज। हमारे दिलीप कुमार साहब ने मेहनत करके महुआ प्रास बनाया जो आज च्यवन प्रास को टक्कर देने की स्थिति में है। तो इन सब चीजों से जोड़ जोड़ के हमने कोशिश की है कि महुआ को लाइमलाइट में ले आए। इसके लिए काफी प्रयास हुए। ये कहना आसान है कि हमने इतना टन लंदन भेज दिया, एक उपलब्धि है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। जब बाहर जाता है तो फॉरेन कंट्रीज उनके अपने रेगुलेशंस हैं, दे नीड प्रॉपर सर्टिफिकेशन, कहाँ से आया, कैसा आया, ऑर्गेनिक है कि नहीं है, मिक्स तो नहीं है। पूरे हमने सर हर जिलों को उनका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त किया और हमारी EY की टीम ने इसमें हमको काफी मदद की।
अभी हमारा प्रयास चल रहा है कि जो नई बायोफ्यूल पॉलिसी आई है उसमें 20% एथेनॉल मिक्सिंग की बात चली है, तो हम लोग कोशिश में है कि हमारा भी प्रोडक्ट इसमें अगर आ जाता है तो हमें एक नया मार्केट अवेलेबल होगा। तो इस तरह से मुझे सर आपको ये बताते हुए खुशी है कि अभी तक हम अपने लघु वनोपज संघ को सिर्फ तेंदुपत्ता तक ही केंद्रित रखते थे कि हम तेंदुपत्ते से ये करते हैं, तेंदुपत्ते से वो करते हैं। हमारा तेंदुपत्ते से बिजनेस करीब 1000 करोड़ हम साल का बिजनेस करते हैं, लेकिन जो महुआ का हमारे पास पोटेंशियल है वो इससे कहीं और ज्यादा है। और अब हम निश्चित ही हम श्योर हैं कि भविष्य में इसमें जो प्रोसेसिंग बढ़ती जाएगी, लोगों का नॉलेज बढ़ता जाएगा, तो निश्चित ही हमारा लघु वनोपज संघ अपने काम को काफी डाइवर्सिफाई करेगा और हम तेंदुपत्ता के अलावा दूसरी वनोपज पर भी काफी ध्यान देके इसको आगे बढ़ा के लोगों को रोजगार के बहुत से अवसर उपलब्ध करा सकेंगे। आप सभी पधारे, मेरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यशाला काफी अच्छी रही, बहुत अच्छे नॉलेज हमको मिले, बहुत अच्छी जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रबंध संचालक महोदय, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ श्री पुष्कर सिंह जी। सर आपने सही कहा कि माननीय मंत्री जी का ये दिल के करीब एक विषय है कि लघु वनोपज से जुड़ा हुआ जितना भी तंत्र है वो बेहतर से और बेहतर होता जाए। और जैसा कि माननीय मंत्री जी से मेरा भी परिचय है कोई 20 साल से ज्यादा वक्त से, जब वो वन मंत्री नहीं थे तभी भी जो वन मेले हमारे लगते थे तो उसमें माननीय मंत्री जी लगातार बहुत लंबे समय तक शिरकत करते रहे। और उसकी वजह ये थी कि जो हमारा वनवासी समाज है और उसकी आजीविका से जुड़े हुए जितना तंत्र है उसको लेके वो बहुत ही संवेदनशील है अंदर, और उनके दिल के करीब ये विषय है। और आज इस विषय पे जो दिन भर चर्चा हुई है नेशनल महुआ कॉन्क्लेव में, वो बहुत अच्छे परिणाम लेकर यहाँ से अब संपन्न होने जा रही है। हम बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश आदरणीय श्री रमेश कुमार गुप्ता जी को कि आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह, वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आदरणीय कंसोटिया जी ACS फॉरेस्ट, आदरणीय पुष्कर सिंह साहब MD फेडरेशन, CEO दिलीप कुमार साहब, मनोज अग्रवाल जी और फील्ड से आए सभी अधिकारी साथियों, हमारे बीच रिटायर्ड ऑफिसर हमारे परम आदरणीय डॉक्टर राम प्रसाद साहब, रमन साहब, विज्ञान केंद्र से भी मैं देख रहा था 1-2 प्रतिनिधि आए हैं और विज्ञान सभा के भी 1-2 प्रतिनिधि हैं, आजाद साहब। पीछे मैं देख रहा हूँ कि आयुर्वेदिक कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे दिख रहे हैं और कुछ वन धन केंद्र से संबंधित लोग और भोपाल सर्कल से मेरे ख्याल है जो संग्राहक हैं विशेषकर महुआ के, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं दिलीप कुमार साहब MD फेडरेशन और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे सब्जेक्ट को उठाया है और उसके कई पहलू शायद अनटच्ड से थे या उतनी गहराई में हम लोगों ने बात नहीं की थी महुआ के बारे में, तो उसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। दूसरा मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा या धन्यवाद देना चाहूँगा सभी जो एक्सपर्ट्स लोगों के कमेंट्स और प्रेजेंटेशंस मैंने देखे हैं, 1-2 मैंने मिस किए हैं। मैं एयरफोर्स का शो देखने चला गया था तो शुरुआत के 1-2 प्रेजेंटेशन मैंने मिस किए, लेकिन मैंने मिस्टर नायक जी का देखा है, पटेल साहब का देखा, श्रीवास्तव जी का देखा, उसके बाद फिर हमारे लुंगाड़े जी और मैडम स्नेहा उनके बाद उन्होंने जो प्रेजेंट किया वो भी देखा, और एक तो नाम में शायद भूल रहा हूँ, मेरे पास कागज नहीं रखा है मैंने, बट उसके बाद के सारे प्रेजेंटेशन जो सीरीज में हुए हैं मैंने देखे। सभी के प्रेजेंटेशंस में
जो बातें सामने आ रही थी वो यही थी कि एक अच्छी क्वालिटी का महुआ कलेक्शन होना, उसके फिर वैल्यू एडिशंस की बात है, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की बात है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की बात है, और लोकल कम्युनिटी को कैसे फायदा मिल सकता है, वो अल्टीमेट एम उस सेंस में भी रहेगा कि एक तरफ एंटरप्रेन्योर की बिजनेस चल रही है, दूसरी तरफ उससे इनडायरेक्टली लोकल कम्युनिटी को कैसे फायदा हो रहा है। प्रेजेंटेशंस जब चल रहे थे और डाइवर्सिफिकेशंस जो प्रोडक्ट्स के मैं देख रहा था, मेरे दिमाग में जो बात आई, ये आई मेरे दिमाग में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, उसकी तस्वीर मेरे सामने आई, और वहाँ पर हम लोग एक बायर सेलर मीट करते हैं और उसमें करारनामे होते हैं। तो मैं पुष्कर सिंह साहब से ही पूछ रहा था कि पूरे बायर सेलर मीट में जो करारनामे हुए हैं उसमें महुआ वाला एक अपने पटेल साहब वाला था 2000 क्विंटल वाला 110 रुपए का, जिसका उल्लेख अभी एमडी साहब ने किया। लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट वैरायटी और पेरिस का भी प्रेजेंटेशन अपन ने देखा, और भी दूसरी संस्थाओं के प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफिकेशन देखे, लेकिन कहीं ना कहीं एमओयू में मेरे को वो पार्टीज दिखी नहीं। तो कहाँ चूक हुई हमसे प्रचार प्रसार में, या कुछ अपेक्षाएं मेरे ख्याल से रह गई, कहाँ गैप रह गया। जबकि पूरे प्रेजेंटेशंस को देखो तो ऐसा महसूस होता है कि महुआ भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसके प्रोडक्ट्स का भयंकर डाइवर्सिफिकेशन है और अच्छे ढंग से लोग कर रहे हैं। तो इस गैप को मैं समझूंगा चर्चा करके, कभी आप लोगों से भी मुलाकात होगी, और ये चाहूंगा कि अगला जो बायर सेलर मीट हो, उस बायर सेलर मीट में महुए के लिए कुछ ना कुछ स्केलिंग और ज़्यादा होना चाहिए। अभी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, ये पहली बार हुआ था कि पटेल साहब लंदन के जो ओ फॉरेस्ट की बातें हुई अभी 2000 क्विंटल 110 रुपया, इट्स ए गुड अचीवमेंट एटलीस्ट फॉर ए बिगनर। लेकिन मेरे ख्याल से इस स्केल को बहुत ऊपर ले जाने की आवश्यकता है यदि वास्तव में हम लोग लोकल कम्युनिटी को उसका फायदा देने की बात करते हैं। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य जो साथ रहा है हमारे, वो नेट की बात करी थी उन्होंने, और ये शुरुआत हमारी ग्रीन इंडिया मिशन में रमन साहब बैठे हैं, तो लोकल कम्युनिटीज को नेट हम लोगों ने प्रोवाइड किया था, और उसके बाद फेडरेशन ने और ज़्यादा नेट्स प्रोवाइड किए थे। पर अगेन मुझे लगता है कि जिस संख्या में हम लोगों ने नेट्स प्रोवाइड किए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, और इसको भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को स्केल अप करना चाहिए यदि अच्छी क्वालिटी का महुआ हमें संग्रहित करना है। क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स की जो बातें हुई है, या इवन मैं तो कहता हूँ कि पटेल साहब वाली भी बात हो, तो सबसे पहले उनके प्रतिनिधि आके उसकी क्वालिटी को देख के गए हैं, वरना हमारे पास 33,000 क्विंटल करीब महुआ इकट्ठा हुआ था बंधन केंद्रों में, एमएसपी 35 रुपया पर किलो के हिसाब से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमएसपी 21 पे मेरा ख्याल 32 रुपए थी। तो ये तथ्य भी एक देखना होगा हमें, और हम आपस में मिलकर विचार करेंगे कि ये नेट डिस्ट्रीब्यूशन को हमें स्केल अप करना होगा यदि अच्छी क्वालिटी का महुआ हमें चाहिए, और उसी के आगे सारी बातें होती। दूसरा प्रेजेंटेशन जो नागपुर यूनिवर्सिटी के लुम्बाड़े थी, और उन्होंने कहा था जो फाइनेंसिंग की बातें थी, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मुझे दो किस्म के प्लेयर्स दिख रहे थे। एक थोड़ा सा लोकलाइज्ड है, और दूसरा थोड़ा उससे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। डेस्मंड जी की बात कर रहे हैं, या पटेल साहब के लंदन के प्रोडक्ट्स की बातें कर रहे हैं। तो उस फाइनेंसेस में थोड़ा सा विचार विमर्श और करना होगा कि किस तरह से उनकी जो प्रोडक्ट डाइवर्सिटी है या वैल्यू एडिशंस है, उसको किस तरह से गवर्नमेंट के सपोर्ट कैसे मिल सकते हैं। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट सिस्टम सारे बताए हैं जो एग्जिस्टिंग हैं, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे टेक्निकल गाइडेंस का सिस्टम हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद भी इसको एक स्केल अप करना बहुत ज़रूरी है, और इन तथ्यों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे दिमाग में आए थे। बाकी मुझे चूँकि रिपीटिशन होगा, ज़्यादा कुछ कहूँगा तो सब कुछ बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन इन 3-4 चीज़ों को हमको विचार करना होगा, और डेफिनेटली इसको स्केल अप कैसे करना है, कौन कौन से पहलू हैं जिनको हमें छूना होगा, सीरियसनेस दिखानी होगी, और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और उसके मार्केटिंग को कैसे हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस पर विचार करना होगा। तो यही मुझे कहना है इस समय। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश कुमार गुप्ता जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश, बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं अपर मुख्य सचिव वन विभाग मध्य प्रदेश आदरणीय श्री JN कंसोटिया जी को। राष्ट्रीय महुआ कॉन्क्लेव में उपस्थित आदरणीय मंत्री महोदय, हमारे डिपार्टमेंट के PCCF होप साहब, पुष्कर सिंह जी, अग्रवाल जी, दिलीप कुमार जी और वरिष्ठ हमारे वन विभाग के अधिकारी, बाहर से आए हुए मेरे साथियों, स्टूडेंट्स और अधिकारी। महुआ के माध्यम से सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और आर्थिक उन्नयन, इस विषय पर हमारी कार्यशालाएं आयोजित हुई हैं और पिछले 2-3 घंटे से जो प्रेजेंटेशंस हुए हैं उनको यहाँ पर मैंने भी देखा है। जो हमारे प्रेजेंटर्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और अपना अनुभव भी यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो महुआ को आगे बढ़ा रहे हैं, महुआ की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, महुआ की मार्केटिंग कर रहे हैं और महुआ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। जब हम महुआ की बात करते हैं तो अपने दिमाग में सीधी सी बात आती है कि ग्रामीण इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी की बात आती है। और जब रूरल इकोनॉमी की बात हम महुआ के संदर्भ में करते हैं तो हमारे आदिवासी जो परिवार हैं उनकी अर्थव्यवस्था की बात सामने आती है। तो जो महुआ विषय है वो पूर्ण रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी भाई हैं, 90% उनकी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। और अगर हम इस देश की सबसे बड़ी जो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर हम आज बात करते हैं तो वो यही है कि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन जो गरीब हैं, पर्टिकुलरली आदिवासी हैं, उसकी आर्थिक स्थिति में उतना सुधार नहीं हो रहा है क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। महुआ उसको इक्वलाइज करता है। अगर हम महुआ की बात करेंगे तो ये मानिए कि हम जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, पर्टिकुलरली आदिवासी इकोनॉमी है, उसको हम बढ़ाने की बात करते हैं। तो इससे पवित्र सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर हमको गरीबों की मदद करनी है, आदिवासी भाइयों की मदद करनी है, तो जो हमारे जो वनोपज हैं उनकी हम बात करें। अभी अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में और बात करें तो सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है महुआ का वो मध्य प्रदेश है। अभी जो आंकड़े यहाँ जारी होंगे उसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा। अभी दिलीप कुमार जी बता रहे थे कि लगभग 10 लाख क्विंटल प्रोडक्शन है, पुष्कर सिंह जी बता रहे थे कि 7-8 लाख क्विंटल है। अगर हम 8 लाख भी मान लें तो अगर हम आज भी बात करें तो 35 रुपए के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो लगभग 250 करोड़ रुपए का उसका वैल्यूएशन आता है। अगर हम उसको महुआ को अगर क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि अगर हम उसमें एक जाली लगा दें, नेट लगा दें और उसका वैल्यूएशन अगर डबल हो जाता है तो आप देखिए कि जो एक वैल्यू एडिशन है वो सीधा 250 करोड़ से बढ़ के 500 करोड़ होता है। अगर 70 रुपये उसके हम रेट जोड़ते हैं, अगर 100 रुपये जोड़ते हैं वो 750 करोड़ रुपए होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उसकी कलेक्शन की क्वालिटी सुधार लें तो उसी में हमको लगभग 1000 करोड़ रुपए की इसका एक इकोनॉमिक वैल्यू होगी और जो इस प्रदेश के लिए विशेष रूप से हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बहुत बड़ी चीज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर आया है। मैंने रूरल इकोनॉमी में आदिवासी भाइयों की बात कही है। एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें हमको ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इसकी बात करते हैं तो आदिवासी भाइयों को जो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा सपोर्ट ये महुआ है। जो जो महुआ को चाहे किसी भी फॉर्मेट में ले लें, चाहे हम उसका पूड़ी बनाएं, चाहे गुलगुले बनाएं, चाहे हलवा बनाएं उसका, और चाहे हम उसका शराब बना के शराब पिए, क्योंकि शराब में भी उसमें कैलोरी वैल्यू बहुत अधिक होती है। तो आदिवासी भाइयों के लिए न्यूट्रिशन में कैलोरी का जो इनपुट है वो महुआ का बहुत ज़्यादा है। तो जब हम महुआ की बात करेंगे तो आदिवासी भाइयों की न्यूट्रिशन की बात पक्की सामने आएगी। तो उस तथ्य पर भी हमको विचार करके उसका स्टडी हमको करना चाहिए कि महुआ एंड ट्राइबल इकोनॉमी में क्या रिलेशन है, क्या कोरिलेशन है। ये एक अध्ययन का विषय ये हो सकता है। जब हम महुआ में को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी बड़ी चीज आती है। यहाँ कई साथियों ने टेक्नोलॉजी क्या हो, जो LIT के हमारे प्रोफेसर्स हैं उन्होंने यहाँ पर अभी प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और प्रोडक्शंस उन्होंने तैयार किए हैं। उसमें किस तरीके से इन्वेंट्री उन्होंने तैयार करी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेक्नोलॉजी के बाद में आती है कि उद्यमशीलता।
अब यहाँ बड़ा प्रश्न है कि उद्यमशीलता की जब हम बात करेंगे तो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप हो या अदर्स हो, ये इंपॉर्टेंट विषय है कि जब हम उद्यमशीलता की बात करते हैं तो आदिवासी उद्यमशीलता की बात हमको करनी चाहिए, क्योंकि ये ट्राइबल इकोनॉमी से पूरा जुड़ा हुआ विषय है। ये चिंतनीय हो सकता है कि महुआ हमारा ट्राइबल भाई कलेक्ट करें और एक बड़ा व्यापारी वर्ग उसको खरीद लें और उसका वैल्यूएशन करके वो मार्केट में चला जाए, उसका पैसा अपने जेब में चला जाए। अगर ये मॉडल होगा तो ये आदिवासी भाइयों के साथ हम लोग बहुत बड़ा अन्याय करेंगे, तो उस पर हमको विशेष रूप से सोचने की बात है। तो इसलिए अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो आदिवासी भाइयों को उसमें उद्यमशीलता के लिए हमको तैयार करना चाहिए। अगला आता है फाइनेंस का। एक साथी ने अभी ये प्रस्तुत किया था कि किस तरीके से फाइनेंसिंग होना चाहिए, बहुत बड़ा संकट है। इसमें जो मॉडल है वो यही हो सकता है, जो कोऑपरेटिव मॉडल इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि हमारा अभी मनोहर संघ का मॉडल है कि हम सोसाइटीज परचेज करें, फेडरेशन में आए और फेडरेशन लेवल पे इस पर कुछ उसकी मदद हो, तो इस मॉडल पर हमको विचार करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि स्केल का इश्यू आएगा। एक गांव में अगर 50 किलो महुआ आता है तो उसका स्केल नहीं होता है कि उसका प्रोसेसिंग हो सकता है या मार्केटिंग हो सकता है, तो उस पर हमको विचार करना चाहिए। फिर अगला आता है मार्केट का। मार्केट कैसा हो, उसमें हमको निश्चित ही जो हमारा फेडरेशन लेवल पे है या जो प्राइवेट उद्यमी हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, उनका भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तो उस मॉडल पे हमको यहाँ बात करना चाहिए। अब इसका डिमांड कैसे रेज करें? देखिए, महुआ की डिमांड है, लेकिन जैसा कि बात होती है कि हम 35 रुपए किलो महुआ खरीदते हैं, जब हम सेल करते हैं तो उतना हमको उसका प्रॉफिट नहीं मिलता। रीजन यही है कि उसका एक प्रोसेस आइटम्स की डिमांड उतनी क्रिएट हम लोग नहीं कर पाए। वो कैसे होगी? जैसा कि अभी आया है कि मध्य प्रदेश में अभी महुआ वाइन बन रही है। अभी गोवा के हमारे साथी हैं डीजे डेस्मंड जी हैं, उन्होंने वहाँ पर इसका शुरू किया है। बाकी स्वीट्स हैं, नागपुर के साथी थे जिन्होंने कहा है कि मड़ावी स्वीट्स उन्होंने शुरू करके कुछ सपोर्ट किया है। यदि वो ये नहीं बता पाए कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आजीविका मिशन के लोग, उनके साथ उनका क्या फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसका हमको अध्ययन करना चाहिए। अब जहाँ तक डिमांड का प्रश्न है, होटल से एक बड़ा हो सकता है कि अगर हम होटल्स में जाएं, वहाँ पर जो स्वीट की बात आए तो महुआ स्वीट हो, शायद ये अभी हुआ नहीं है, तो हमको उनको भी इसमें आगे लाना पड़ेगा। साथ में हमारे जो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो केटरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी भूमिका हम महुआ के अंदर लेके आए, वो एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी जो सरकारी सिस्टम आंगनबाड़ी है, एमडीएम है, उस पर भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरीके से लोकल रिसोर्सेज, लोकल कंजम्पशन और लोकल न्यूट्रिशन, उस थ्योरी पर हमको बात करना चाहिए। अब कुछ इश्यूज है महुआ को लेकर, जैसे यहाँ विज्ञान सभा के मेरे साथी ने मुद्दा उठाया था सस्टेनेबिलिटी का, कि ऐसा नहीं हो कि हम महुआ को प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के चक्कर में उसकी जो इतना दोहन कर दें कि महुआ खत्म ही हो जाए। ये सबसे बड़ा संकट है, और ये संकट मैं उस तरीके से देखता हूँ कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो ये देखते हैं कि महुआ के बड़े पेड़ तो दिखाई देते हैं, लेकिन छोटे पेड़ कभी दिखाई नहीं देते। इसका मतलब है कि जो एक नया जो रीजनरेशन होना चाहिए या प्लांटेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात यह है कि हम किस तरीके से हम उसको सस्टेन करने के लिए इसका प्लांटेशन रखें, या इस पेड़ को हम बचाएं कैसे हैं, तो इसको हमको विचार करना चाहिए। इसमें नर्सरी हो सकती है, प्लांटेशन होता है, हाईटेक नर्सरी हो सकती है, या इसमें क्या टिश्यू कल्चर डेवलप हो सकता है। ये प्लांट जो हमारे इंजीनियर्स हैं, बोटनी वाले लोग हैं, उनका काम है कि उनको इसमें रिसर्च उसमें करना चाहिए। प्लांट पैथोलॉजी है, कैसे हम इसको सस्टेन करें, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी, इसी जो पौधा होता है उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है, उसी कारण से ये आगे बढ़ नहीं पाता है। अब इसमें स्केल का इशू जो मैंने कहा है कि अगर हम युद्ध स्तर पर बात कर काम करेंगे तो 7 लाख क्विंटल कुछ भी नहीं होता मध्य प्रदेश में, पूरे देश में 16 लाख क्विंटल कुछ भी नहीं होता। तो इस पर भी हमको विचार करना चाहिए कि एक दोहन एक सीमा तक होना चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा व्यापार के चक्कर में हम लोग इसको जो एक बहुत बड़ी स्पीसीज है उसको हम लोग खराब कर दें। और दूसरा जो इशू आता है ट्राइबल इकोनॉमी का, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि वो कितना प्रभावित करता है महुआ, उस पर हमको अध्ययन इसमें करना चाहिए। और एक इशू साथ में ट्राइबल राइट्स का भी इशू है
क्या महुआ के ट्रिप के जो प्लांट है, ट्री है, उसके ऊपर आदिवासी भाइयों का अधिकार कितना है? क्योंकि अगर वो अधिकार हम उनसे छीनते हैं तो उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग छीनते हैं उनसे। ये विचार का प्रश्न है जो मेरे मन में आया था, जो मैंने आपको यहाँ पर रखे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो भी इसके निष्कर्ष निकलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर हैं, बहुत ही डायनेमिक है। महुआ के प्रति उनमें, महुआ की बात आती है तो जोश बढ़ता है महुआ मंत्री महोदय में। बढ़ना भी चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बचपन से महुआ को जानते हैं, महुआ के उपयोग जानते हैं, तो शायद हम लोग नहीं जानते। वो भी अपने शेयर करेंगे अनुभव यहाँ पर, जो हमारे लिए भी उपयोगी होगा। तो मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ, हमारे अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे वरिष्ठ अफसर आए हैं उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने समय निकाला है, और मनोबल संघ की जो टीम ने मेहनत की है उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय श्री कंसोटिया जी, अपर मुख्य सचिव वन विभाग मध्य प्रदेश एवं प्रशासक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, हम माननीय मंत्री महोदय की अनुमति से अब एक अनुबंध ज्ञापित करना चाहते हैं। एमओयू हम साइन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लघु वनोपज संबंध में, और रसीदा लाइफ साइंसेज और मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के बीच में हम एक एमओयू यहाँ साइन कर रहे हैं। रसीदा लाइफ साइंसेज नीदरलैंड और बेंगलोर में इनके ऑफिसेस हैं, और आदरणीय डॉक्टर गायत्री हेला जी हैं रसीदा लाइफ साइंसेज की ओर से, और मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ से अतिरिक्त प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ डॉक्टर दिलीप कुमार जी से आग्रह है कि आप इस अनुबंध को यहाँ ज्ञापित करें। दोनों एमओयू की कॉपीज को एक्सचेंज करेंगे। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जो हमारी सोसाइटीज हैं और जिला यूनियन से जो हमारे प्रोड्यूस हमारे पास उपलब्ध होते हैं, उसमें 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की वनोपज का क्रय करने का ये अनुबंध है जो रसीदा लाइफ साइंसेज और मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के बीच में हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत बधाई मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ को और रसीदा लाइफ साइंसेज को भी। माननीय मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय से एक विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने कर कमलों से मध्य प्रदेश में लघु वनोपज की उत्पादन क्षमता के आकलन का प्रतिवेदन रैपिड असेसमेंट जो अभी आदरणीय पुष्कर सिंह साहब ने जिसका उल्लेख किया था कि IIFM के साथ मिलकर हमने स्टडी की है कि कितना इसमें उत्पादन हो रहा है और कहाँ ये हो रहा है, ये एक बड़ा डिटेल है। सर आप सभी से भी आग्रह सर, आ जाए सर, रमन साहब आ जाए, प्रसाद साहब आ जाए, IIFM के सभी जो ऑफिशियल्स हैं आप आ जाए सर, हमारा भी मान बढ़ेगा। आइए सर, सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, आप ही की अनथक मेहनत और प्रयासों का नतीजा है कि आज हम ये स्टडी लेकर आए हैं। और जैसा कि आदरणीय रमेश कुमार गुप्ता जी ने भी बताया कि हम नेक्स्ट लेवल की चीजें अब ऑफर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से हम SOP बना रहे हैं। हम नेक्स्ट लेवल के जितने हमारे काम हैं वनोपज को लेके, लघु वनोपज को लेके वो कर रहे हैं, और इसमें ये स्टडीज बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। सर कैमरा। रैपिड असेसमेंट मध्य प्रदेश में लघु वनोपज की उत्पादन क्षमता के आकलन प्रतिवेदन का ये विमोचन माननीय मंत्री महोदय तथा आदरणीय मंच के कर कमलों से हो रहा है। जोरदार तालियां। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा आइकॉनिक आयोजन है राज्य में आयोजित होने वाला वन मेला, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। इसकी एक चित्रमयी प्रस्तुति का दस्तावेज हमने संकलित किया है। उसके भी विमोचन के लिए अब हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री महोदय से तथा माननीय मंच से कि आप अपने कर कमलों से हमारे वन मेला 2022 की चित्रमयी प्रस्तुति के दस्तावेज का विमोचन करें। ये एक ऐसी इवेंट है जिसमें नॉलेज है, जिसमें मार्केट है, जिसमें लिंकेज है, जिसमें होप है, जिसमें फ्यूचर है, और इन सारी चीजों को समाहित करते हुए जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय वन मेला होता है उसके हमारी कोशिशों को हमने चित्रात्मक तौर पर यहाँ संकलित किया है और उसका विमोचन हम कर रहे हैं।
माननीय मंत्री जी के कर कमलों से ये विमोचन हो रहा है और आदरणीय मंच इस समय उसका साक्षी बन रहा है। बहुत ही आकर्षक ये कोशिश हमने की है और कोशिश इसलिए की है कि कोई भी अच्छा काम हो उसका दस्तावेजीकरण हो जाए तो वो पुख्ता हो जाता है। सर आप इसको जरूर देखिएगा सर, बहुत ही आकर्षक बनाया है इसको और आपके मार्गदर्शन में हुआ है इसलिए और बहुत अच्छा है सर। एमएफबी पार्क के हर्बेरियम डेटाबेस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन की वेबसाइट इंडेक्स हर्बेरियम डेटाबेस सिस्टम के तौर पर एक वेबसाइट के तौर पर डेवलप किया गया है। उसके लोकार्पण के लिए भी हम आपसे विनम्र आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मंत्री जी। रिमोट के माध्यम से ये इंडेक्स हर्बेरियम डेटाबेस सिस्टम ये हमारी वेबसाइट है, इसके लोकार्पण के लिए आपसे विनम्र आग्रह सर। रिमोट के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय ने इस वेबसाइट का उद्घाटन किया है। इसके अलावा ये हमारी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इसके बारे में सारी डिटेल्स हैं। एक बहुत ही और हमारा एक महत्वपूर्ण एक कदम और है, वन धन नेचुरल एक हमारा ब्रांड हम बना रहे हैं। हमारे जो वन धन केंद्र हैं माननीय मंत्री जी, वो सारे के सारे केंद्रों पे जो हमारी लघु वनोपज उत्पादित होती है, तो जितने भी हमारे वन धन केंद्र हैं उसके जितने प्रोड्यूस हैं सर, उसके सब सारे के सारे प्रोडक्ट्स को अब हम वन धन नेचुरल्स के एक ब्रांड के तहत लेकर आ रहे हैं सर। तो इन समस्त उत्पादों के एकल ब्रांड के लोकार्पण के लिए और इसकी हम वेबसाइट भी बना रहे हैं सर। पीछे आप देखेंगे ये एक वेबसाइट हमने ये बनाई हुई है और इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में है और हमारी जो ग्लोबल रीच है उसको अंडरलाइन करने के लिए हमारी ये छोटी छोटी कोशिशें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली हैं। वन धन नेचुरल्स अब हमारे जितने भी वन धन केंद्र हैं उनके समस्त उत्पादों का ये एक नई पहचान है, ये हमारा नया ब्रांड है वन धन नेचुरल्स। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। इसको अभी माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे प्रबंध संचालक महोदय श्री पुष्कर सिंह जी ने कहा कि अब हम फूड ग्रेड महुआ संग्रहण की जो हमारी अब मुहिम है उसमें हम बहुत आगे चले गए हैं। कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने ये काम बहुत शिद्दत से किया है। तो हमारी कुछ यूनियंस हैं, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उनको हम आपके हाथों से सम्मानित करवाना चाहते हैं माननीय मंत्री जी। प्रदेश में फूड ग्रेड महुआ संग्रहण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो हमारी यूनियंस हैं उनको हम आपके हाथों से सम्मानित करवाना चाहते हैं और जिलों की यूनियंस के साथियों को हम यहाँ आमंत्रित करेंगे। खंडवा जिले की जो यूनियन है उनमें श्री विक्रम सिंह भदौरिया, श्री नीरज यादव, श्री दिलीप तिवारी और लखन कास्टे जी से विनम्र आग्रह कि आप आए और माननीय मंत्री जी से अपना सम्मान ग्रहण करें। खंडवा जिले के हमारे साथी हमारे जो फूड ग्रेड महुआ संग्रहण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला वनोपज सहकारी यूनियंस हैं उसके हमारे मेंबर्स यहाँ पर हैं। तो प्रतिनिधि हमारे मेंबर सदस्य जो हैं यहाँ के माननीय मंत्री जी के हाथों से अब सम्मान ग्रहण करेंगे। फूड ग्रेड महुआ संग्रहण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला वनोपज सहकारी यूनियन के सदस्यगण, सबसे पहले खंडवा के हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने कर कमलों से हमारे खंडवा के साथियों का सम्मान करें। इनके बाद सीधी के हमारे साथी श्री सचिन हमारा महुआ इंग्लैंड में जाकर के 100 रुपए से ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद खंडवा के साथी, बहुत बहुत बधाई। और अब सीधी के हमारे जो साथी हैं श्री संजीव रंजन जी, बहोर पटेल जी, श्री सूर्यदेव प्रजापति जी और समय लाल जायसवाल जी,
आए, आप माननीय मंत्री जी के कर कमलों से ये पुरस्कार ग्रहण करें, ये सम्मान ग्रहण करें। फूड ग्रेड महुआ संग्रहण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला वनोपज सहकारी यूनियन सीधी के हमारे सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी इन्हें प्रमाण पत्र और सम्मान दे रहे हैं। सीधी के बाद पश्चिम मंडला जो हमारी यूनियन है, उनके साथी श्री प्रवेश बराड़े, सुखूलाल इनवाती जी, श्रीमती सरोज मरावी जी और श्रीमती देवकी बाई। पश्चिम मंडला की हमारी यूनियन है, उनके साथी आ रहे हैं। उसके बाद उमरिया के हमारे साथी कृपया यहाँ पधारे। श्री योगेश गुप्ता जी, श्री अभिषेक पांडे जी, सुरेश प्रसाद हरिजन जी और अजय सिंह जी मंच के करीब आ जाएं। अभी इस समय मंच पर हैं पश्चिम मंडला के हमारे साथीगण, इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया फूड ग्रेड महुआ संग्रहण में। और उसके बाद अब उमरिया के साथी मंच पर आ जाएं। मंच पर उमरिया के साथी आ रहे हैं और उसके बाद हम आमंत्रित करेंगे दक्षिण बैतूल के हमारे साथी अमित सिंह चौहान जी, संजय पांडे जी, शंकर पाटनकर जी और रमेश परसराम जी को। उमरिया के हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। डीएफओ साहब उमरिया मोहित सूद साहब, इन्होंने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी, खासतौर से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जाता है महुआ संग्रहण में और उस डॉक्यूमेंटेशन का जो महत्व है उस पर बहुत अच्छी जानकारी दी डीएफओ साहब ने। डीएफओ साहब के साथ में बहुत बहुत बधाई उमरिया टीम उमरिया को। उमरिया के बाद दक्षिण बैतूल से श्री अमित सिंह चौहान जी, श्री संजय पांडे जी, श्री शंकर पाटनकर जी और रमेश परसाद जी। और उसके बाद नर्मदापुरम के जो साथी हैं नीरज शर्मा जी, नीरज मेहरा जी, शिव नारायण यादव जी और हरिनारायण हसीराम जी, वे कृपया मंच के पास आ जाए। इस समय मंच पर हमें दक्षिण बैतूल की हमारी जो यूनियन है उसके सदस्यगण मंच के पास, मंच पर ही आ जाए। नर्मदापुरम के हमारे साथी आ जाए नर्मदापुरम। और नर्मदापुरम के बाद अलीराजपुर के जो हमारे साथी हैं योगेंद्र सिंह बिलवाल, योगेंद्र सिंह कुशवाहा, अरविंद तोमर और खान सिंह बेचरिया जी, वो अब आ जाए मंच के पास में अलीराजपुर के। नर्मदापुरम के अब हमारे साथी आमंत्रित हैं माननीय मंत्री जी के समक्ष। वन क्षेत्रपाल, वन रक्षक, प्रबंधक और संग्राहक श्री नीरज शर्मा जी, नीरज मेहरा जी, शिव नारायण यादव जी और हरिनारायण हसीराम जी। नर्मदापुरम के बाद अलीराजपुर के साथी हमारे मंच पर आ जाए जल्दी। और अलीराजपुर के बाद इसी सिलसिले में सबसे आखिर में सीहोर के हमारे साथी हैं महिपाल सिंह जी, राकेश चौहान जी, ललिता प्रसाद चौहान जी और श्री श्याम बाबू जी, सीहोर के हमारे साथी इसके बाद मंच पर आ जाए। इस समय अलीराजपुर के हमारे मित्र यहाँ पर हैं, माननीय मंत्री महोदय से सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। और सीहोर के हमारे साथी यहाँ यदि उपस्थित हों तो वे कृपया पधारने का कष्ट करें। सीहोर से संभवतः सीहोर के हमारे साथी यहाँ नहीं हैं, तो फूड ग्रेड महुआ संग्रहण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला वनोपज सहकारी यूनियनों का सम्मान हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब ऐसे हमारे कुछ सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षण अधिकारीगण हैं जिनको हम आपके कर कमलों से सम्मानित करना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय। सबसे पहले आदरणीय श्री सुनील अग्रवाल जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। श्री सुनील अग्रवाल जी, श्री अजित कुमार श्रीवास्तव जी, श्री जसवीर सिंह चौहान जी, समन्वय अधिकारीगण उपस्थित नहीं हैं। हमारे बीच में उपस्थित श्री जसवीर सिंह चौहान जी, बहुत आदर के साथ आपको बहुत बहुत बधाई सर। माननीय मंत्री महोदय, माननीय वन मंत्री मध्य प्रदेश के हाथों हम उन्हें सम्मानित करके स्वयं भी सम्मानित हो रहे हैं। आज ही सेवानिवृत्त हो रहे श्री जसवीर सिंह चौहान जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय देवी सज्जनों, हमारा परम सौभाग्य है कि माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं। हम उनसे आदर के साथ निवेदन करेंगे कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय वन मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी। सबसे पहले तो मैं लेट आने के लिए माफी चाहूंगा कि 2 घंटा तो मुझे एयर शो के ट्रैफिक जाम में लग गया। सुबह मैंने कोशिश करी थी कि आपके पास 12 बजे पहुंच जाऊं, लेकिन एयर शो के कारण मेरा हवाई जहाज को अनुमति नहीं मिली, तो मैं वहीं अटक। मुझे लगा था कि एयर शो का मुझे ध्यान नहीं था, तो मैं आ जाता टाइम पे। वो प्लान भी मेरा फेल हो गया और इस कारण मैं बहुत सारे कारणों से लेट आया हूँ। इसके लिए माफी चाहूंगा। आज इस कार्यक्रम में पधारे वन उपज संघ के अध्यक्ष ही नहीं, हमारे वन विभाग के एसीएस महोदय एमडी पुष्कर जी, आप साहब गुप्ता जी, हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, जिनके सहयोग से आज ये इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है क्योंकि मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने कैसे शुरुआत करी। और किसी के सपना जब साकार होता है, कोई सपना देखो आप, तो जब सपना साकार होता है तो उसकी खुशी का शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वही खुशी आज मुझे हो रही। सबसे पहले तो जितनी हमारी टीम बैठी है, इनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि आपने एक जननेता की भावना को उसके लक्ष्य तक पहुंचाया। आसान काम नहीं होता और केवल 3 साल के अंदर, अभी हमारे 5-7 दिन बाकी आचार संहिता लगने में, लेकिन जब मैं 21 में आया, 20-21 में, तो मुझे लगा कि संभव नहीं है। लेकिन आप दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियों देता हूं। मित्रों, जितने प्रोडक्ट आप देख रहे हैं अपन, उसके बारे में तो मैं करूंगा। और अभी वो लंदन की चाय भी पी करके आया। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का एक विज्ञापन आता था, इससे बड़ा विज्ञापन क्या होगा। मैंने कहा पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। चाय का सुना था लेकिन कभी पी नहीं थी, क्योंकि लंदन की चाय बड़ी महंगी है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सुबह वहां से कर रहा हूं, हो सकता है आप लोगों को 5-10 मिनट स्टार्टिंग के अच्छे ना लगे, लेकिन मेरे साथ शेयर इसलिए करिए कि मुझे 34 साल हो गए राजनीति में जनता की सेवा करते हुए। और आज से 34 साल पहले जब मैं 26 साल का था, पहली बार विधायक बना था, 25 के पहले बन नहीं सकता था। ऐसे साहब में मेरे विधानसभा में गया, पहली बार देश की आजादी के बाद कोई विधायक, मतलब हमारा बीजेपी का बना था। रास्ता, मतलब डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं, रोड, बिजली, सड़क, पानी, नथिंग, कोई पड़ता ही नहीं था। वहां 3-4 गांव थे। मैं रात को रुका और रात को रुक करके वहां बाजार लगता था, सुबह हाट बाजार। कभी आप लोग ग्रामीण परिवेश से आए हो तो हाट बाजार देखा होगा। उस हाट बाजार में मैं दिन भर घूमा, दिन भर। सब्जी वाला, मच्छी वाला, ये जो बाल की चोटी वाला, अचार वाला, चप्पल वाला, जूते वाला, झोले, हर दुकान पर मैं गया, दिन भर घूमा। फिर गांव के बाहर में गया जहां मछली बिक रही थी।
वहां थोड़ा और आगे पेड़ के नीचे दो भाई लोग बैठे थे, वो 5 लीटर की कुप्पी में दारू बेच रहे थे, मुवे की दारू। मैं कुछ नहीं बोला, मैं देखता रहा। 10 रुपए लीटर वो बेच रहे थे। फिर जब बाजार खत्म होने पर आया तो वो लोग बोले जल्दी करिए, हमको बाजार जाना है, जिसको पीना जल्दी करो, खत्म करना है माल। तो हमने कहा जल्दी क्यों कर रहे हो? बोले ये जो पैसा आया ना, सब्जी ले जाऊंगा, तेल ले जाऊंगा, नून मिर्ची गुड़ ले जाऊंगा, ये झोला लाया हूं घरवाली के लिए भर के ले जाऊंगा, मेरा जीवन चक्र चलाऊंगा, अगर ये नहीं बेच पाया तो जी कैसे पाऊंगा? वो जो आर्थिक आपने पत्र आज यहाँ पढ़ा, ये हमारे एसीएस साहब का भाषण नहीं था, क्योंकि वो भाषण नहीं देते, बुद्धिजीवी आर्थिक तथ्य रखते कि कैसे हम आर्थिक मानसिक सामाजिक स्थिति में इस महुए के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन कर लें। आपका भाषण इस बात का होता है। अगर रिकॉर्ड करा तो उसको निकालना भी है, बाद में साहब भी नहीं बोल पाएंगे, इसमें से निकालो। ये इन्होंने जिस तरीके से अपन दूध लाते हैं और घी तब निकलता है जब मथना पड़ता है। घी होता है लेकिन दिखता नहीं। दूध में से घी निकालने के लिए पहले छाछ बनना पड़ता है, छाछ को मथना पड़ता है, जब मक्खन ऊपर आता है और फिर अनुपज संघ में जाके गर्म करना पड़ता है, जब जाके घी बनता है। ये ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जाता। मैंने आपको मैं बता रहा था कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग शाम को वहां बेचते थे और अपना घर चलाते थे। वहां पर पानी नहीं था पीने का, बिजली नहीं थी। मेरे जैसा कोई पढ़ा लिखा आदिवासी वहां विधायक बन गया। 56 गांवों में बिजली नहीं थी मेरे विधानसभा में। 56 1990 की बात कर रहा हूं। मैंने बोला देखो भाई, शाम के टाइम बच्चे पढ़े, खाना उजाले में बने, लाइट में बने, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये बात कैसे शुरुआत हुई? आज ये जो सब कुछ दिख रहा है ना, इसके नीचे क्या है? ऊपर वाला तो पुजारा है, लेकिन आया कहां से, निकला कहां से? हमने कहा ठीक है, हम जनरेटर लेके आते हैं। हमारी तनख्वाह थी 1250 रुपया महीना 1990 में। हमने कहा 2-3 महीने की तनख्वाह हम दे देंगे। 4000 रुपए का जनरेटर आता था। हमने कहा जनरेटर खरीद लो यार। एक जनरेटर खरीदा हमने, बिजली देना है। और ये गांव वालों में किस्मत वाले गांव होते थे जहां हैंडपंप होते थे, नहीं तो कुएं का पानी पीते थे। एक हैंडपंप को हमने बाहर निकाला और एक पाटीदार हमारा दोस्त था, आजकल वो पंप, क्या नाम उसका, पाटीदार पंप, क्या नाम, क्या बनाता है? अरे पंप बनाता है पाटीदार का, तो ब्रांड क्या है पाटीदार का? इंदौर में शक्ति पंप। उसकी बीवी मेरे साथ पढ़ती थी। ये रिवाइंड करता था, जो मशीन जल जाती थी ना, आज तो कितने हजार करोड़ का टर्नओवर है, 400 देशों में जाता है शक्ति पंप, दुनिया का टॉप का पंप है शक्ति पंप। लेकिन जब उसकी वाइफ मेरे साथ पढ़ती थी, मैंने कहा भाई पुरानी मोटर जो है वो रिपेयरिंग करने बहुत सारी आती है तेरे हस्बैंड के पास। पहली बात तो तू शादी क्यों कर रही है इस आदमी से, तो मोटर रिवाइंडिंग करता है, ये क्या करेगा आगे? बोले नहीं आपको नहीं मालूम, ये बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, मैं तो इसी से शादी करूंगी। अच्छा मैंने कहा शादी कर ले, मुझे एक पुरानी मोटर दे दे रिवाइंड करके, मैं मेरे गांव में जाके हैंडपंप में डालूंगा। वो लेके आया। अब चले कैसे? जनरेटर तो हमने ले लिया 4000 में, चले कैसे? हमने कहा पानी हम पिलाएंगे, गांव में शुद्ध पानी पिलाएंगे और बिजली 2 घंटा देंगे। ऐसे जुगाड़ करते 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 हमने देखा कि एक हमारे साथ पढ़ता था इंदौर में लड़का, उसने ट्यूबलाइट की फैक्ट्री डाली थी, तो 200 ट्यूबलाइट हम उसे उधार लाए। भाई पैसे देंगे बाद में, हमारी तनख्वाह 1200 रुपया है, धीरे धीरे देंगे।
पुराना दोस्त से दे दे उधार, गरीबों के घर में लगाएंगे। हमारे जिस गांव से हमने शुरुआत करी वहां 200 घर थे, तो हर घर में हमने एक ट्यूबलाइट लगवा दी। एक और लड़का था, वो बिजली के तार बनाता था। हमने कहा भाई कुछ टूटे फूटे रिजेक्टेड जहाँ तार बनते उस जमाने में तो उतना एक्सपर्ट नहीं था, बीच बीच में जब तार खराब हो जाते तो रिजेक्टेड माल आ जाता था। हमने कहा रिजेक्टेड माल वो फिर से उसको रिसाइकिल करके बेचता था। हमने कहा यार ये रद्दी माल हमको दे दे भाई, जहां पर फटा वटा होगा तार वहां कपड़ा बांधे। और हमने उस गांव में जनरेटर से बिजली 2 घंटे चालू करी कि बच्चे पढ़े, 2 घंटे पानी चालू किया। अब डीजल कहां से आया, डीजल कहां से आया? तो हर घर में दारू बनती थी महुए की। हमने हर घर से 2 बोतल लेना शुरू किया, महीने में 2 बोतल। और वो 2 बोतल दारू को हम लोग बाजार में बेचते थे, हाट बाजार लगता था। हमारा आदमी, हम तो नहीं बेचते थे, बोलता भाई देख हम लोग को तो पहचानते लोग, तू वो झाड़ के नीचे बैठ जा और तू बेच। वो बेच के आता था, तो हर घर से 2 बोतल के 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए आते थे। यानी 40 रुपया आ गया। अब उससे फिर हम डीजल खरीदने जाते थे, डीजल खरीद के लाते थे। कुल मिला के कहने का तात्पर्य कि महुए से हम क्या क्या शुरुआत करी हमने। सिर्फ दारू बनती थी, फिर हम लोगों ने लड्डू बनाने बनते थे, जैसा आपने बताया, बहुत सारी चीजें बनती थी। और महुआ जब होता था पैदा तो सस्ते में व्यापारी खरीद ले जाता था। अब जब बरसात में उसको आवश्यकता पड़ती थी, वही महुआ जो 10 रुपए में बेचता था वो 25 रुपए किलो में वापस खरीदता था खाने के। तो 2008 में जब मैं वन मंत्री बना तो हमने कहा महुआ खरीदो भाई, ये गरीब आदिवासी 10 रुपए में बेचता है, आवश्यकता पड़ने पर 25 रुपए में खरीदता है, हम लोग क्यों नहीं खरीदे? और 8 रुपए में खरीदते हैं, उसको रखो और 10 रुपए में बेच दो, कुछ तो फायदा होगा ना भाई। वहां से हमने शुरुआत करी और देखते 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 फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हम महुए से दारू बनाएंगे। एक बड़ा आदमी बन रहा है, गरीब आदमी बड़ा आदमी क्यों नहीं बन सकता? हिंदुस्तान में महुए से दारू बनाने की कहां परमिशन है मुझे नहीं मालूम, पर मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने हमें 3 जगह दारू बनाने की परमिशन दी। बोले ट्रायल कर लो, ट्राई कर लो। खालवा में, डिंडोरी में और अलीराज में हम लोगों ने शुरुआत करी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 850 रुपया बोतल बिक रही है। 850 रुपया मतलब 100 पाइपर के बराबर। बाजार में थोक डूंगरी भाव है 100 पाइपर, जो 100 रुपए लीटर में बिकती थी। अब वो अलग बात है कि हमें ज्यादा बनाने की परमिशन वित्त विभाग ने भी नहीं दी है। हम इसको आर्थिक रूप से हमारा टेस्टिंग चल रहा है। एक फोम फैक्ट्री का मालिक है, वो करोड़पति और करोड़पति हुए जा रहा है। तो जो गरीब आदमी क्यों नहीं अपना पेट भर सकता, गरीब आदमी क्यों लखपति नहीं हो सकता? और अभी जब हमने देखा तो डिंडोरी में, अभी खालवा में शुरू नहीं हुआ है, वहां के लोग बोलते सर हमें और बनाने की परमिशन दो, हमारा बहुत माल बिक रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो टेस्टर है वो सक्सेसफुल हो गया है। और आने वाले समय में जब नए सरकार आएगी, हमारी जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम उसको, अभी हम खुद बोलते हैं कि बड़े व्यापारी को लाभ पहुंचाने के बजाय हम इसे सोसाइटी, जैसे वनोपज संघ है, इसके माध्यम से, जैसे आप तेंदु पत्ता लेते हो, वनोपज लेते हो, और फायदा किसको देते हो? गरीबों को देते हो। गरीब आदमी की आर्थिक स्थिति कैसे बने, सबका साथ सबका विकास कैसे हो? और आपने भी देखा ही होगा कि गुजरात से 2 आदमी चले, एक दिल्ली में बैठ गए प्रधानमंत्री जी हमारे, दूसरे पटेल साहब लंदन में बैठ गए, वो भी वहां से आर्थिक विकास कर रहे हो। पटेल साहब भी हमारे महुआ को 100 रुपए किलो के ऊपर ले रहे, 110 रुपए किलो। एक बार पटेल साहब के लिए ताली बजाओ भाई, क्या बात। पटेल साहब को भी बहुत बधाई।
लंदन में बैठ करके महुए का चाय, महुए का कॉर्नफ्लेक्स, महुए का पाउडर, अभी मैंने चखा। मैं प्रोटीनेस अगर कमजोरी हो जाए तो प्रोटीनेस खाता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन अभी मैंने चखा ये प्रोटीनेस से बढ़िया प्रोडक्ट लंदन में हमारे पटेल साहब बेच रहे हैं और महुआ मध्य प्रदेश का जा रहा है। मेरी तो उनसे रिक्वेस्ट है पटेल साहब से, अगर मेरी बात देखो सुन रहे हो तो लिखे मध्य प्रदेश के महुए से बना हुआ, मध्य प्रदेश के महुए से बना हुआ। और ऐसा महुआ हम जितनी उनकी डिमांड होगी हम वो पूर्ति करेंगे। एक रास्ता बताया है, अभी चाय मैंने पी, उसमें काली मिर्च, अदरक, न जाने क्या क्या डाला हुआ था। इतनी बेहतरीन चाय महुए से बन सकती है, महुए से कॉर्नफ्लेक्स टाइप बन सकता है, महुए से अभी बाकी चीज को आप देखिए, ये बॉडी लोशन, ये क्रीम, आज मेरी माँ की भी पुण्यतिथि थी। मेरी माँ टोनर के रूप में भी इस्तेमाल करती थी। दांत खात खुजली हो जाए, और कभी हम लोग गांव में रहते थे तो कई बार डॉक्टर आता नहीं था, तो मेरी माँ बोलती थी महुए की दारू ला, तेरे पिताजी की पड़ी होगी, छोटी मोटी बची होगी, वो हाथ में मचती थी, ये गाल पे टोनर लगा लेते। आज ये टोनर, आज ही मेरी माँ की पुण्यतिथि होगी, देख रही होगी, ऊपर तो खुश हो रही होगी, बेटे ने कुछ तो करा। आज क्रीम लगा रहे, टोनर लगा रहे हैं। मेरी माँ तो सिर्फ दारू लगाती थी, लेकिन शुरुआत तो उसने करी थी, हम तो मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। इससे ज्यादा श्रद्धांजलि आज कुछ नहीं हो सकती मेरी माँ के लिए। छोटी सी चीज अगर हम लोग सब लग जाएं, इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता, दुनिया बदल सकती है। आज जिन परिवारों को भी हमने पुरस्कार, जब मैं गांव में जाके बोलता था कि मैं आपका महुआ 100 रुपए किलो खरीदूंगा, फिर मैं बोल रहा हूँ आप आज आपके सामने कि आने वाले समय में मैं महुआ 200 रुपए किलो खरीदूंगा। और जब मेरी अगर परमिशन मिल गई और पूरे प्रदेश में हमने दारू महुए के बनाना गरीब लोगों ने शुरू कर दी, तो महुआ 500 रुपए किलो बिकेगा। 500, ये है आर्थिक उन्नति। 500 रुपीज केजी महुआ, घर वाला हाथ नहीं लगाने देगी। जो लोग घर में महुआ बनाते हैं गाँव में, बोले भैया तुम तो हमारे दारू से वंचित कर रहे हो। मैंने कहा दारू से वंचित कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे बच्चों का भला होगा, तुम्हारे घर का विकास होगा, तुम्हारे परिवार में समृद्धि और खुशियां आएगी। अगर 500 रुपए किलो महुआ आएगा तो केवल एक दारू वाला बड़ा नहीं बनेगा, गरीब आदमी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी। हमारे गोवा के भाई साहब बैठे वाइन बना, एक फैक्ट्री जहां डाल दो भैया सूद में, 1 रुपया यूनिट बिजली फ्री दूंगा। और दूध में आप फैक्ट्री डालो, इतनी सुविधाएं पीथमपुर में और वो चाहिए उद्योग केंद्र मंडी थी, वो सब सुविधाएं मिलेगी, टैक्स की छूट मिलेगी। और मुख्यमंत्री से बात करके आ रहा हूं, हर दूध में फैक्ट्री डालोगे तो तुम्हारा व्यापारिक रेट जो बिजली का होता है, अगर 4 रुपए यूनिट होगा तो 1 रुपए यूनिट की सब्सिडी भी आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा भी और कुछ चाहिए तो और भी दिला दूंगा, लेकिन डालना पड़ेगा आपको। तो सबके लिए ओपन। अन्य मुख्यमंत्री जी भी गए तो उस प्रोग्राम में बोले जो भी आदमी हरसूद में कोई भी फैक्ट्री डाले, दारू से मतलब नहीं है, वो आदिवासी क्षेत्र है, जो भी फैक्ट्री डालेगा, जो मध्य प्रदेश में कहीं सुविधा नहीं मिलती वो सुविधा हम आपको दे पाए। जो टैक्स की छूट आपको मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिलती वो छूट हम दिलवाए। वो पर्यावरण के लिए तो हमारी टीम बैठी है, हमको मंत्री आप आओ तो सही, हाथ तो आगे बढ़ाओ। वो पटेल साहब को बुलाओ भैया लंदन से, और मेरा तो रिक्वेस्ट है एसीएस साहब, अब सब लोग जाकर के और लंदन में देख के आओ, ये बैठे बैठे कुछ नहीं हो। आप जाइए, पूरी टीम को ले जाइए, जो प्रतिदिन टीम को कुछ सीख के आए, कुछ अगर ज्ञान मिलता हो तो हमें लेना चाहिए। चांद पर प्रज्ञान और रोवर विक्रम लैंडर इसको नहीं कहती है, अरे कुछ तो पाने के लिए भेजा ना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे बोले तो बर्बाद कर दिया यार 15 दिन में, क्या है, ये सोच से देश आगे नहीं बढ़ता। अभी मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि आप लंदन जाइए और देख के आइए, समझ के आइए, पटेल साहब को थैंक यू करिए और वापस यहाँ आइए। कुछ और महुए की फैक्ट्री, महुए की दारू की बड़ी फैक्ट्री के प्लान करते हैं, सारे प्रोडक्ट हम बनाएंगे। और केवल आपने देखा होगा खली काकड़े आते थे, ये कपास होता है, कपास से भी तेल निकलता है,
और कपास का तेल खाने के काम आता है। स्योमंती, महुए की गुल्ली से तेल बनाने का प्रोसेसिंग काम हम अभी वनोपज संघ से बात कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी महुए का तेल भी बनाएंगे, और जब महुए का तेल अगर खाने के काम आ गया, तो बढ़िया हो गया, तो भी हमारे गरीब आदमी को सस्ता और पौष्टिक आहार मिलेगा। पशु आहार भी उससे हम बनाएंगे। तो कई चीजें, ये चमन प्राप्त, जब मैंने बोला था चमन प्रास के बगैर महुआ प्रास बनाएंगे, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, अरे नहीं हो सकता, अरे नहीं हो सकता, ये डॉक्टरों से टेस्टेड है। अगर कुपोषित बच्चा 10-10 ग्राम सप्ताह में 4 बार खा ले, तो 3 महीने के अंदर वो गरीब का बच्चा कुपोषण से दूर हो जाएगा। हमारा ये दावा नहीं है, डॉक्टरों का दावा। और ये हम शुरुआत कर रहे, खालवा ब्लॉक की 100 आंगनबाड़ियों में जो बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं, उन बच्चों को अगले महीने से हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं। 10-10 ग्राम 5-5 ग्राम सप्ताह में 2 बार 3 बार 100 आंगनबाड़ियों को डॉक्टरों की देखरेख में उनका सर्वे किया जाएगा कि जो कुपोषित बच्चे हैं, अगर वो हमारा शहद खाते हैं, हमारे बिस्किट खाते हैं, हमारे महुए के प्रोडक्ट खाते हैं और हमारे महुआ प्रास खाते हैं, तो 3 महीने में कितने % उनका कुपोषण दूर हुआ, इसके सर्वे रिपोर्ट प्रधानमंत्री को पेश की जाएगी। अगर ये सफल हो गया, प्रधानमंत्री जी आपको सम्मानित ही नहीं करेंगे, पूरे देश के कुपोषित बच्चों को चमन प्रास की जगह महुआ प्रास खिलाएं। अभी हम लोग टाइगर स्टेट है, और टाइगर स्टेट भी दोबारा बने। जब 2008 में भी टाइगर स्टेट बने थे, तो मंत्री मैं ही था, और अभी फिर टाइगर स्टेट बने तो मंत्री मैं ही हूं, और अब तो हम महुआ स्टेट भी बन गए। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा महुआ हमारे हो रहा है। हम लेपर्ड स्टेट है, हम चीता स्टेट है, हम गिद्ध स्टेट हैं, हम क्रोकोडाइल स्टेट हैं, और आज मुझे कहते हुए हर्ष है कि आज के बाद हम महुआ स्टेट भी। गरीबों के लिए काम करने के लिए वो महुआ का पेड़ आप देख रहे हैं, एक महुआ का पेड़ अभी हमारे एसीएस साहब बता रहे थे, बड़े बड़े मिलते हैं, छोटे नहीं मिलते। छोटों को आपने पैदा ही कर होने दिया, आपने लगाया नहीं। देश की आजादी के बाद जब ये देश आजाद हुआ, तो जिन पर जवाबदारी थी कि आदिवासी का जीवन स्तर महुए के पेड़ से जुड़ा हुआ है, लकड़ी से जुड़ा हुआ है, लकड़ी काटना शुरू कर दिए, वन उपज काटना शुरू कर दिए, लेकिन वन उपज के पेड़ जिससे आदिवासी का जीवन चलता है, देश की आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं लगाया। मुझे गर्व है कि मेरे मुख्यमंत्री जी ने और मेरी सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि अब केवल सागवान के झाड़ नहीं लगेंगे, वन उपज के भी पेड़ लगेंगे, और 50% पौधा वन उपज के लगेंगे। हिंदुस्तान में 50% वन उपज के पौधे लगाने वाला मध्य प्रदेश के पहला है। आदेश जारी कर दी। अभी भारत सरकार के मंत्री ने हमको बुलाया दिल्ली, बोले भैया प्रधानमंत्री से मिल ले एक बार आके, पूरे देश में लागू करना चाहते। तो हमारी पूरी टीम, मैं तो खुश इसलिए हूं कि आपके साथ हूं वन विभाग में, क्योंकि दूसरे विभाग में तक काम मिलता नहीं करने को, हम प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वन विभाग के साथ, क्योंकि मैं खुद ही जंगलों में रहता हूँ, खुद ही ड्राइवर हूँ, बहुत करीब से वनों को देखा है, इसलिए मैंने मांग के मुख्यमंत्री से लिया। मैंने कहा सर वन विभाग मुझे दे दो, क्योंकि दूसरों के लिए छोटा हो सकता है, मेरे लिए तो अच्छा है। और हम लोग ने इतने प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा कि आज एक महुआ का पेड़ 20 साल 25 साल बाद फल देता है, और बड़ा होता ही नहीं। अब अच्छी जरूरत इस बात की है कि हम हाईटेक टिश्यू कल्चर नर्सरी, चाहे 10-20 करोड़ रुपए लगाएं, वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम महुआ का ऐसा पेड़ दें जो 25 साल के बजाय 10 साल में महुआ देना शुरू कर दे। हम इस दिशा में काम करना है। एक हाईटेक नर्सरी अपने को अफसोस में लगाना है, बाकी आप देख लो कितना लगेगा। पैसे का मेरे पास कुछ है नहीं, वो आपके पास का, लेकिन लगेगी एक हाईटेक नर्सरी, इसलिए कि अगर हम
और मैं तो आज ये घोषणा कर रहा हूं जब मैं किसी भी गरीब की शादी में जाऊंगा तो 100 रुपए का और 500 रुपए का 1000 का लिफाफा लेकर नहीं जाऊंगा। अगर किसी गरीब की शादी में आज के बाद जाऊंगा तो महुए का पेड़ लेकर के जाऊंगा, क्योंकि वो उसका हम और आप तो रहेंगे नहीं। एक महुए का पेड़ 25 साल बाद 5000 का महुआ देता है, 5000 का। अगर आपने 100 पेड़ महुए के लगा लिए आप तो मर जाओगे, लेकिन बैग में जैसा पैसा जमा होता है, अगर 100 पेड़ आपने लगा दिए तो आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी मरने के बाद भी, अब ये कड़े दिन चल रहे, पुरखों को याद करती है, जल चढ़ाती है, कई लोग भूल जाते, लेकिन जो आदमी महुए के 100 पेड़ लगा के जाएगा उसका बेटा आपको जरूर याद है, क्योंकि 5000 का एक पेड़ तो 100 पेड़ कितने का हुआ? भी हिसाब लगाओ, गणित कमजोर था इसलिए नौकरी नहीं मिली, जरा हिसाब लगाओ। 5 लाख, और जो पिताजी अपने बच्चों को 5 लाख रुपया हर साल देगा, अरे बच्चा नमस्ते करेगा, गाली देगा? बोलो बोलो, आज से शुरू करो। और इसलिए हाईटेक नर्सरी हम लोग महुए की, और महुए के हम और प्रोडक्ट ला रहे हैं। इतना भी यहाँ दिख रहे हैं, अच्छी कंपनी से हम टाई अप कर रहे हैं, और अच्छे टाई अप करने के बाद उद्देश्य हमारा कमाना नहीं है, उद्देश्य कोई व्यापार करना नहीं है, राजनीति हमारा व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है। राजनीति जनता का सेवा का माध्यम है। राजनीति में रह करके गरीब कल्याण की जितनी योजना हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी जो आगे बढ़ा रहे हैं, हम उस हवन में क्या डालें? एक आहुति दे दें, ये वही आहुति देने का काम है कि आज ये महंगे महंगे प्रोडक्ट आज हम डाल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के इस यज्ञ में, गरीब कल्याण के यज्ञ में वन विभाग की आहुति है। आसान काम नहीं, थैंकलेस जॉब है। जब कोई भी काम शुरू करते तो लगता है हम फेल हो जाएंगे, लेकिन फेल होने के डर से हम कुछ काम ही ना करें। अरे पहली बार जिसने हमेशा बनाया था वो उड़ा था, हमने चांद पे भेजने की कोशिश करी, वो लैंड हुआ था क्या? लेकिन निराश नहीं हुए। हम 3 साल से महुआ प्रास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम महुआ प्रास बना के हम सफल हुए। पूरी टीम को मेरी ओर से दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि महुआ हम कैसे जाली लगा के गांव में किसी को बोलते हैं, उसको लगता है कि 2,500-3 हजार रुपया आता है, भाई साहब बहुत महंगा है, मालूम नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन जब नीचे गिरेगा तो मट्टी घुस जाएगी। और जब महुआ बीनने आदमी जाता है तो सुबह 4 बजे जाता है, आग जलाता है, ठंड लगती है, जानवर सोचता है कि ये भी जानवर है, क्योंकि वो महुआ ऐसे ऐसे बीनता है, जानवर हमला कर देता है और आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है। बाद में मंत्री अधिकारी जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अब शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, 8 लाख का चेक देके वापस आ जाते हैं। लेकिन ये जाली लगाने का काम हमने किया, पूरी जाली लगा दो, सुबह जाओ मत, जंगल में आग नहीं लगेगी, तुम्हारा गरीब का जीवन बच जाएगा। और 8-9 बजे जाओ, नीचे से खोलो, पूरा महुआ सुरक्षित आ जाएगा। 30 रुपए की 25 रुपए की जगह 110 रुपए में महुआ जाएगा। इससे बेटर काम क्या है? 1 साल में 2 साल में जाली के पैसे निकल जाते हैं। और अभी मैंने एससीएस साहब को कहा, हमारे अध्यक्ष भी है बनोपट संघ के, कि 10 से 15 हजार जालियां आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि जिन गरीबों के खेतों में महुए के झाड़ हैं वहां पे 10 से 15 हजार जालियां 3 से 4 करोड़ रुपए की आज हम घोषणा कर रहे हैं। हर उस जिले में देंगे, उस गरीब को देंगे, फ्री में देंगे, ताकि उस गरीब का महुआ भी 25 रुपए 30 रुपए किलो नहीं, 110 रुपए किलो गरीब का महुआ भी बिके, गरीब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आए। इस काम में, इस आहुति में, एक अच्छे काम में आज एससीएस साहब हमारे अध्यक्ष के नाते और मंत्री के नाते मैं उनको निर्देश दे रहा हूं कि पैसा दीजिए। सहमत है ना भैया? बस एक बार जोरदार ताली बजा दो साहब। आप तक कभी मना नहीं करते, थोड़ा कम मुस्कुराते हैं, थोड़ी देर से हाथ उठाते हैं, लेकिन मना नहीं करते। अभी मैं कह रहा था कि मैंने आपके साथ मेरा अच्छा समय गुजर गया है। एससीएस और मंत्री का रिश्ता पति पत्नी ऐसा होता है, तब आप उसको अन्यथा मत लीजिए। पति पत्नी में चोली दामन का साथ होता है, तो पति पत्नी वापस ले लेता हूं, चोली दामन का साथ रहता है। किसी भी सरकार में अगर मंत्री को अपना परफॉर्मेंस दिखाना है और एससीएस या पीएस आपके ऑपरेट नहीं कर रहा है,
मुझे 34 साल हो गए, 20-25 साल से मंत्री हूं, 8 विभाग में मंत्री रह चुका हूं, सर फोड़ के मंत्री मां क्या काम नहीं हो। इसलिए आपको, क्योंकि ये मुझे लगता है कि 6 तारीख को आचार संहिता लग रही है, ये शायद आखिरी कार्यक्रम होगा सार्वजनिक आपके साथ बैठ के, बाकी तो फिर कमरे में ऑफिस में बुला ले, वहीं मिलोगे। तो ये अच्छी पूरी टीम हमको मिली, हम जो कर पाए, हम कुछ कर पाए, हम कुछ दिखा पाए, और आगे हम लोग और कर रहे हैं। बंधन केंद्र का आपने देखा कितना बढ़िया प्रोडक्ट उन्होंने बनाया, 107 बंधन केंद्र जहां पर ये प्रोडक्ट बनेंगे। 17 करोड़ रुपया मंजूर किया हमने, 17 करोड़ भारत सरकार के, 17 करोड़ ये प्रोडक्ट। इसी के साथ जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से करके और गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे। अभी हम महुए पर एक बहुत बड़ा नृत्य नाटक तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाटककार है संजय मेहता, मेरी आज ही उनसे बात हुई, आए क्या यहाँ पे? नहीं आए, नहीं आया। संजय मेहता बड़ा नाटककार है, उसकी टीम को राष्ट्रीय लेवल के नाटक करता है। तो महुए पर क्या होता है, महुआ के जो कुछ हमने किया है, जो कुछ हमारा जीवन दर्शन है, हम पिक्चर तो बनाएंगे लेकिन महुए पे एक नृत्य नाट्य का हम तैयार भी कराएंगे, जिसकी भी मैं आप आज यहाँ घोषणा करता हूँ। इसके साथ साथ सारी हमारी टीम वहां जाए और देश और दुनिया में जहां जहां, भाई साहब के पास भी जाइए, गोवा भी जाइए, महुआ को लेकर के जहां जहां दुनिया में जो काम हो रहा है पहले देख कर आइए, सीख कर आइए, और सीख के आकर के कोई हमें नहीं कमाना, हमें बिजनेस नहीं करना है, बिल्कुल बिजनेस नहीं करना है। इसके माध्यम से हम गरीब के चेहरे पर रौनक कैसे लाएं, जो हमारे मुख्यमंत्री का और हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि हम वन उपज से गरीब कल्याण, इसको आगे ले जाने के लिए आज आर्थिक लाभ अगर उन्हें मिलेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। काफी कुछ किया है, मैं फिर देरी से आने के लिए माफी मांगते हुए और सारी हमारी टीम को बधाइयां देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, फिर आपके माध्यम से ये हमारे गरीब कल्याण के हवन में आप लोग जो आहुतियां डाल रहे हैं उसके लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे और भी जब भी जहां आपको लगेगा कि कुछ सीखना है, मैं हमेशा तैयार हूं। पूरी टीम को मैंने पूरी खुली छूट दे रखी है कि महुए को लेकर के हम कैसे अच्छी नर्सरी लगाएं, महुए को लेकर के हम कैसे गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, उसके लिए कभी भी कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है, कोई खर्चे की पाबंदी नहीं है। हम सब मिलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री की हमारी धारणा है, अवधारणा है, और हमारे मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश कल्याण की जो भावना है, उसमें हम कैसे आगे बढ़े, इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी। हमारे टेक्निकल सेशंस जो हमने किए थे, इसमें हमारे एक्सपर्ट्स आए थे, स्पीकर्स आए थे, उसमें आदरणीय लालमणि तिवारी जी को हम स्मृति चिन्ह भेंट नहीं कर पाए थे। उनसे आग्रह है कि कृपया मंच पर पधारें। माननीय मंत्री जी के कर कमलों से हम आपको स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हमारा टेक्निकल सेशन था सर, उसमें आप एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ पर उपस्थित रहे। आदरणीय लालमणि तिवारी जी जबलपुर से हैं और महुआ बेस्ड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड एक्सेस टू फाइनेंस विषय पर आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आप इन्हें कृपया स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब समय है हमारे मंचासीन माननीय मंत्री महोदय तथा अन्य आदरणीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह यानी मोमेंटो प्रदान करने का। हम विनम्र आग्रह करेंगे प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ आदरणीय श्री पुष्कर सिंह जी से कि आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री वन मध्य प्रदेश डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। कॉन्क्लेव के संयोजक एवं सीईओ एमएफई पार्क डॉक्टर दिलीप कुमार जी से विनम्र आग्रह है कि
आप हमारे बीच में उपस्थित अपर मुख्य सचिव वन विभाग आदरणीय श्री जयंत कंसोटिया जी को, उनके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश आदरणीय श्री रमेश कुमार गुप्ता जी को, अब प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री रमेश कुमार गुप्ता जी को। सर आदरणीय डॉक्टर दिलीप कुमार जी से आग्रह है कि आप प्रबंध संचालक महोदय आदरणीय श्री पुष्कर सिंह जी को स्मृति चिन्ह और विनम्र भेंट प्रदान करें। श्री मणिशंकर मिश्रा जी उप प्रबंधक एमएफपी पार्क से विनम्र आग्रह है कि आदरणीय श्री विभाष कुमार ठाकुर जी अपर प्रबंध संचालक महोदय को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय श्री मणिशंकर मिश्रा जी और श्री वीएस पिल्ले साहब से आग्रह है कि आप श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी अपर प्रबंध संचालक महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप विनम्र आग्रह कॉन्क्लेव के संयोजक सीईओ एमएफपी पार्क आदरणीय डॉक्टर दिलीप कुमार जी से कि आप कृपया धन्यवाद ज्ञापन यहाँ पर। A national conclave on Mahua, empowering the communities, enabling the growth, unlocking prosperity through the Mahua. जैसा कि मैं ये प्रोग्राम के हिसाब से सुबह से लेकर के शाम तक जो चर्चा हुई है, उस चर्चा को हमने एक घोषणा के रूप में लिपिबद्ध किया है। एक समरी के रूप में जितने भी स्पीकर्स हैं और टॉपिक वाइज हमने उसको समरीज के रूप में बनाया है, ताकि ये एक यादगार मोमेंटस हिस्टोरिकल एक इवेंट है। जैसा कि हमने बताया कि पहली बार महुआ पे एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। मैं संक्षिप्त में केवल अब बोलूँगा, उसके बाद में ये अपना जो धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम भोपाल डिक्लेरेशन National Mahua Conclave, preamble of the declaration. Be the participant of the National Mahua Conclave convened on this auspicious occasion, do hereby declare our commitment to the sustainable development and empowerment of the community through the promotion of the invaluable Mahua tree and its rich resources, under the overreaching theme of the empowering the livelihood and enabling the growth. We acknowledge the potential of Mahua to catalyze the socio-economic transformation and foster the value-added change, establish the conducive policy paradigms and explore its therapeutic potential and inspire the innovation in its diverse applications. We have the four topics. So as per topic, empowering the livelihood, socio-economic dependence of the Mahua, recognizing that Mahua has been an integral part of the socio-economic fabric of our communities. For the generation, we pledge to empower the local population by enhancing their knowledge,
skills and capacity to sustainably harvest the process and market Mahua product. We commit to fostering the entrepreneurship, supporting the women's self-help group, and strengthening the economic resilience of marginalized communities through the sustainable utilization of the Mahua resources. From the forest to the market, fostering the Mahua value-added chains, we acknowledge the importance of creating a value-added chains for Mahua product from the collections and processing to the marketing and distribution. We commit to facilitating the integration of modern technology and best practices in the Mahua value chains, ensuring the favor returns for the collectors and producers and minimizing the environmental impact. We shall promote sustainable harvesting method that preserve the biodiversity and ecosystem integrity. Policy paradigm for the successful Mahua trade, understanding that supportive policies are essential for the successful trade of Mahua product. We call upon the government, both state and national, to formulate the policies that incentivize sustainable Mahua management, streamline the trade regulations, and provide the financial, technical support to the Mahua-based enterprise. Be pledged to collaborate closely with the policymakers to create an enabling environment for the Mahua trade. Recognizing the traditional wisdom of the Mahua therapeutic potential, we commit to advancing the scientific research to the better understanding its medicinal properties. We encourage the development of safe and effective healthcare product derived from Mahua and promote their integration into the traditional and modern healthcare system. We pledge to protect indigenous knowledge and practices related to Mahua's therapeutic usage. Innovation in Mahua application, we acknowledge that Mahua holds untapped potential for innovation across the various sectors, including food, cosmetic, energy, and more. We commit to fostering the research and development in Mahua-based innovation, encouraging the entrepreneurship and startups, and creating platform for the knowledge sharing and collaboration. We envision Mahua as a source of inspiration for the sustainable solution to the contemporary challenges. In conclusion, we the participant of the National Mahua Conclave hereby declare our unwavering commitment to unlocking the prosperity of our communities through the sustainable utilization of Mahua resources. We recognize that empowerment of individuals and the growth of our nation are intrinsically linked to the preservation and promotion of this precious gift of the nature. With this declaration, we embark on a journey to harness the full potential of Mahua for the betterment of our society and the environment. On this date, 30th of September in the year 2023 at the National Mahua Conclave. Now we expect your support, all those जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जो मैं इसको उद्देश्य केवल इतना है कि महुआ को सम्मानीय उत्पादन के माध्यम से, उसका फॉरेस्ट्री के माध्यम से वहाँ की स्थानीय जो समुदाय है उसको हम कैसे उनका विकास कर सकते हैं, उसमें क्या क्या हम उद्यमशीलता ला सकते हैं, और आगे हमारी जो पॉलिसी जो है उनमें क्या क्या कमियां हैं उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं। ये चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो महुआ का जो ग्रोथ है, महुआ से जो लोग लाइवलीहुड है वो आगे बढ़ेगी और हमारे समुदाय हमारा और समृद्ध होगा। इसी के बाद में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि सर हमें जो ड्यूटी दी गई है, मैं सर आपको बताना चाहूंगा 3 से 4 सितंबर 2022 में इसी सेमिनार में स्वर्ण जयंती सभागार में सर आपने एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था जिसमें लोगों की स्वास्थ्य में औषधि पौधों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उस समय भी उपस्थित थे। और आज हमें सर हमारी सभी टीम को, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों को हमें बहुत खुशी होती जब आपने अपने भाषण में कहा कि आपका एक सपना साकार हुआ। निश्चित रूप से हम लोग सर आपके सपने के साकार में एक अंग बन सके, हिस्सा बन सके, इससे ज्यादा प्रफुल्लित हम लोग हैं कि कम से कम आपने हमारे कार्यों को, हमारे प्रयासों को सराहा। सर आज आप देश के मुखिया हैं, वन विभाग के मुखिया हैं
और मैं हमेशा जब भी आपसे सुनता हूँ तो नवाचारों की बात करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि माननीय मंत्री जी के जो नवाचार हैं उनको कुछ हद तक उनको साकार भी कर सके। इसके लिए सर मैं आपको हृदय से आपका धन्यवाद देता हूँ सर। सर हमारे अपर मुख्य सचिव वन कंसोटिया साहब ने जैसा कि उन्होंने बताया कि लोगों में उद्यमशीलता को हमें इनकलकेट करना है। अगर महुआ को हम अगर इंटरप्राइज का एक माध्यम बना लें तो बहुत कुछ हम वहाँ के जो विकास की गति को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस पर सर हम प्रयास करें कि आपने जो कहा उन चीज़ों को फेडरेशन या विभाग की तरफ से आगे बढ़ा सकें, उसका हम लोग ध्यान देंगे। हमारे लघु वनोपज संघ के मुखिया प्रबंध संचालक हम लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं। उनके प्रयास से, उनके सपोर्ट से हम लोग कुछ नए काम कर सकते हैं। इसलिए सर मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे होप के गुप्ता साहब, वो तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। हमेशा हम लोगों को जो भी जब भी कोई चीज बताई जाती है या जब भी कुछ बोलते हैं तो उनको हम कुछ ना कुछ वो जो टिप्स देते हैं उस पर हम प्रयास करते हैं कि काम करें। सर आपने जो भी महुआ के विकास के लिए, महुआ के फॉरेस्टेशन के लिए जो भी उस पर बात किया कि हम उसको उस पर काम करेंगे। और महुआ ही नहीं, अन्य भी ऐसी हमारी जो लेयर एंडेंजर्ड या थ्रेटेड इंडस्ट्रीज है उस पर भी सर काम करने की जरूरत है, ताकि यहाँ के जो मध्य प्रदेश के जो आदिवासी समाज हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका विकास में और बहुत बड़ा सर पोटेंशियल है। अगर महुआ पे ही केवल काम कर लें तो बहुत कुछ सर हद तक हम ग्रामीण विकास के उत्थान का काम कर सकते हैं। और हमारे टीम के लोग, हमारे जैसा सर IFM की टीम आई, उन्होंने एक रैपिड असेसमेंट रिपोर्ट तैयार किया। उनका और उनकी टीम को राम सासु और डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज से, इंस्टीट्यूशन से, NIT से जो आए, जो उन्होंने यहाँ पे स्पीकर ने पार्टिसिपेट किया, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं, हमारे मुख्य वन संरक्षक, हमारे वनमंडलाधिकारी, हमारे जिनका जो सुबह से यहाँ पे अपनी सहभागिता दिया, कुछ लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, कुछ उनका भी मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। और जो फील्ड से आए हुए हमारे जो रंजन सर हैं या SDOs हैं, जो हमारे बंधन केंद्र हैं या हमारे प्राथमिक वनोपज समितियों के लोग हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभी काम है जो जिन लोगों ने, और खासकर हमारी जो टीम है, टीम के लोगों ने सर पिछले 15 दिन से लगातार डे नाइट काम किया है और इस आयोजन को सफल बनाने में काफी श्रेय सर उन्हीं के, तो हम तो केवल पीछे से उनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं सभी अपनी टीम को उसको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो अगर वो नहीं काम करे फिर हमारा यहाँ पे कोई वो मतलब नहीं, कि क्योंकि वो डे नाइट काम करते हैं, उनको मैं इस सब धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे अकेडमी के जो ये सभागार हैं और यहाँ जो प्रशासन में जो लगे हुए जो टीम है, जो सोनी जी हैं या यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं, काफी लोग सपोर्टिव रहे, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। जो मीडिया के लोग हैं या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया, आगे इसका प्रचार प्रसार करने में भी काफी प्रयास किया, सोशल मीडिया के लोगों ने काफी इसको आगे बढ़ाया। उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस नेशनल सभा को आगे बढ़ाने में कार्यक्रम। मैं इसी, अगर किसी का नाम छूट गया मैं उसको ना वो स्वीकार करते हैं कि मैं सभी का, जितने लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने सपोर्ट किया, मैं उनका सभी का धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आदरणीय मंच और आप सभी से आग्रह है कि प्रस्थान करने से पूर्व कृपया चाय ग्रहण करिएगा। टी बाहर हम सर्व करा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।